आ सकता है, जिससे 2040 तक 11,000 मेगावाट की नई क्षमता जुड़ सकती है और 2047 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इससे पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा, विदेशी तकनीक का आदान प्रदान होगा, जैसे कि अमेरिका और फ्रांस में प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी से नवाचार हुआ है और ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। यह रिन्यूएबल एनर्जी की सीमाओं को, जैसे मौसम पर निर्भरता को पूरा करेगा, कोयला आयात पर निर्भरता कम करेगा, जो वर्तमान में 80% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है, और ये आर्थिक विकास को गति देगा। उद्योग जगत और विदेशी भागीदारी के लंबे समय से चली आ रही मांगों को ये विधेयक संबोधित करेगा, जिससे स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्ति का योगदान होगा। महोदय, हालांकि परमाणु ऊर्जा में सुरक्षा और पर्यावरण से संबंधित जोखिम बहुत अधिक है। निजी क्षेत्र के लाभ को प्राथमिकता दे सकता है, जिससे सुरक्षा मानकों में कमी आ सकती है। पिछले हादसे जैसे कि चेरनोबिल और जापान का फुकुशिमा हमें सतर्क करते हैं, जहां रेडियो एक्टिव लीक से लाखों लोग प्रभावित हुए थे और पर्यावरण को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा था। भारत में भी रेडियो एक्टिव सामग्री चोरी की कई मामले सामने आए हैं, जो प्रोलिफरेशन के जोखिम को बढ़ाते हैं। साथ ही परमाणु कचरा प्रबंधन और पीड़ितों के मुआवजे में पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए। विधेयक में विदेशी नियंत्रण पर रोक अच्छी है, 49% की सीमा, लेकिन क्या भारतीय कंपनी पर्याप्त रूप से तैयार है? महोदय जी, ऑटोनॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की क्षमता भी सीमित है और प्राइवेट भागीदारी से नए जोखिम जैसे साइबर अटैक या आतंकवाद का खतरा बढ़ सकता है। महोदय जी, मैं ठोस सुझाव देना चाहता हूँ, ऑटोनॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को पूरी तरह स्वतंत्र रखें और उनके लिए पर्याप्त बजट वर्तमान में जो है उनसे दुगुना तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति करें, ताकि वह प्राइवेट प्रोजेक्ट की निगरानी प्रभावी ढंग से कर सके। सुरक्षा प्रावधानों को और मजबूत करें, नियमित ऑडिट, जन सुनवाई और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन। सर, मैं 5 मिनट दिए, मैंने 3 ही मिनट हुआ। प्लीज 1 मिनट में कंप्लीट अनिवार्य करें। साथ ही स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए विशेष गाइडलाइन बनाए। निजी भागीदारी में 49% की विदेशी हिस्सेदारी को सीमा को बनाए रखें, लेकिन पारदर्शी निविदा प्रक्रिया लागू करें ताकि भ्रष्टाचार न हो। प्राइवेट कंपनियों को न्यूक्लियर फ्यूल और रिएक्टर ऑपरेशन से दूर रखें, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक तक ही सीमित रखें। इन सभी बिंदुओं के साथ मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सभी आवश्यक विवरण सदन के समक्ष रखें, उचित और तर्कसंगत सार्थक चर्चा के माध्यम से चिंताओं का समाधान करें और ये सुनिश्चित करें कि ये विधेयक भारत के परमाणु कार्यक्रम की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के लिए जिम्मेवारी तैयार करें। अंत में, ये विधेयक अगर सही ढंग से लागू हुआ तो भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बना सकता है, लेकिन सुरक्षा के साथ कभी भी समझौता न करे। धन्यवाद। थैंक यू। श्री चंद्रशेखर, ऑनरेबल मेंबर। धन्यवाद सभापति जी। नाभिकीय ऊर्जा कोई साधारण क्षेत्र नहीं है, यह सीधे सीधे जन सुरक्षा, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा विषय है। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रवेश देना गंभीर चिंता का विषय। सरकार कहती है कि निजीकरण से दक्षता आएगी, लेकिन मेरा प्रश्न है, यदि दुर्घटना होगी तो जवाबदेह कौन होगा और पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा? यह विधेयक कॉरपोरेट को सुरक्षा और जनता को असुरक्षा देता है। सरकार कहती है कि नियामक बोर्ड में वैधानिक दर्जा दिया गया है, लेकिन खंड 7 से और 20 देखे, नियुक्तियां सरकार करेगी, शक्तियां सरकार तय करेगी, हटाने के अधिकार भी सरकार के पास होगा। तो मेरा प्रश्न है, क्या ऐसा नियामक वास्तव में स्वतंत्र होगा? नियामक संस्था को वैधानिक दर्जा देना पर्याप्त नहीं है। सवाल यह है कि वह सरकार और निजी कंपनियों से स्वतंत्र होगी। सभापति जी, हम SC/ST के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ हैं। पिछले जितने सेक्टर प्राइवेट हुए हैं, उनसे SC/ST OBC के कर्मचारियों को चुन चुन कर निकाल दिया प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने। तो जब ये प्राइवेट हो जाएगा, निजी क्षेत्रों में चला जाएगा, SC/ST OBC कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा होगी, इस बात की गारंटी सरकार को देनी चाहिए। खंड 3, 7 और 9 के माध्यम से नाभिकीय क्षेत्रों में निजी कंपनियों को लाइसेंस और सुरक्षा प्राधिकार देकर प्रवेश का रास्ता खोला गया है, लेकिन मेरा प्रश्न है, क्या मुनाफे पर चलने वाली कंपनियां सुरक्षा को सर्वोपरि रखेंगी? महोदय, परमाणु दुर्घटना की कीमत कंपनी देश की जनता को चुकानी पड़ती है। खंड 11 से 15 स्पष्ट करते हैं कि नाभिकीय दुर्घटना की स्थिति में जवाबदेही को सीमित और नियंत्रित कर दिया गया है। यह विधेयक 2010 के नागरिक नाभिकीय दायित्व कानून की मूल भावना को कमजोर करता है। खंड 12 और 13 में प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद जैसे वाहनों के तहत देयता से छूट और सीमा तय की गई है। खंड 14 सरकार की देयता को भी सीमित करता है। नाभिकीय दुर्घटना का प्रभाव सालों तक नहीं बल्कि पीढ़ियों तक रहता है, लेकिन यह विधेयक पीड़ितों के अधिकारों पर कानूनी कैप लगा देता है। महोदय, खंड 15 के अंतर्गत निजी संचालकों के लिए बीमा अनिवार्य, लेकिन सरकारी नाभिकीय प्रतिष्ठानों को इससे छूट दी गई। ये दोहरा मापदंड क्यों? क्या सरकारी संयंत्रों में दुर्घटना नहीं हो सकती है? खंड 5 और 25 के तहत यूरेनियम, थोरियम अन्वेषण
और संवेदनशील गतिविधियों पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया है, लेकिन विस्थापन, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी कचरे पर स्थानीय जनता की सहमति और पारदर्शी जन सुनवाई का कोई मजबूत प्रावधान नहीं है। अंत में सभापति जी, हम विकास के खिलाफ नहीं, लेकिन जन सुरक्षा कीमत पर विकास स्वीकार्य नहीं, इसलिए मेरी मांग है कि इसको जेपीसी में भेजा जाए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। Thank you. Three N.K. Bremchandar. Thank you very much, Mr. Chairman, sir. Sir, I vehemently oppose this Shanti bill with utmost Ashanti. Why I am opposing is, sir, this is two laws are being repealed. One is Atomic Energy Act of 1962 and another one is Civil Liability for Nuclear Damages 2010. Sir, Atomic Energy Act of 1968 is with an intent to provide for a legal framework for the development, welfare and control of the atomic energy for the welfare of the people and for the peaceful purposes. And also the Civil Liability for Nuclear Damage Act 2010 was enacted to provide for civil liability for nuclear damages and prompt compensation to the victims of the nuclear incident through no-fault liability regime. Sir, through strong development and research, country like India, we were able to have self-reliance in nuclear fuel technology and has been carrying out its nuclear program in a responsible manner even from the time of Pandit Jawaharlal Nehru, and still it is continuing in a responsible manner. We are using it. Sir, now we are planning to achieve zero carbon emission by 2070 and to achieve by 2047 to achieve 100 gigawatt of nuclear power capacity by 2047. For this purpose, the Honorable Ministry is piloting this bill. Sir, my strong objection is, number one is regarding clause 3 of the bill. Sir, it is rampant and indiscriminate privatization of the nuclear power in the country. It is total privatization of the atomic energy, total privatization. Sir, kindly go through clause 3. It is very interesting to see that blank check is being given to the private corporations and multinational corporations. That license can be provided to any government company, any other company, a joint venture company, or any other person. Any other person, any other company, any government company or a joint company can have the license so as to produce the nuclear power. Means rampant and indiscriminate privatization of the nuclear power without having any regulations, without having any guidelines. That is a point which I would like to oppose. Sir, and also I would like to come, that is even 49% of the FDI in certain nuclear activities with an intent to bring both technology and capital in India. So hence, and also regarding another point, I would like to see clarification from the Honorable Minister in my constituency, that is regarding the beach and minerals. My constituency is Kollam constituency, having monazite, ilmenite, salinite, rutile and so many other rare earth elements. And what would be the fate of the rare earth elements and mining and mineral separation of the beach and minerals after passing of this legislation? Whether mining and mineral separation of these beach and minerals will also be given to the private companies, because there was an assurance in the House that it will not be privatized, that the Mines and Minerals Development Regulation Act, when it is passed by this House, the Honorable Minister, the Mines Minister is here, he has assured the House in no way it will not be privatized. So I would like to ask the Honorable Minister, for when moving this bill, what would be the fate of, one more point, what would be the fate of these atomic minerals which are on the beach sand which is being seen? And the last point which I would like to highlight is, I fully support and endorse the views expressed by the eloquent speech and exemplary speech made by Sri Manish Tiwari in this House today in the morning. I fully endorse the views. I would like to reiterate clause 17 of the bill. Sir, with 1 minute I will conclude. Clause 17, sir, what is nuclear? See, the supplier's liability. During the time of the UPA government led by Dr. Manmohan Singh, it was clearly, explicitly made a provision in the bill, that is 17 of the clause, section 17 of the Civil Liability for Nuclear Damages. It is very clearly stated in section 17B, the nuclear incidents has resulted as a consequence of an act of supplier or his employee, which includes supply of equipment or material. I'm finishing. With material with the patent or latent defects in subclass, then he is entitled to
what you say, to records what has paid for by the operator. If that be the case, I would like to know from the Honorable Minister why that provision, that is the supplier's liability, is missing in the present bill. That is to be answered by the Minister with these words. Once again, I take this opportunity to oppose the bill. With these words, I conclude. Thank you very much. Honourable Member, Ms. R. Sudha. Thank you, sir. Sir, I rise to oppose this Shanti Bill 2025. Sir, Prime Minister Nehruji passed an Atomic Energy Act in 1962 to provide a strong framework for the development and control the atomic energy for India's national interests. Thanks to the efforts of the Prime Minister Jawaharlal Nehru and Homi Baba and Prime Minister Indira Gandhi, under whose tenure India's first nuclear plant came in 1969, and Dr. Manmohan Singh, India boasts of 24 atomic power plants. Even most of the 10 atomic power plants under the construction right now are a continuation of the Congress started during our tenure, sir. Sir, the Congress party policy towards nuclear energy is built on a foundation that nuclear energy is too dangerous for the profit motive. Yeah, critical for Indians' nation and energy security, sir. This government, Shanti Bill, inverts the logic, and BJP government is doing what it does best, sell, and what Indian National Congress built. Sir, through this Shanti Bill, the BJP government is playing with Indians' national and energy security. Let us explain, sir. You are allowing 49% of FDI in atomic energy production. This primarily benefits US companies, sir. Are you doing this as a sweeten before the US-Indian deal, or you seek more validation from President Trump, who slapped India with 50% of tariff and supported Pakistan after Operation Sindoor? In case of nuclear accidents, God forbid, sir, you will calculate the valuation of compensation for potential victims for the year of 2010. Plus, this government is limiting liability at a paltry of 3,000 crores, sir, if there is a nuclear accident. Compare this with rupees 16 lakh crore cost of real world disasters like Fukushima in Japan. Sir, under the class 12, this government has given a total waiver of compensation. Total waiver of compensation is nuclear material stolen for terrorism. Why this Modi government is showing very soft corner towards the terrorism, sir? After this Sindoor happened, we are not learned any lesson. This government is not answerable for this country. They almost bung this parliament to discuss about the Operation Sindoor, sir. When our Rahul Gandhi and our Priyanka Gandhi and our parliament members requested to discuss about the Sindoor, this treasury bench denied that, sir. The Shanti Bill is also a war of federalism. A security reason, nuclear plants will be built away from Pakistan and China missiles. So mostly in South. What happened is there a nuclear disaster. Under this bill, and central government has limited liability, and private companies have even less. Sir, class 14 of this bill, sir, this government Shanti is a shameless attempt to turn the Indian taxpayer into a permanent free insurance for private nuclear corporations, sir. And Prime Minister Modi ji is a suit boot friends. Finally, sir, Section 81, Shanti Bill bars the jurisdiction of civil courts over matters decided under the bill. Section 82 further shields the government from legal proceedings for any disaster, sir. So, this government is handing over the fruits of 70 years of publicly funded research and nuclear development built by successive Congress governments under global sanction to private entities. The temples of modern India are being sold to the traders of New India. Sir, Mahatma Gandhi
இந்த தேசத்திற்காக சுதந்திரத்தை பெற்று தந்தார். அவர் பெயரை 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் நீக்குகிறார்கள். இந்த தேசத்தின் பொருளாதாரத்தை கட்டமைத்தவர் நேரு அவர்கள். அவர்கள் வரலாற்றை மறைக்க நினைக்கிறார்கள். இந்த தேசத்தின் வலிமையை உலகுக்கு பறைசாற்றினார்கள் இந்திரா காந்தி அவர்கள். அவர்களுடைய புகழை மறைக்க நினைக்கிறார்கள். இந்த தேசத்தின் வலிமையையும் பொருளாதாரத்தையும் தொழில்நுட்பத்தையும் அடுத்த தளத்திற்கு எடுத்து சென்ற ராஜீவ் காந்தி அவர்களின் புகழை மறைக்க நினைக்கின்றார்கள். ஆனால் இந்த தேசத்திற்கு மக்கள் அத்தையும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த சட்டம் என்பது இந்திய மக்களின் மனித குலத்திற்கு எதிரானது. இப்படி ஒரு சட்டம் வரும் பட்சத்தில் இந்திய தேசத்திற்கு ஒட்டுமொத்த மக்களும் இந்த அரசாங்கத்தின் மக்கள் விரோத செயலை மறக்க மாட்டார்கள். குறிப்பாக திருப்பரங்குன்றத்தில் இருக்கிற முருகன் கூட இவர்களை வதம் செய்வார்கள். கோட்சேவின் மரபணுவாக இருக்கின்ற அவர்கள் செய்கின்ற ஒவ்வொரு குற்றத்தையும் கடுமையாக இந்த தேசத்தில் இருக்கின்ற மக்கள் எதிர்க்க போகின்றார்கள். RSS சித்தாந்தத்தையும் அவர்களின் எண்ணங்களையும் இந்த தேசத்துக்கு எதிரான பொருளாதார திட்டங்களையும் ஒட்டுமொத்தமான மக்கள் இணைந்து நாங்கள் போட போகின்றோம். சார் ஒரு நிமிஷம், சார் இந்த தேசத்தில் இருக்க RSS சித்தாந்தத்தையும் பிஜேபியின் ஐடியாலஜியையும் கொன்று ஒழிக்கப் போகிறார்கள். அதில் எந்த அளவும் सभापति महोदय, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के प्रोधा ओमी बाबा जी और विक्रम साराभाई जी को नमन करते हुए मैं ऐसा चर्चा के में अपने भाग ले की शुरुआत करता हूं। आज इस सदन पे जिस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं वह केवल ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित एक साधारण विधेयक नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य, उसकी ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व से सीधा जुड़ा हुआ एक दूरदर्शी और परिवर्तनकारी विधेयक है। यह विधेयक, जिसे संक्षेप में शांति बिल का नाम दिया गया है, अपने नाम की तरह ही भारत के लिए शांति, स्थिरता और सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सुबह से आज जब इस हाउस में हूं और इस बिल पर चर्चा करते हुए अपने विपक्ष के सारे साथियों पर एक ही चीज देख रहा हूं कि उनमें भय का वातावरण है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें सुरक्षा और दुर्घटना का ही केवल समावेश होगा? क्या भय में जीते रहना किसी राष्ट्र का भविष्य तय हो सकता है? सभापति महोदय, देश ये नहीं भूला है कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी जी के समय भारत पर बाहरी शक्तियों का दबाव रहता था, जिसके कारण परमाणु परीक्षण के विषय पर हमें बार बार झुकने को मजबूर होना पड़ता था। लेकिन इतिहास ने वह क्षण भी देखा है सभापति महोदय, जब भारत के महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विश्व की परवाह किए बिना, किसी के आगे न झुकते हुए पोखरण में परमाणु परीक्षण कर भारत को आत्मसम्मान और सामरिक शक्ति प्रदान की। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के इस भय के कारण 25 साल तक इस निर्णय को लंबित रखा गया। देश ये जानना चाहता है कि इस निर्णय में देर क्यों हुआ। अध्यक्ष महोदय, डर की परिभाषा अगर आप कांग्रेस के शब्दकोश में देखेंगे अध्यक्ष महोदय, तो आजादी से आज तक अगर आप देखें तो हमने चीन को अपनी जमीन दी क्योंकि कांग्रेस का उस समय का नेतृत्व डरता था। हमने पाकिस्तान को अपनी जमीन दी क्योंकि कांग्रेस का उस समय का नेतृत्व करता डरते थे। सभापति महोदय, अगर केवल दुर्घटना के डर से निर्णय लेने बंद कर दिए जाए सभापति महोदय, तो क्या कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा? क्या सड़क दुर्घटनाओं के डर से सड़कें बंद कर दी जानी चाहिए? क्या विमान दुर्घटनाओं के डर से हवाई यात्राएं रोक दी जानी चाहिए? अध्यक्ष महोदय, ये बात कांग्रेस के साथियों को समझना चाहिए। सच्चाई यह है कि आधुनिक भारत ने हर क्षेत्र में दुर्घटनाओं पर नियंत्रण की क्षमता विकसित की है और मोदी जी के राज में इसके पीछे मजबूत नीतियां, तकनीकी और जवाबदेह शासन है। अध्यक्ष महोदय, देश यह भी जानता है कि यूपीए शासनकाल में दुर्घटनाएं, अव्यवस्था और लापरवाही आम बात थी, जबकि आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र, चाहे वो रेल का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, सुरक्षा के साथ साथ नीतियों को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया जा रहा है। आज विपक्ष का काम नीति पर सुझाव देना कम और डर दुष्प्रचार फैलाना अधिक हो गया है। लेकिन मोदी सरकार डर के आधार पर नहीं अध्यक्ष महोदय, तथ्य, विज्ञान और उत्तरदायित्व के आधार पर निर्णय लेती है। और यही कारण है आज हम परमाणु क्षमता में भी बढ़ रहे हैं, देश को सशक्त बना रहे हैं और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर रहे। तो शुरू किए, 1 मिनट तो देना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट तो देना होगा। ऐसा नहीं कर सकते अध्यक्ष महोदय। इस परमाणु ऊर्जा से जो आज जिस बिजली को हम लोग रिप्लेस करेंगे, थर्मल पावर को, आप हमारे क्षेत्र में हजारीबाग के, झारखंड के हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, इन जिलों को देखेंगे तो कोयले के परिवहन और छाई के परिवहन से, मैं करता हूँ छाई के परिवहन से हम वहाँ के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है अध्यक्ष महोदय। आज इस ऊर्जा से जो है हम लोगों का जीवन अध्यक्ष महोदय में सुधार आएगा। अंत में अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ, यह विधेयक भविष्य की जरूरत है, वर्तमान की चुनौती का समाधान है, भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक है। मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। पुष्पेंद्र सरोज। So thank you, Speaker sir, for giving me the opportunity to speak on this bill. Sir, firstly, on behalf of my party and my leader, Shri Akhilesh Yadav ji, I would like to oppose this bill. And my first objection is regarding the name of the bill, Shanti. So the most powerful energy in the world, the most unstable energy in the world, and the name of the bill, Shanti. Thank you. So, sir, firstly, I would like to quote what my senior N.K. Premchandra ji also said yesterday, that there's a specific provision in the legislative process, Kaul and Shatkar, in very specific ways, said that the title of the bill should convey the message regarding the intent and the content of the bill, which has to be explicitly given to the public or given to the people at large. So the title should be clear enough while it is being drafted, sir. But it is quite unfortunate that this bill, by its very title, by its very virtue, does not intend that. सर, मैं सबसे पहले सदन का ध्यान भारत के एक भयावह त्रासदी के ओर आकर्षित करना चाहता हूं। भोपाल गैस ट्रेजेडी। सर, 1984 एक ही रात में 3000 से अधिक निर्दोष लोगों की मृत्यु हो जाती है, 15,000 से अधिक लोगों को जान उसके कई वर्ष के बाद जो उससे उनको डिजीज हुई उसमें गंवानी पड़ती है, और अभी तक 5 लाख से अधिक लोग बीमारियों और दूषित जल के प्रभाव से झेल रहे हैं। सर, ये क्यों हुआ? क्योंकि जो कंपनीज थी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों और जवाबदेही को नजरअंदाज किया गया। इस त्रासदी ने हमें एक राष्ट्र सबक सिखाया। जब खतरनाक उद्योगों में लायबिलिटी को कमजोर किया जाता है तो न्याय सबसे पहले मर जाता है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, शांति बिल ठीक उसी सिद्धांतों पर प्रहार कर रहा है, उसी सिद्धांतों को समाप्त कर रहा है। यह बिल ऑपरेटर की लायबिलिटी को सीमित करता है और सप्लायर लायबिलिटी को लगभग समाप्त कर देता है, जिससे भविष्य में किसी भी परमाणु दुर्घटना का बोझ सीधे पीड़ितों और जनता पर आ सकता है। सर, जो कैप 3000 करोड़ का लगाया गया, उससे मैं उदाहरण के रूप में देना चाहता हूं दैट द भोपाल गैस ट्रेजेडी, दैट टाइम द लॉसेस वर 4000 crore, sir. And if you're comparing nuclear tragedy to nuclear tragedy, that is the Chernobyl nuclear tragedy, the losses extended to more than 16 lakh crore, sir. So where is the liability, sir? Sir, 2010 में जब सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट लाया गया था, तब खुद भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री एल.के. आडवाणी जी ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि परमाणु सहयोग कभी भी राष्ट्र सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा की कीमत पर नहीं होना चाहिए। आज वही चेतावनी इस बिल के पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। सर, माननीय अध्यक्ष जी, यह बिल एक और खतरनाक प्रावधान लाता है, परमाणु दुर्घटना के मामलों में नागरिक न्यायालयों में अधिकार क्षेत्र को समाप्त करना। आर्टिकल 81 के तहत पीड़ितों को न्यायालय में जाने का अधिकार ही छीन लिया जाता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु आपदाएं पीड़ितों और पीढ़ियों तक असर डालने वाला क्षति पैदा करती है। सर, फिर भी अदालतों को बाहर रखना यह न्याय का नहीं, अन्याय का एक रास्ता है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं न्यूक्लियर वेस्ट पे बोलना चाहता हूं। यह बिल न्यूक्लियर वेस्ट और जल सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पे भी पूर्णतः मौन है। दुनिया के समृद्ध देश आज तक रेडियो एक्टिव वेस्ट को सुरक्षित रूप से निपटने में विफल रहे हैं। सर, भारत के पास आज तक न्यूक्लियर वेस्ट के लिए कोई भी स्थायी स्थल नहीं है। हमने देखा है कि ग्राउंड वाटर के तहत नदियों के माध्यम से किस तरीके से ये डिजीज फैलती है। सर अध्यक्ष महोदय, जब तक कचरे और जल सुरक्षा की समस्या हल नहीं हो जाती, तब तक लायबिलिटीज को कमजोर करते हुए परमाणु क्षमता बढ़ाना जनता, पर्यावरण और राष्ट्रीय सुरक्षा तीनों के लिए खतरा है। सर, जो सरकार सर एयर पोल्यूशन पर डिस्कशन नहीं करना चाहती, आज इंडिया में 13 से ज्यादा टॉप 20 सिटीज एयर पोल्यूशन है। सर, जो सरकार अपने खुद गंगा और यमुना जो वेस्ट है उस पर नहीं करना चाहती, वो न्यूक्लियर वेस्ट पे कैसे बात कर सकती है, मुझे नहीं पता। सर मैं बस 1 मिनट लूंगा, जस्ट 1 मिनट। प्लीज कंक्लूड। सर बस लास्ट में 1 मिनट आई वुड जस्ट टेक। जो मोनोपोली क्रिएट होगी, दे आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट सेक्टर सर, जो आज मोनोपोली क्रिएट होगी, वी हैव सीन दैट विद इंडिगो एज वेल सर, हाउ मोनोपोली इज क्रिएटेड विद दिस बिल। They are introducing another monopoly, sir, in the nuclear sector, which we oppose, sir. And mark my words, this monopoly will get created, and tomorrow the people of India will suffer because Thank you. sir. Sir, I would like to tell this government, we might have political differences, we might have ideological differences, but in the national interest, we are with you. But don't make this about companies. Don't make this about privatization. Thank you. We are with you, sir. But just last. Sir, हमारे गांव, in villages we say when the people don't do, when the MPs don't do any work, they change the name of Saraj, पुराने please. MPs. Please. जब वो नाम बदल देते हैं सर, वो पत्थर बदल देते हैं, अपना नाम रख देते हैं। यही वो सरकार कर रही है। और अंत में मैं बोलना चाहूंगा, वो हर एक पहलू का अंजाम बदलने में मस्त है, कहीं चुपके से कहीं खुलेआम बदलने में मस्त है। जिन्हें चुना था देश ने हालात बदलने के लिए, आज वो सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने में मस्त है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। Robert Bruce, Honorable Member Robert Bruce. Thank you very much, Speaker, sir. I am from Tirunelveli Parliament constituency that hosts Kudangulam nuclear power plant, and therefore bears the direct consequences of every nuclear policy decision taken by this House. There will be, for my constituency, sir, nuclear policy is not a white paper. It is a daily life of my people. சீக்கிரம் முடிங்க, நேரம் இல்ல, சீக்கிரம். Hence, I am strongly opposing this policy, sir. That means, while I am saying this, don't think that the Indian National Congress is not anti-science, not anti-technology, and not anti-nuclear energy. Sir, this bill concentrates extraordinary powers to the hand of the union government. For example, even for land acquisition, which is vested with the state governments, this bill takes care of land acquisitions also. Sir, the states are reduced to silent spectators, even through land, water, health, and disaster responses. The union government take away all these things from the state government through this bill, sir. Sir, this bill claims the Atomic Regulatory Board, but let us read carefully. The chairperson and members are appointed by the Government of India on the recommendations of committee constituted by the Atomic Energy, sir. Especially if you read the sections 54 to 56 deals with the compensation. This section reduces the compensation, not only reduces the compensation, but also this section entrusted the compensation with a tribunal or a authorized person. It deletes the trial of the court to decide the compensation. One second. And also this, yes sir, 1 minute sir. Also there is no time frame is fixed for issuing the compensation also, sir. And mainly, sir, முடிங்க டைம் yeah, 2 minutes I will finish it. Just started, sir. Yeah, 2 minutes. About class 26 allow the central government to decide whether the nuclear incident significant enough to notify. If a radiation occurs in Kudangulam, will the people of Idindagai, Kudangulam and Kuttanguli will wait for some order passed from the Delhi, sir? And there is no facility there.
If the serious incident occurs in Kudangulam, if fishing grounds are contaminated, if lives are destroyed for generations, this government should not forget about the incidents happened in Chernobyl, Nandri. 3 Mile Island, 3 Mile Islands and Fukushima, sir. Mainly, I would say that this bill allows the private sector to enter into the nuclear energy, sir. We really suspect this introduction of the bill for the private sector. We feel and we suspect that this government wanted to give the nuclear energy also to the private party like corporate companies like Adani and Ambani, sir. So I strongly object the bill and ask the government to refer it to the Joint Parliamentary Committee or Select Committee, sir. Thank you so much, sir. Honorable Minister. Honorable Minister, please. Thank you, Speaker, sir. At the outset, I have to thank the honorable members. इस बिल का टाइटल था शांति, and I have to compliment you all for living up to this title in the letter and spirit of the title. बड़ा शांति पूर्वक ये सारी चर्चा संपन्न हुई है, इसके लिए धन्यवाद भी और बधाई भी। इससे पहले कि मैं कुछ आगे कहूं, माननीय जिन सदस्यों ने इसमें भाग लिया उनका नाम लेते हुए उनका धन्यवाद करना है। मनीष तिवारी जी, हमारे मित्र, शशि शशांक जी, सौगत राय दादा, अरुण नेहरू जी, कृष्णा प्रसाद जी, सुप्रिया सुले जी, अरविंद सावंत जी, शशि थरूर जी, शंकर लालवानी जी, दरियाशील राव जी, प्रतिमा मोंटाल जी, शशिकांत सेंथिल जी, वीरेंद्र सिंह जी, सचिदानंदम जी, रविंद्र नारायण जी, वाईएस अविनाश रेड्डी जी, सुधाकर सिंह जी, चंदन चौहान साहब, सुदामा प्रसाद, शर्मिला सरकार जी, वांसी कृष्णा कदम, अनूप संजय दोत्रा, हनुमान बेनीवाल जी, सामदानी साहब, पप्पू यादव जी, प्रेमचंद्रन जी, बाबू भाई पटेल, चंद्रशेखर जी, सुधा जी, मनीष जायसवाल जी, पुष्पेंद्र जी, सबने अपने अपने ढंग से अपनी बात रखने का प्रयास किया है। रॉबर्ट क्रूज, सॉरी, मैंने ये सब बिंदु लिखित में अपने पास रखे हैं, लेकिन चूंकि अध्यक्ष महोदय का ये कहना था कि ये तमाम बिंदुओं पर विस्तार में तफसील में बात उत्तर में आए, इसलिए उस बात का लाभ लेते हुए और साथ ही साथ कुछ एक बातों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा चंद एक मिनटों में। लेकिन शायद बिंदु ना रखने के वजह से ये भी हुआ कि बहुत सारे मित्रों की ओर से कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस आई which were contrary to the facts in the bill itself. Some observations which are also self-contradictory. Some observations which were possibly appearing to have been misinterpreted. I don't know whether by design or default or out of ignorance. और कुछ एक, चूंकि अगर मुझे आरंभिक समय में ज्यादा वक्त मिलता तो मैं वजाहत करता कि मुख्य तौर पर दो प्रावधान थे न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के। जैसे मनीष जी ने भी कहा, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और CLND 2010। बीच में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का गठन किया गया एक एग्जीक्यूटिव सब ऑर्डर के तहत, जिसको अब स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया जा रहा है। अब इस नए प्रावधान को लाते हुए नई व्यवस्थाओं को स्थापित करने के बजाय या उनमें परिवर्तन करने के बजाय ये मुनासिब समझा गया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव नया बिल लाया जाए, जिसमें
इन सभी प्रावधानों की भी जगह रहे और जो समय के अनुसार जो ज़रूरतें हैं उसके मुताबिक उनको एड्रेस भी किया जाए। इसलिए बहुत कुछ ऐसा है अध्यक्ष जी इस बिल में जो पहले से ही मौजूद था। अब इन दी हेस्ट समटाइम्स टू अपोज द ट्रेजरी बेंचेस हम कभी कभी भूल जाते हैं कि कुछ एक ऐसे प्रावधान है जिनका हमने विरोध किया जो हमारे ही लाए हुए। अब बार बार ये कहा गया कि आप सरकारी रिएक्टर्स को इंश्योरेंस के कवर में क्यों नहीं लाते। ये सच है, सभी मान्य सदस्यों ने नेहरू जी को श्रेय दिया, हम भी देते हैं। लेकिन ये भी सच है कि जो पहला रिएक्टर स्थापित हुआ था इस देश में उसका नाम था अप्सरा रिएक्टर। वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में कायम हुआ था। साल 1956 का था। देश के प्रधानमंत्री कौन थे आप सब जानते हैं। और उसको इंश्योरेंस कवर में ना रखने का निर्णय लिया गया था। 1956 में प्रधानमंत्री कौन थे और उसके पीछे शायद ये भाव था कि ये रिसर्च रिएक्टर है, इसको इट इज नॉट ए कमर्शियल पर्पस और फॉर पब्लिक यूज। उसके बाद ये कहा गया कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड में उस तरह की ऑथराइजेशन नहीं है जैसे होनी चाहिए। मनीष जी ने भी कहा, दूसरे मान्य सदस्यों ने भी कहा। हकीकत यह है कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड स्थापित किया सन 1983-84 में। तो प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। हमने तो इसको स्टैट्यूटरी बनाया है, बल्कि इसको और मजबूत रुतबा देने का प्रयास किया है। तो यानी इंश्योरेंस की बात भी पंडित जी की समझ से आई, आप ही ने इनकी तारीफ की। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड मिसेस गांधी के समय में बना, हमने उसको बल्कि और जो आप कह रहे हैं उसी बात पर अमल करते हुए वी हैव ट्राई टू गिव इट मोर ऑफ ऑथराइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। फिर ये कहा गया कि CLND में जो परिवर्तन आ रहे हैं इसमें कैपिंग क्यों है। अब फिर हम भूल गए कि सन 2010 में जो CLND बिल आया था कैपिंग उसमें थी और प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। हमने तो उसको रैशनलाइज किया है, वी हैव डन डिफरेंट ग्रेडिंग, अब वो भी आएगा। और फिर ये कहा गया कि व्हाट हैज द साइज ऑफ द रिएक्टर गॉट टू डू। नुकसान ज्यादा है तो भला 3000 की कैपिंग कैसी है? 3000 की कैपिंग, क्योंकि हो सकता है कि वक्त ना मिला हो माननीय सदस्यों को, हालांकि 2 दिन थे। कैपिंग इज फॉर द ऑपरेटर। अगर 1000 करोड़ का भी नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई पूरी की पूरी मिल जाएगी, बिकॉज द नेक्स्ट स्टेज विल बी न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड जो सरकार की तरफ से होगा। वो इस बिल में मौजूद है जो पहले ना था। फिर उसके बाद सिंस वी आर ऑल्सो सिग्नेटरीज टू द CSC which is the Convention of Supplementary Compensation, further compensation would be available through that source. अब ये कहा गया, क्योंकि उसके बाद मैं फिर इस ठोस बिल पर भी आता हूं कि जब आपने लायबिलिटीज में संशोधन किया है सेक्शन 17 CLND, तो आपने A, B और C में ये माना कि B हमने हटा दिया। B था कि सप्लायर को भी लायबिलिटी बेयर करनी पड़ेगी, वो हटा दिया। लेकिन माननीय सदस्यों ने बार बार ये कहा कि ये C वाली बात रखने की क्या औचित्य है कि C यानी द नेग्लिजेंस ऑफ इंडिविजुअल विल ऑल्सो बी लायबल फॉर पेनल्टी। हम फिर भूल गए, ये तो हम ही ने लाया था सन 2010 में। CLND जो 2010 में पारित किया गया उसमें सेक्शन 17 A, B और C थी। हम सिर्फ B को रिपील कर रहे हैं जिसमें के सप्लायर्स को उससे बाहर रखा गया।
वो अब आगे बात करेंगे, लेकिन पहले मैं वो बता रहा हूं कि जहां जहां वेयर यू हैव मिस्ड रीडिंग योर ओन डॉक्यूमेंट। सो शुरू में मैंने कोशिश कर रहा हूं कि वो बातें कि जो हमारे ही बिलों के द्वारा लाई हुई है सन 1962 में, सन 2010 में, और बाकी जहां तक हमारे कमर्शियल रिएक्टर्स हैं, NPCIL पूरी तरह से इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस पूल है थ्रू GIC अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सौजन्य से काम करता है। तो ये भी कहना दुरुस्त ना होगा कि इंश्योरेंस का कोई प्रावधान नहीं है। अब बात आती है कि साहब सरकार को प्राइवेट की क्या जरूरत पड़ गई, सरकार खुद क्यों नहीं कर पा रही। सन 2014 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का बजट था 13,879 करोड़, 13,879 करोड़। आज इस बजट में एटॉमिक, एंड द फिगर्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, द फिगर इज 37,483 करोड़, almost 170% increase in the last 10 years। यानी जब ये दुहाई दी जाती है कि सरकार इज नॉट डूइंग इनफ, तो हम शायद अपना आंकड़ा नहीं पढ़ते, और वी आर ड्रिवन बाय द पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी एंड हेस्ट। अब बात आई है जो बात सुबह रह गई थी, जहां से वहीं से शुरू करते हैं कि ऐसा निर्णय लेने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि मैंने सुबह भी कहा था कि अगर हमने अपने लिए ये लक्ष्य रखा है कि 100 गीगावाट by 2047, so that we move as close as possible to the goal of use of clean energy sources, जिससे हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, पेट्रोलियम और फॉसिल प्रोडक्ट्स पर हमारी निर्भरता घटेगी, तो आत्मनिर्भर भारत का भी उसी से लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त होगा। And as I said in the morning, if we have to envisage a global role for ourselves, we have to follow global strategies. The age of silos is over. अगर हम समझें कि हम अलग थलग अलग नीतियां अपना करके और फिर भौगोलिक स्तर पर स्पर्धा करेंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। वो शायद होती रही। गते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसे दुरुस्त करने का प्रयास किया गया। The space sector was opened up and media fancifully said the space has been unlocked by Modi. And the results are miraculous. 5 years back, we were a dismal economy in space. I'm just giving one sentence of the space example. Today, we are $8 billion US. In next 7-8 years, we hope to go up 5 times to 40-45 billion US. The concept of a startup in space sector was unheard of. Today, we have close to 300 to 400 space startups, some of them of global potential, some of them millionaire entrepreneurs, and we hope to, again, go in a very faster pace than ever before. और इसलिए जैसे सुबह भी कहा गया कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आएगा और बात कही गई हेल्थ की, इस बिल में यह भी कहा गया है कि our nuclear energy escalation, upscaling is being done also to address the health sector, the agriculture sector and the nuclear sector. फिर शायद सुप्रिया जी का कहना था कि रिसर्च को क्यों छोड़ा। ऐसा नहीं है सुप्रिया जी, इस बिल में प्रावधान है, I'll just give you the section also, where we have opened up the research to the private sector, which is of course in acknowledgement of the fact that we have several private sector institutes which are doing excellent research in several science domains. So why not get their benefit even in the atomic energy sector? अब अगर हमें उस लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, क्योंकि इस समय हमारे पास 8.9 गीगावाट कैपेसिटी है, वो भी 2014 के मुकाबले में दुगने से अधिक हुई। उस समय हम 4.7 गीगावाट थे और हमारे पास 25 रिएक्टर है, जिसमें से एक अभी पूरी तरह फंक्शनल नहीं है। ऑन द अदर हैंड, एक सदस्य ने ठीक फरमाया कि यूएसए इज 97 गीगावाट,
with 94 reactors. China is 55 gigawatt with 57 reactors. और हमारी contribution to the overall requirement is just 3%. And of course, our renewable energy will also go up, but it may not be able to serve all the purposes, particularly in an era where we are going to go in a big way for the artificial intelligence, data processes and other things. And therefore, पहले तो ये समझना जरूरी था कि हमें what were the constraints in spite of all this. It is this government actually which in 2015 took the decision of opening the atomic energy sector to joint ventures, albeit joint ventures with public sector units, not with private. उससे पहले तो ये भी नहीं था. एक गोपनीयता के पर्दे में इस तरह से बंद रखा गया था कि हमने अपने साधनों को सीमित कर दिया. We became prisoners of our limited resources. लेकिन अब जब लगा कि as I said we have to follow the global strategies, तो हमारी कंस्ट्रेंट्स थी कि हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ाई जाए, हमारे रिसोर्सेज में बढ़ावा हो, हमारे गेस्टेशनल पीरियड्स रैशनलाइज हों, हमारे कुछ embargoes which could be done away, because this is the government which has been very forthcoming in also doing away with some of the rules which had lost their relevance with the passage of time. And therefore, as a part of this entire thinking, the entire idea was to bring about an enabling law for an enabling ecosystem without, and underline, without, of course, compromising the security concerns of the nation. और इसलिए इन दोनों बिलों को और रेगुलेटरी बोर्ड के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए एक साल तक बड़ी गंभीर मंथन भी हुआ, चिंतन भी हुआ. There were series of meetings at different levels, interministerial level, intersecretary level, with the scientific experts, with the industrial leaders, industry leaders, with stakeholders. We try to understand their concerns, their requirements. And the idea was simply to move on, not to score political points. And I never meant to. But चूंकि बार-बार कहा गया कि नेहरू जी ने किया और आपने क्या किया, तो मैंने वो बताया कि जो नेहरू जी के किए हुए की ही नुक्ताचीनी की गई. So without denying what he has done, we are only, बिल्कुल, फाउंडेशन भी उन्होंने रखी, पहला रिएक्टर भी उन्होंने लगाया, उसको इंश्योरेंस में नहीं रखने का काम भी उन्होंने किया. हाँ, हम थे नहीं उस वक्त, जब हम आए तो हमने सजेशन दिया. लेकिन पहले चूंकि इसलिए बिकॉज आई वांट टू कम बैक टू दी नॉन पॉलिटिकल लाइन, इसलिए मैंने कहा पहले पॉलिटिकल स्कोरिंग वाला काम समाप्त हो जाए. अब इसमें इस बिल में 10 चैप्टर्स हैं, उसमें मैं सब के टाइटल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो चैप्टर 1 है उसमें न्यूक्लियर डैमेज को, जैसे किसी माननीय सदस्य ने कहा कि एनवायरनमेंट का क्या हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम the bill actually finds a mention of the environmental damage and the economic losses as a part of the overall damage definition. And the regulatory scope has also been defined, covering medicine, agriculture, industry, ionizing radiations, because we have come a long way as far as the nuclear medicine is concerned. Supriya ji will bear me out. The Tata Memorial Center in Mumbai is one of the best in the world today. And I am proud to share with this House that very recently, in the last few years, 4 or 5 years, we are among the first to have come out with a nuclear medicine remedy for acute lymphoblastic leukemia for children, which is a kind of a blood cancer for children, and also a nuclear medicine-driven remedy for, or possible remedy for prostatic cancers, which is on the increase with the aging and the long span of India's population that we are seeing these days. आप बात नहीं समझे, मैं न्यूक्लियर मेडिसिन की बात कर रहा हूं. अब ये पॉलिटिकल बात पे आप आ गए, अब उसको भी आप स्केल करने की जरूरत है. आई एम कमिंग टू दैट. टाटा की भी एक्सपेंशन इसी सरकार ने की. इफ यू वांट टू बी पॉलिटिकल, टुडे वी हैव 11 टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स इन द कंट्री, आउट ऑफ व्हिच 9 आर फंक्शनल. अब आपको 9 फंक्शनल है. बेटे जवाब दोगे और ये बोलेंगे और ये बोलेंगे, आप किसी का जवाब. न्यूक्लियर ग्रिड हमने स्थापित की है, सॉरी
कैंसर ग्रिड स्थापित की है, जिसमें 300 से अधिक अस्पतालों में किसी न किसी तरह से टाटा मेमोरियल सेंटर की कोई ना कोई कैंसर केयर सुविधा प्रोवाइड की है, वो भी इसी सरकार ने की है। लेकिन जैसा आपने ठीक कहा कि उसको भी आप स्केल करना जरूरी है, जैसे दादा कह रहा है, तो कहां से करेंगे? और इसलिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन के प्रावधान का अध्ययन करने का प्रयास हुआ। अब जहां तक सेक्शन 3(1) है, तो उसमें जैसे आप सब जानते हैं, उसमें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। उसमें कोई भी कंपनी उसका हिस्सा बन सकती है, जॉइंट वेंचर भी हो सकता है, जॉइंट वेंचर बिटवीन पब्लिक सेक्टर यूनिट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एंटिटी भी हो सकता है। और सेक्शन 3(2) में अब ये कहा गया, अच्छा एक और बात कही गई कि साहब ये आपने स्पेंट फ्यूल की सही तरीके से रख रखाव नहीं किया। अब शायद हमारे दिमाग से निकल गया है कि स्पेंट फ्यूल का एक प्रावधान कायम है, देयर इज अ SOP for some time it is kept within the reactor, then afterwards about close to the reactor, which is called away from reactor, it is put about 10 meter deep for 30-40 years, and during the construction of the plant also, जब नया प्लांट होता है, जो सेफ्टी की बात की गई, हर 3 महीने के बाद उसकी इंस्पेक्शन होती है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। जब कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो हर 6 महीने बाद उसकी इंस्पेक्शन होती है, इवन व्हेन इट बिकम्स फंक्शनल। फिर हर 5 साल के बाद लाइसेंस रिन्यू होता है, और उसके अलावा जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी भी सुपरविजन रहती है। अब ये SOP कौन बना गया? आपको जानकर अच्छा लगेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1962 के एक्ट में। अब आप कह रहे हैं इसमें गलती निकाल रहे हैं। ये वही SOP है जो 1962 की चल रही है, इस बिल में नई नहीं लाई गई। इन योर हेस्ट possibly to oppose the bill आपने इसको किया। The same safety measures are in place which were there in the Atomic Energy Act of 1962 under the then Prime Minister। अब कुछ सेफगार्ड्स रखे गए हैं, ये भी कहा गया कि सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है। ऑपरेशन के लिए इजाजत होगी प्राइवेट पार्टिसिपेशन की भी, फैब्रिकेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल की भी होगी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। लेकिन जिन बातों के लिए सेक्शन आपका जिन बातों के लिए पाबंदी रहेगी या कंस्ट्रेंट रहेगा, वो रहेगा कि सोर्स मटेरियल एंड फिसाइल मटेरियल इन एनी फॉर्म प्रोड्यूस विद इन इंडिया रिपोर्टेड शैल रिमेन अंडर द सर्वेलेंस। वो पहले भी था। ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 नेहरू जी छोड़ गए, हमने उसको कायम रखा है। आप कह रहे हैं वो सिक्योरिटी मेजर इज नॉट सफिशिएंट, वो सरकार के ही कंट्रोल में है। The source material, fissile material in any form produced within India or imported shall remain under the surveillance and control of the central government, वो भी है। Spent fuel, जिसके बारे में चिंता की गई है, उसको कहीं भी प्राइवेट पार्टी को अलाउ नहीं किया गया उसका चार्ज। चाहे प्राइवेट पार्टी का भी रिएक्टर होगा, तो जो स्पेंट फ्यूल है, जो मैंने प्रक्रिया जिसका विवरण किया कि कैसे उसको रखते हैं फिर कुछ सालों बाद, वो सारी जिम्मेवारी सरकार के ही पास रहेगी। द प्राइवेट प्लेयर्स विल नॉट बी अलाउड टू लिफ्ट अप स्पेंट फ्यूल। इसी तरह के यहां तक कि हैवी वाटर, अब हैवी वाटर कोई एक्सप्लोसिव चीज नहीं है, इट इज सिंपली DTO। जो यहाँ केमिस्ट्री पढ़े लिखे हैं उनको पता होगा कि पानी को कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड, H2O2, ये है DTO, डेट्रॉइड ऑक्साइड। सो इससे थोड़ा सा वो न्यूट्रॉन का एलिमेंट बदलता है उसमें, और उस ज्यादा देर तक इस्तेमाल हो सकता है, ज्यादा देर ये कूलेंट का काम कर सकता है, तो इट इज प्रेफर्ड। उस पर भी हमने प्राइवेट पार्टी को उसकी जिम्मेवारी से बाहर रखा है। हैवी वाटर ऑल्सो विल बी हैंडल्ड ओनली एंड ओनली बाय द गवर्नमेंट। अब क्योंकि इसलिए कि कहीं उसका कोई गलत मिसयूज करने का प्रयास ना करे। सेक्शन 9 है ऑफ द बिल allows for a person to carry out research, development, design and innovation.
It is there. And Section 7 of Chapter 2, grant of license for central government, rejection for security safety reasons, same security reasons which were there in the 1962 bill brought by the then government. You're not changing it. So I don't know why it is being objected to, because it has been lost sight that it is their bill. We have just added on or made some suitable provisions which are relevant to the contemporary times. Yes, financial, technical management and other organization committees also will be there. Then the Chapter 2, Sector 4 also refers to, Chapter 2, Section 4 refers to the medicine, industry, agriculture uses. So we have rather put it on record that this, I think India has created a model of the use of atomic energy for the purpose of creating ease of living in different sectors, for infrastructure use, in food industry, in health. That's why in the morning we said, now the moment has arrived to vindicate what Homi Bhabha declared to the world, our nuclear program dedicated to peaceful purposes. In Chapter 3 of Section 10, the duties of the licensee have been very clearly defined. जो आप कहते हैं कि वो भी शंका के दायरे में है. Number 1, he will operate strictly as per the guidelines laid down in the 1962 bill of the then government. वो तो आपको मंजूर होना चाहिए अगर रह गया था. Must comply with the regulatory documents, maintain accounts, inspection reports, etc. ये पहले भी लागू होते थे, लेकिन सरकारी दायरे में रिएक्टर स्थापित किया जाता. फर्क सिर्फ इतना है, अब प्राइवेट दायरे में हो रहा है. रेगुलेशंस वही हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स वही हैं जो 1962 में नेहरू जी छोड़ गए थे. Number 3, must maintain financial security for decommissioning, waste disposal, compensation of non-nuclear. अब आया liability of nuclear damage. Liability of nuclear damage in installation or transport. वो तो अब नेहरू जी बता सकते हैं. बहरहाल liability of nuclear damage in installation or in transport. Another, जब तक ऐसा नहीं है कि सप्लायर, सरकार को बाधा ये आ रही थी, and all the members across the party lines will appreciate that the collaborators had reservations in coming forward. अब ये कहा गया कि 2010 में अरुण जेटली जी ने इसका विरोध किया था, लेकिन आप ही ने कहा कि वक्त बदल गया. जब मैं बात करता हूं आपकी बात को नकारता हूं, कहते हैं वक्त बदल गया. जब मैं कहता हूं तो वक्त नहीं बदला. तो वक्त तो सबके साथ बदल रहा है. 2010 और 25 के बीच में the technology has changed. No, please, I am speaking strictly on scientific rationale. You can contradict me. The technology has changed. We are into big way to small modular reactors, which was unheard of in 2010. And this budget in its nuclear energy mission has laid down 2-3 important points. 1, allowing private sector. 2, 100 gigawatt. 3rd, small modular reactors, which will be beneficial for our dense areas, which will be beneficial for upscaling our energy source of clean energy, and which are usually considered to be below the strength of 200 to 300 megawatt. And we have already laid down for ourselves the target of producing at least 5 small modular reactors by the year 2033. The safeguards have changed. The risk of any catastrophe happening, which of course is unlikely in any case, has also now undergone a change. So in a changed scenario, this bill is coming. This bill is coming simply because the scenario has changed. ऐसा नहीं है कि उस वक्त क्या कहा. अब फिर तो मैं कहूँगा साहब नेहरू जी उस वक्त क्यों लिख गए कि ये पाबंदियाँ होनी चाहिए, क्योंकि आज तो मैंने फला प्राइवेट कंपनी को लाना था, उसके लिए मजबूरी हो जाएगी. No, but we have retained what is relevant today. We have tried to introduce what is relevant in the changed context and also try to slightly modify.
अगर now no, I'm not yielding. Let me finish. Now इसमें ऑपरेटर को चल ये कहता है इसके बाद आप वकील साहब माननीय वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, अभी आप हाई कोर्ट में हो, इसलिए नहीं क्यों नहीं मंत्री महोदय, आपको मैं आज फिर बोल रहा हूँ, सभी माननीय मंत्री महोदय को बोल रहा हूँ, आप कभी भी स्पीकर के डायरेक्शन देने की आदत मत बनाओ। जी आप कैसे बोल रहे हो कि बोलो, आप बैठिए। माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी है माननीय मंत्री महोदय के। एक मिनट, माननीय मंत्री महोदय के बाद आपका क्लियरफिकेशन अलाउ करूंगा। माननीय मंत्री महोदय के बाद क्लियरफिकेशन अलाउ करूंगा, अभी नहीं करूंगा। नो माननीय मंत्री जी, मैं करूंगा आपको। नो, मैं अलाउ करूंगा, मैंने कह दिया। ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेके नहीं आए उपनेता, बीच में कभी भी डिबेट के बीच में किसी को नो नहीं होगा। पहले माननीय मंत्री जी का जवाब होगा, उसके बाद क्लियरफिकेशन अलाउ करूंगा। अध्यक्ष ने व्यवस्था दे दी है तो दे दी है माननीय मंत्री महोदय। जहां तक सप्लायर का ताल्लुक है, अगर एक्सपोर्टर कोई एग्रीमेंट करता है सप्लायर के साथ, अगर ऑपरेटर अपने स्तर पर कोई एग्रीमेंट करता है सप्लायर के साथ, वो भी लिखित में, तो वो अपने उसको निबटता रहेगा। लेकिन जहां तक सरकार का ताल्लुक रहेगा, हमारी डीलिंग केवल और केवल एक्सपोर्टर के साथ रहेगी। उससे बहुत सारी शंकाएं जो सप्लायर्स के मन में हैं वो भी दूर हो जाएंगी। ऑफ कोर्स विद द नेसेसरी सेफगार्ड्स। मैं करूंगा इनके जवाब के बाद। और उसमें भी कुछ एक और प्रावधान लाए गए हैं कि मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर कहीं कोई ऐसा हादसा होता है तो उसकी भी जिम्मेवारी एक्सपोर्टर पर होगी। अगर कंसाइनमेंट दी जाती है तो जिसने दी है उसका होगा, तब तक जबकि उसने दूसरी पार्टी से कोई रिटर्न में ना लिया हो। आप भी खड़े हो जाते हो। कुछ एक ऐसे माननीय मंत्री जी, कुछ एक ऐसी परिस्थितियां हैं जहां लायबिलिटी नहीं होगी। Now what I'm going to say is, you will appreciate with what grade of sensitivity and depth this has been studied and worked out. We have exempted operator also from liability under certain conditions where he would not be obviously responsible. Like for example, suppose a natural calamity happens, भूचाल आया, इमारत उड़ गई, तो we will not expect him. We have been fair to each stakeholder. So this is actually a stakeholder-friendly bill, with all the security concerns very much in place as they were earlier, sometimes even more stringent, from the very fact that Atomic Energy Regulatory Board, which was formed during Mrs. Indira Gandhi's time, was formed by simply an executive order. We are today giving it a statutory stature by including it in this act. दूसरा, अगर कहीं इंस्टॉलेशन या उसकी प्रॉपर्टी की साइट पर कोई नुकसान होता है तो उसकी भी जिम्मेवारी उस पर नहीं होगी। अब ये CLND का इन्होंने कहा कि साहब आपने कैपिंग कर दी 3000 करोड़, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 3000 करोड़ थोड़ी हो सकती है भी नहीं, बिकॉज दिस बिल हैज बीन ओनली हाफ रेड बाय सम ऑफ द फ्रेंड्स। 3000 करोड़ नहीं है, वी हैव रैशनलाइज्ड इट। पहले क्या था सर, फ्लैट रेट था 15,000, अब हमने रैशनलाइज किया कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स आए हैं, वी डोंट वांट टू डिस्करेज देम। फॉर एग्जांपल, अगर कोई 150 मेगावाट का लगाता है तो उसकी लायबिलिटी रहेगी 300 करोड़, अगर कोई 750 लगाता है तो 150। सो वी आर गिविंग डिफरेंट लेवल्स सो दैट वी आल्सो डोंट डिस्करेज द स्मॉल इन्वेस्टर। अब कोई छोटा रिएक्टर लगाना चाहता है उसके ऊपर देना, लेकिन अगर डैमेज, अगर ये आप बात ध्यान से सुने, अगर डैमेज 3000 से ज्यादा होता है, 3000 करोड़ से ज्यादा होता है, तो जिसका डैमेज हुआ है उसकी भरपाई पूरी होगी। Yes, only the exporter will be liable to pay that much, because that may be beyond his, the operator will be liable to pay that much because that may be beyond his capacity. Then the government is
putting in place what is going to be called as a nuclear liability fund, which would be, pooled through tariffs, etc. And of course, when the rules are framed, we will also work out that in detail. The government will compensate for that. And once that also crosses certain margin, which is drawn by special drawing rights, as was mentioned by Munishji. So after we cross that limit, then we become part of the benefit of the CSC, the compensation for supply for compensation, convention for supply. वो तो आप कल कहेंगे कि इंश्योरेंस वाला भी पब्लिक का ही भरपाई दे रहा है। वो आप इंश्योरेंस का पैसा ले लेते हैं दूसरे के टैक्स में से, हैं? वो ठीक है आपके लिए। We are following the norms of the Constitution which are already there in place. We are not violating any of the existing norms of the Constitution. हम सिर्फ संविधान हाथ में उठा करके नहीं चलते, हम उस पर अमल करते। अब मैं थोड़ा ही समय और लूंगा इस तरफ। अब आप कह रहे हैं कि सप्लायर को क्यों हटाया गया? वेरी सीरियस थॉट हैज बीन गिवन एंड उसमें इसलिए कि अभी एडवांस सेफ्टी मेजर्स हैव बीन पुट इन प्लेस फॉर द न्यू रिएक्टर्स। अब जब नए नए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनेंगे, डेंस पॉपुलेशन में लगेंगे, घनी बस्ती में लगेंगे, फैक्ट्री एरिया में लगेंगे। दे वर ऑलरेडी हैविंग ऑल दो सेफगार्ड्स इन प्लेस। देन देयर इज अ प्रोविजन इन द एक्ट फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, provision in the act for the inspection of the site, and provision in the act for the safety requirements to be followed by the regulator. अब इसके अलावा जो एक्ट में नहीं था, जो आपको जान करके खुशी भी होगी कि we have improved upon certain provisions of the 1962 Act of the Nehru government. हमने एटॉमिक एनर्जी रिड्रेसल काउंसिल भी गठित किया है। एटॉमिक एनर्जी रिड्रेसल काउंसिल जो 1962 के एक्ट में जो नहीं था, उसमें भी क्या इंप्रूवमेंट की गई। एटॉमिक एनर्जी रिड्रेसल काउंसिल विल बी फॉर रिड्रेसल ऑफ सम ऑफ द डिस्प्यूट्स विदाउट हैविंग टू गो टू द कोर्ट एंड गो थ्रू ऑल दैट हार्डशिप। एंड अभी किसी ने आपत्ति की कि साहब ये क्लेम कमीशन कहां से आ गया, क्लेम कमीशन कहां से आ गया, ये कौन होता है क्लेम? सम ऑफ द मेंबर्स वर रेजिंग क्वेश्चन। ये पीछे से आया है, कांग्रेस की सरकार से आया है, और उसके बाद CLND में वहां भी क्लेम कमिश्नर था, और ये था कि क्लेम कमीशन जो है उसके मेंबर्स रहेंगे चेयरपर्सन, जब, लेकिन वो तब है जब कोई हादसा हो। आमतौर से इसकी संभावना बहुत कम है और शायद हो भी ना। पहले आपने जो एटॉमिक एनर्जी का एक्ट लाया सन 1962 में नेहरू सरकार ने, उसमें सेक्शन 70 और 71 अब इसमें ऐड किए गए। अर्लियर ऑल द ऑफेंसेस वर ट्रीटेड एज क्रिमिनल ऑफेंसेस, यानी किसी से कोई टाइपिंग एरर भी हो जाए तो उसको जेल खाने डाल दो। अब वक्त बदल चुका है, ट्रांसपेरेंसी है, ऑनलाइन है। सो वी हैव आल्सो क्रिएटेड अ प्रोविजन फॉर मॉनेटरी पेनल्टीज एंड ट्राई टू डीक्रिमिनलाइज। बाकी वैसा ही है जैसे पहले था। उसमें आपने लिखा था कि up to 5 years of imprisonment for unclean operation। ये नेहरू जी लिख कर गए, वो वहीं कायम है। फिर लिखा था 10 years of imprisonment for unauthorized use of nuclear reactor, वो भी वहीं है। यानी आप उस चीज को विरोध कर रहे हैं जो आप ही ने लिखा है। हमने तो उसमें बेहतरी लाई है, एंड वी हैव गिवन इट अ ग्लोबल फॉर्मेट एंड द एंटायर वर्ल्ड इज वाचिंग इट। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि तो सन 2047 तक, when we envisage that at least 70-80% of our energy source would be from the non-fossil sources, from the renewable energy sources, from the nuclear energy sources, and nuclear energy, as I said, will be the more reliable source of energy at that time for the increasing requirements. And the small modular reactors
which we have already undertaken. This government has already earmarked 20,000 crore exclusively for the small modular reactors. And we are also taking this is a part of a whole ecosystem that is being built up in science and technology, including the 1 lakh crore of research and development innovation fund, which has been made available to catalyze the private sector. पहली बार शायद कभी सरकार की ओर से private sector को, because we also realize that private sector also will have to gear up itself for these new openings, new avenues. और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि हम भारत की जो तीव्र गति से यात्रा में एक रफ्तार आई है और इसकी प्रतिष्ठा में भी इजाफा हुआ है. India is no longer a follower today. She beckons others to follow her. And she beckons others to follow her. I think it should give as much delight and pride to this side as much to that side. And from that point of view, from that noble thought, this bill is being brought in this house. Thank you. सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रेय दिया. शायद पिछले 11 वर्ष में पहली बार ये हुआ है, तो ये बधाई के बात है. मेरी सिर्फ 2 छोटे स्पष्टीकरण. I just have 2 small clarifications. Is it the position of the government that in the changed technological context of the past 15 years, the supplier should no longer be held to be liable? So therefore, is it the position of the government that if faulty equipment is supplied, because obviously you'll have to source equipment from abroad. One second, let me just complete. You'll have to source equipment from abroad. Nuclear reactor fabrication is not happening in India. Is it the position of the government that in today's context, the supplier is not going to be liable at all? And number 2, on liability, is it the philosophical position of this government that privatizing profit and socializing liability is the philosophy of this government? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, 2008 में में 1, 2, 3 के एग्रीमेंट होने के बाद भी भारत सरकार ने लगातार जो सप्लायर कंट्री है जो कि अपने को सप्लाई करना था, जो यूरेनियम को या थोरियम को या प्लूटोनियम को, जिसके आधार पर कि हमने इतना बड़ा एग्रीमेंट साइन किया था, भारत सरकार को क्या समस्या हुई जो आज तक जो न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज हैं हमारे साथ एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है, जिसके लिए कि मनमोहन सिंह जी ने इतना बड़ा काम किया था. माननीय मंत्री, थैंक यू. मनीष, पूछ नहीं सकते. मनीष तिवारी जी ने कहा कि चूंकि मैं यील्ड किया था इसलिए आप भी यील्ड करें, तो अध्यक्ष महोदय ने उसकी व्यवस्था दी है. आपका धन्यवाद. I did not give credit to Nehru ji. I gave discredit to you for having contradicted Nehru ji. I was saying you were contradicting a rule which I have incorporated in the bill from the 1962 bill of the Nehru government. So I was not giving credit to Nehru, I was giving discredit to you for having forgotten Nehru. So having clarified myself politically for the benefit of both of us, इसलिए वो आपके लिए भी वो ठीक रहेगा. वो आप अच्छा. Now, as far as the supplier is concerned, the supplier's responsibility will lie with the operator. It is not that he is going to get scored. Operator is free to have a written agreement with the supplier. Otherwise, जैसे निशिकांत जी ने कहा कि supplier is a very wide definition. उसका नतीजा क्या हो रहा था कि everybody was hesitant to come forward. Like for example, आपका अगर कोट खराब हो गया तो जो कोट स्टिच करने वाला है वो कहता है साहब ये बटन का कसूर था, तो बटन सप्लाई करने वाले को लाओ. वो कहता नहीं साहब ये बटन तो ठीक था, जिस धागे से लगाया धागे का कसूर था, तो धागे वाला लाओ. So this became an unending chain resulting in a kind of a
silent phobia among all the suppliers, and as rightly mentioned by Nishikant ji, last 10 decades we lost out on collaborations. तो वो अपनी जगह रहेगा, लेकिन as far as the government is concerned, the government will be dealing only and only with the operator. Now let it rest with the operator to settle the rest of the thing. Okay. प्रश्न ये है कि मैंने आपको अलाउ नहीं किया। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों का हुआ, निर्णय हाँ वालों में हुआ। विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री के राधाकृष्णन, नो अमेंडमेंट नहीं दिया। श्री सोगत राय, I move the amendment. कितना नंबर? आइटम नंबर 7 से 14। Sir, in page 7, line 7, omit or any other institution. आप मूव कर रहे नहीं करे मोशन? हम मूव कर रहे हैं। ओके। प्रश्न ये कि श्री सोगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 से 14 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए। दादा आपके फेवर में कोई बचा ही नहीं है। जो सदस्य इसके विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्री N.K. प्रेमचंदन जी, अभय कुमार सिन्हा जी, के राधाकृष्णन जी। प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयक का अंग बना। सोगत राय जी, संशोधन संख्या 15। Sir, in page 7, omit line 11. Line 11 restored to any other company. प्रश्न ये है कि श्री सोगत राय द्वारा प्रस्तुत संख्या 15 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री सोगत राय जी, संशोधन संख्या 16। हाँ सर, ये कॉम्पेंसेशन के बारे में है। यहाँ है 300 मिलियन। आई वांट टू सब्स्टिट्यूटेड टू 500 मिलियन। आई मूव। प्रश्न ये कि श्री सोगत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 60 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। सोगत राय जी, संशोधन संख्या 61। हाँ, page 7, sir, I move that omit lines 12 to 14. प्रश्न ये कि श्री सोगत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 61 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 3 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 4 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 4 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 67।
I move the amendment, Speaker, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 67 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 5 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 5 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। श्री सौगत राय जी, संशोधन संख्या 63। Sir, I beg to move amendment number 63, page 10. प्रश्न है कि श्री सौगत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 63 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 6 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 6 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 7 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 7 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 8 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 8 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 9 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 9 विधेयक का अंग बना। श्री सौगत राय जी, संशोधन संख्या 65। Sir, I move amendments number 65 in page 14, line 17. Omit lines 7 to 13. प्रश्न ये है कि श्री सौगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन के 65 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 10 और 11 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 10 और 11 विधेयक का अंग बना। डॉक्टर के कावया। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 68, 69 और 70। Speaker, sir, I move the amendment. माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 68, 69, 70 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये खंड 12 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 12 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। श्री सौगत राय जी, संशोधन संख्या 16। Sir, I beg to move that for 300 million, please substitute 500 million. प्रश्न ये है कि श्री सौगत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 16 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री सौगत राय जी, संशोधन संख्या 66। Sir, the same amendment, page 14, line 17, I move amendment number 66. प्रश्न ये कि श्री सौगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 66 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वहाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न एक ही खंड 13 से 15 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 13 से 15 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि खंड 16 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें,
जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 16 विधेयक का अंग बना। श्री सौगत राय जी, संशोधन संख्या 17। प्रश्न है कि श्री सौगत राय जी मूव करने दीजिए। 1 मिनट बोल दूं, मूव कर देना। प्रश्न सौगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन 7 को स्वीकृत किया जाए। So I beg to move in page 15 line 21 for not exceeding 7 a new atomic energy regulatory board, substitute not exceeding 5. प्रश्न है कि श्री सौगत द्वारा प्रस्तुत संशोधन 17 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 17 और 18 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 17 और 18 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 19 से 23 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 19 से 23 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 24 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 24 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 25 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 25 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये खंड 26 से 21 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 26 से 28 विधेयक का मंत्र बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 71। स्पीकर सर, आई मूव द अमेंडमेंट। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 71 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 71 विधेयक स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 29 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 29 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 30 और 31 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 30 और 31 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 32 से 35 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 32 और 35 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 72। आई मूव द अमेंडमेंट स्पीकर सर। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 72 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष हाँ कहें, जो सदस्य विरोध ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 36 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 36 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 37 से 39 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 37 से 39 विधेयक का अंग बना। संशोधन संख्या 24। नो, आई मूव द अमेंडमेंट। नो काबिल नो। प्रश्न है कि खंड 40 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 40 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि खंड 41 से 46 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 41 से 46 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 73, 74 और 75। आई मूव द अमेंडमेंट स्पीकर सर। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 73, 74 और 75 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ।
प्रश्न है कि खंड 47 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 47 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये है कि 48 से खंड 48 से 54 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 48 से 54 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 76। संशोधन संख्या 76 को मैं मूव करता हूं स्पीकर महोदय। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 76 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 55 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 55 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 56 से 58 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 56 से 51 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 59 से 65 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 59 से 65 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 66 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष खंड 66 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 77। संशोधन संख्या 77 को मैं मूव करता हूं स्पीकर महोदय। प्रश्न है माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 77 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 67 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 67 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 68 से 70 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 68 से 70 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 78 और 79। सर, आई मूव दी अमेंडमेंट्स। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 78 और 79 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 71 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 71 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 72 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 72 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 73 से 82 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 73 से 82 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 83 से 90 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 83 से 90 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 80 और 81। संशोधन 80 और 81 को मैं मूव करता हूं अध्यक्ष महोदय। माननीय प्रश्न ये है कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 80 और 81 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है खंड 91 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 91 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि अनुसूची 1 से 30 विधेयक का अंग बने।
जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। अनुसूची 1 से 30 विधेयक का अंग बनी। खंड 1 अधिनियम सूत्र उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम। प्रश्न ये है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। खंड 1 अधिनियम सूत्र उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी प्रस्ताव पेश करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। स्पीकर सर, आई मूव दैट द बिल में बी पास्ड। प्रश्न ये है कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। आज आप सब दादा के नेतृत्व में हो, पीछे वाले आप पीछे वाले दादा के नेतृत्व में। आज दादा से सीखो। इस उम्र में भी बहुत गंभीर तबीयत खराब होने के बाद भी सदन में आते हैं, पूरे टाइम बैठते हैं। आइटम नंबर 28 विकसित भारत रोजगार आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण वी राम जी विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025। माननीय मंत्री जी, कितने घंटे बोलना चाहते हो? कितने घंटे बोलना चाहते हो? क्या है? अब मैं दे रहा हूं ना प्लान। आप तो गवर्नमेंट को छोड़ो। मैं हाँ नहीं, चर्चा आज कर लेते हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। सदन में अगर 300 सदस्य रहेंगे तो 10 घंटे चर्चा कराऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट 10 घंटे चर्चा करा दूंगा सदन में 300 सदस्य रहेंगे तो। प्रेजेंट करो सदस्यों को, उपस्थिति करो। सभी दल अपने अपने तय करके बताना मुझे चेंबर में। आज बोलो, कल माननीय मंत्री जी की रिप्लाई कल करा देंगे, कल करा देंगे। श्री अरे बोलो तो सही, बैठो तो सही सदन में। पूरा सदन बैठोगे तो मौका मिलेगा। चलो बैठ जाओ, सबको मौका मिलेगा। बैठिए। माननीय मंत्री महोदय, केवल इतना निवेदन है, ये सदन ईंट गारों का भवन नहीं, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। चर्चा होनी चाहिए, विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं प्रतिपक्ष के मित्रों से ये निवेदन जरूर करूंगा कि जब मैं उत्तर दूं तो मेरा जवाब भी वो ध्यानपूर्वक सुने। हर प्रश्न का उत्तर दूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। श्री जयप्रकाश जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक मिनट मुंह कर दो पहले एक बार। थोड़ा बहुत बता दे 1-2 मिनट में आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो विस्तार से चर्चा करूंगा। ये बिल विकसित भारत के लिए विकसित गांव के निर्माण का बिल है, जिसमें 100 दिन जो रोजगार की गारंटी थी वो बढ़ा के 125 दिन कर दी गई है। हम रोजगार भी देंगे और 100 से बढ़ा के 125 दिन। लेकिन केवल रोजगार नहीं, जो महात्मा गांधी जी का सपना था स्वावलंबी गांव, वो स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण, विकसित, गरीबी मुक्त और रोजगार युक्त गांव बनाने का ये बिल है। मैं निवेदन करता हूं कि इस पर चर्चा कराई। श्री मूव कर दिया ना? मूव नहीं किया सर, मूव नहीं किया।
मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया। चर्चा की, विधेयक पर चर्चा की। श्री जयप्रकाश जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वरिष्ठ नेता है, गरिमा के अनुसार बोलना। सर आप रहिए सर, आपका सानिध्य चाहिए। मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण योजना बिल थी जो 2005 में सर इस देश में लागू की गई थी और अब विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 में जिस तरीके से महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम परिवर्तन प्रस्ताव का मैं स्पष्ट सशक्त तथ्यात्मक विरोध दर्ज करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष सभापति महोदय, क्योंकि ये सारा जो बिल है, मंत्री जी कह रहे थे कि मेरी बात को सुन के जाना। मंत्री जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपको चेयर सुन 2000 जयप्रकाश जी, हम सुन रहे हैं आपको। नहीं, मंत्री जी की बात कही मैंने जी, वो भी अपना, मैं गलत नहीं कहता, थ्रू आपके जाएगी मेरी सारी बात, मान लीजिए बस। तो जब ये बिल है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल लोकसभा में आया 2005 में सर, और उसको कांग्रेस पार्टी और उस वक्त की यूपीए की चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, यूपीए के नेताओं ने बड़े फिराक दिली से कहा, जब विपक्ष के लोगों ने कहा कि ये सिलेक्ट उस पर संसदीय समिति को भेज दिया जाए, तो हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने संसदीय समिति को भेजा और सभी दल के नेताओं के विचार विमर्श के बाद, सभी दलों के हाँ भरने के बाद सदन में लाया गया। और जब ये सदन में इस पे चर्चा हो रही थी अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस वक्त आज के प्रधानमंत्री, उस वक्त के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी विरोध में बोल रहे थे, सर ये लोग किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, ये कभी गरीब का भला नहीं चाहते सर। तो मैं 2005 में जब यूपीए गवर्नमेंट ने सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया, तो जब कल हमारे नेता ये चाह रहे थे कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया जाए, तो किस बात का अंदेशा था कि आप इसको भेज दे? क्योंकि महात्मा गांधी जी का नाम बदलना देश में सबसे बड़ा अपराध है सर। ये महात्मा जी थे। मैं बहुत देशों में गया हूं सर, जहां जाते हैं महात्मा जी के स्टैचू के ऊपर माला अर्पण करते हैं। दुनिया का जो भी राष्ट्राध्यक्ष है, वो जब हिंदुस्तान में आता है महात्मा जी की समाधि पे जाता है। ये कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी के नाम से इसलिए योजना चलाई क्योंकि इससे गरीब को, दलित को, शोषित को, पिछड़े को, बैकवर्ड को गांव में अधिकार देने का इसने फैसला लिया था। तो इसलिए सर 2005 में जब ये लागू क्यों किया गया सर, बहुत सी ऐसी आवाज आई पूरे हिंदुस्तान से, गरीब की आवाज, मजदूर की आवाज, कि देश में एक ऐसा कानून लाया जाए जिसको रोजगार की गारंटी का कानून माना जाए। और मनरेगा से पहले सभापति महोदय, पूरी दुनिया में मंत्री जी मानेंगे कि कानून नहीं था। आज भी जिन देशों में कानून है ये, उनमें पूर्ण रूप से लागू नहीं है, जैसे भारतवर्ष में लागू किया था यूपीए गवर्नमेंट ने। लेकिन मनसा खराब है सर सरकार की। मैं आपको 2-3 चीजों की तरफ ध्यान देना चाहता हूं। 2005 में जब ये लागू किया गया, तब गांव में बड़ी परेशानी थी। गांव से पलायन हो रहा था गरीब लोगों का, शहरीकरण बढ़ रहा था, गांव में आजीविका के संसाधन नहीं थे। और जब खेती में मशीनरी का उपयोग बढ़ता गया, जो गरीब आदमी है गांव में,
दलित है, शोषित है, पीड़ित है, पिछड़ा है, उनको रोजगार नहीं था, तो उसको रोजगार की गारंटी का कानून बनाया। ये बात अलग है। हमने रोजगार को गारंटी दी, लेकिन बड़ा खेद है मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आपने तो एमएसपी को भी कानून की गारंटी नहीं दी जिसकी आपने हाँ भरी थी। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसमें क्या है, आदिवासी महिलाएं, दलित, भूमिहीन मजदूरों को केंद्र में रख करके, और सबसे बड़ा काम सर, सामाजिक समानता को बढ़ावा दे करके ग्रामीण इलाकों में ढांचागत कमजोरियों को दूर करता है, जो ये मनरेगा था। और आज आपने जो लागू किया है, पिछले कुछ सालों से सर, बजट की कमी, भुगतान में देरी, डिजिटल बाध्यताएं तथा जवाबदेही को सिस्टमैटिक तरीके से कमजोर करते हुए आधिकारिक आधारभूत ढांचा धीरे धीरे खोखला हो गया और इस मनरेगा को इतना कमजोर कर दिया। सर, मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा, हमारे सांसद वरुण मुलाना जी ने प्रश्न रखा था मनरेगा को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में वो मनोहर लाल जी चले गए, 8 लाख मजदूर पंजीकृत हैं सर, केवल 2100, ये मंत्री जी का जवाब है, 2100 लोगों को काम मिला। जो मनरेगा थी 8 लाख में 2100, मेरे हिसाब से 25% लोगों को सर। इससे दुखदायी बात क्या हो सकती है सर? कानून की कमी कोई कसूर नहीं था, इच्छा शक्ति केंद्र सरकार की किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़े लोगों के विरोध थी, इसलिए लोगों को काम नहीं मिला। फिर जो मनरेगा का कानून, उसमें ये लिखा है अगर 100 दिन का काम ना मिले 15 दिन के अंदर अंदर उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, सुनो ना, वो आ गया है, जो बेरोजगारी भत्ता, जिन 6 लाख लोगों को काम नहीं मिला, हरियाणा सरकार ने, केंद्र सरकार ने उनको बेरोजगारी भत्ता कितना दिया, ये भी आप मंत्री जी बताएं, हम इसको भी आपसे सुनना चाहते हैं। तो सर, धीरे धीरे करके इस मनरेगा को इतना कमजोर कर दिया। मंत्री जी भाषण देते हैं, मैं कई बार सुनता हूं, बार बार ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं एक ही प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, जब देश में 2006 में कुल 200 जिलों में था और 2 वर्ष के अंदर अंदर इतनी इच्छा शक्ति थी कांग्रेस पार्टी की, गरीब के प्रति पूरे हिंदुस्तान में लागू किया गया, और जब पूरे हिंदुस्तान में लागू हुआ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री हैं सर, आज इस कानून को लेकर के केवल महात्मा गांधी से है तो परेशान नहीं है, या गांधी नाम से परेशान नहीं है, या क्या जाने, वो तो ये बताएंगे। महात्मा गांधी जी का नाम बदलने की आवश्यकता नहीं थी। अगर मंत्री जी 100-125 दिन आपने करने थे तो इसमें भी ला सकते थे, लेकिन मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, धारा 5 के तहत रोजगार के दिनों की संख्या में वृद्धि, दिनों की संख्या में वृद्धि, मनरेगा में 100 दिनों के रोजगार को गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन का प्रस्ताव है। ठीक है सर। हालांकि अपनी 2024 की रिपोर्ट में स्थायी समिति ने इसे बढ़ाकर 150 दिन करने की सिफारिश की थी। आपने तो अपनी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को भी स्वीकार नहीं किया। मैं अच्छा मानता अगर आप 150 दिन करते तो, इससे बुरी बात क्या हो सकती है। हालांकि एक्ट के तहत उन्माद कामों की संख्या बढ़ाकर 266 होने का वाला दिया गया था। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहती है कि 266 दिन करते, तब तो नाम बदलने का कोई लाभ था? क्या लाभ? केवल नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। धारा 6 के तहत सर, किसान के साथ बड़ा अन्याय है सर। इसमें आप भी किसान है सर, और मंत्री जी भी किसान है। यानी कि धारा 6(2) में कहा गया कि राज्य सरकारों का वित्तीय वर्ष में कुल 60 दिनों की अवधि से पहले नोटिफिकेशन करेगी, जिसमें सर बुआई कटाई की मुख्य कृषि मौसम शामिल होंगे। इस दौरान इस एक्ट के तहत कोई काम नहीं किया जाएगा। जब खेत में काम होगा तो नरेगा के लोगों का लाभ किसान को नहीं मिलेगा। इससे बुरी बात क्या हो सकती है। यानी कि इसमें बदलाव किया जाए, और इसमें जो हमने पहले भी बात उठाई थी कि इस मनरेगा को खेती के साथ जोड़ा जाए, और खेती के साथ जुड़ेगा
तो किसान को भी लाभ होगा सर और मजदूर को भी लाभ होगा। अब धारा 12 वंचित समुदायों को अल्पसंख्यक प्रावधान के सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल में 1/3 एसटी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित है। यदि इस धारा में 11 में भी स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल के लिए आरक्षण अनिवार्य है। हालांकि बीबीजीजीआरएमजी बिल में धारा 13 के तहत स्टेट ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल के लिए आरक्षण तो रखा गया, लेकिन धारा 12 के तहत सेंट्रल ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल के लिए आरक्षण प्रावधानों का कोई जिक्र नहीं किया गया सर। इससे बुरी बात सर क्या हो सकती है? धारा 22 राज्यों में बढ़ती बोझ, वित्तीय स्थिति का बोझ बढ़ेगा। सर मैं हरियाणा के बारे में आपको कहना चाहता हूँ। हरियाणा प्रदेश में जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी 65,000 करोड़ कर्जा था सर। आज 11 साल में 4 लाख करोड़ रुपए कर्जा हरियाणा के सिर पर। हरियाणा सरकार दिवालिया हो चुकी है और यदि उसके ऊपर 40% बोझ डाल दिया गया तो गरीबों का बहुत बड़ा शोषण होगा। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इसको भी वापस लिया जाए और जो कांग्रेस के टाइम में था राज्यों पर 10% बोझ डाला जाए। मेटीरियल साथ में आ जाएगा। धारा 1 मिनट सर, अभी थोड़ा सा अभी शुरू करे है सर, किसान की बात करता हूं। धारा 20 सोशल ऑडिट समुदाय की निगरानी को कमजोर करना। सर जो धारा इनकी 20 है उसके तहत बिल में कहा गया कि सभी मजदूरों को सोशल ऑडिट ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। हालांकि सोशल ऑडिट करने का तरीका, प्रक्रिया और तौर तरीके बिल में तय नहीं है किए गए सर कि उसका ऑडिट कैसे करना है। इस सारे बिल को एक थोथा रखा गया, एक डरावना रखा गया, एक बहकाया गया। तो इसलिए मैं इस बिल की इसलिए निंदा करता हूं क्योंकि आज हालत क्या है सर देश की। देश में मनरेगा के समय मजदूरी मिलती थी, मजदूरी नहीं मिलती तो 15 दिन के अंदर अंदर उस परिवार को बेरोजगारी भत्ता मिलता था। मंत्री जी ये भी बताएं कि जिन परिवारों को वो नहीं मिला तो भत्ता कितना मिला। हमारे जो मेट है सर, 1 मिनट सर, 18 स्पीकर हैं आपके। 1 मिनट सर, मैं तो सर मनरेगा मेटों की आज तक कैसे वेणुगोपाल जी, देयर आर 18 स्पीकर्स फ्रॉम योर पार्टी। सर मैं बड़ा टाइम ले लूंगा सर। ये सरकार गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है। इस कानून में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेटों को मंत्री जी ये भी बताएं सदन को 2 साल से नरेगा मेटों को तनख्वाह नहीं दी जा रही। इससे बड़ा गरीब के साथ अन्याय क्या सके। इसलिए सर हम इस सरकार को हमेशा कहते हैं ब्रीफ केस की इस पार्टी को जिसमें सब लोग शामिल हैं, ये जो सामने वाले हैं, ब्रीफ केस का मतलब ये साहूकार की पार्टी है, धन्ना सेठों की पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है, गरीब का, मजदूर का, पिछड़े का, अल्पसंख्यक का, किसान का इस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। और ना इस सरकार उनके हित में, इस गरीबों के हित इनके यहाँ सुरक्षित रह सकते। इस करता हूं और महात्मा गांधी जी का नाम बदलने का जो षड्यंत्र रचा गया है, एक योजना नहीं सर, अगर आप इसमें देखोगे सभी योजनाओं के नाम बदल दिए। इंदिरा आवास योजना का नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना। क्या नाम बदलने से कोई लाभ हो सकता है? क्या नाम बदलने से अर्थव्यवस्था ठीक हो सकती है? अर्थव्यवस्था को आपने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। रोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। इसलिए मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। ब्रिजमोहन जी, गांधी जी भी राम का नाम लिया करते थे। ब्रिजमोहन जी। माननीय सभापति महोदय, मैं इस देश के इतिहास में पहली बार एक ऐसा बिल लाया गया है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ताकत देगा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा, भारत के गांवों को स्वावलंबी बनाएगा, भारत के गांवों को बेरोजगारी से मुक्त करेगा, भारत के गांवों को साधन से युक्त करेगा, भारत के गांवों को सिंचाई से युक्त करेगा, भारत के गांवों को संसाधन से युक्त करेगा, भारत के गांवों में सड़क, पानी, बिजली ये मिलेगी
भारत के गांव में जल संसाधन मजबूत होंगे। बाढ़, सूखा और भूकंप आने पर भारत के जो गांव हैं, अगर कोई ऐसी महामारी आएगी तो उसका सामना करने की शक्ति प्राप्त होगी। ऐसा एक विधेयक इस सदन में 2005 के मनरेगा विधेयक को विलुप्त करके और नया विधेयक लाया जा रहा है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय जयप्रकाश जी बोल रहे थे। देखिए, प्रभु राम जी अगर चाहते हैं, 500 साल तक प्रभु राम जी का मंदिर नहीं बना था। प्रभु राम जी ने जब चाहा तो राम जी का मंदिर बन गया। अब प्रभु राम जी चाहते हैं कि गांव का विकास हो। प्रभु राम जी चाहते हैं कि विकसित भारत के साथ साथ में विकसित गांव बने, और इसके लिए प्रभु राम जी ने, शायद शासन ने भी नहीं सोचा होगा। वी का मतलब है विकसित, बी का मतलब है भारत, जी का मतलब है गारंटी, और आर का मतलब है रोजगार, आजीविका का मतलब है आर, मिशन का मतलब है एम। जी राम जी बीबी, जी राम जी नाम अपने आप आ गया, इसको किसी को लाने की जरूरत नहीं पड़ी, और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। राम राज्य लाने के लिए इस देश में राम राज्य लाने के लिए, अरे हमारे गांव में लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं, उसी राम राज्य को लाने के लिए और यह विधेयक लाया गया गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए। आपने तो गांधी जी के नाम, खाली गांधी जी का नाम लिया है, उनको ब्रांड के रूप में उपयोग किया है। अगर गांधी जी के सपनों को साकार करने का काम कोई कर रहा है तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, देश के गांव के बारे में 1960 में भी सोचा गया, 1971 में भी सोचा गया, 1980 में भी सोचा गया, 1993 में भी सोचा गया, 1999 में भी सोचा गया, और 1977-78 में तो एक अजूबा हो गया कि काम के बदले अनाज देंगे। इस देश के प्रमुख अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा था कि गांव के लोगों को दवाई खरीदनी होगी तो कहां से खरीदेंगे। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं। एक सेकंड। My request to the members of the House is that we will extend the time until 10 p.m. if everybody agrees. Please carry on. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं। 1977-78 में इन्होंने एक बड़ा काम किया जिसको पूरे देश के लोगों ने आलोचना की कि काम के बदले अनाज देंगे। अमर्त्य सेन जो इस देश के बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि गांव के लोग दवाई के बदले क्या अनाज देंगे, उनको दवाइयां मिलेंगी, इलाज करवा पाएंगे। देश के आयोग ने कहा कि आप 1 रुपए के अनाज के पीछे 3 रुपए आप खर्चा कर रहे हैं, 2 रुपए उसके ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा हो रहा है। इतनी अनीति करने वाले लोगों के साथ में अन्याय करने वाले लोग आज यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा से आते हैं, जरा अगले महीने की जो तनख्वाह है वो जरा कोटा की कचौड़ी के रूप में इनको दे दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। और राहुल गांधी जी को तो हरियाणा की जलेबी पसंद है, उनकी तनख्वाह जलेबी के रूप में दे दीजिए। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? जब आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो आपने इतना घोर अन्याय क्यों किया था कि लोगों को काम के बदले अनाज देकर उनके रोजगार छीनने का काम किया था, उनके साथ में उनकी अर्थव्यवस्था को आपने ठप कर दिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नरेगा में ही बात कर रहा हूं।
माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो नरेगा है, ये 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार देगा। इसका क्या आप स्वागत नहीं करते हैं? इसका क्या आप स्वागत नहीं करते हैं? माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, ये आजीविका की सुरक्षा की गारंटी देगा। क्या आप इसका स्वागत नहीं करते हैं? क्या ये उनको अगर रोजगार नहीं मिलेगा, 15 दिन के अंदर में उनको रोजगार देना पड़ेगा। अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो उनको बेरोजगार भत्ता देना पड़ेगा। क्या आप इसका स्वागत नहीं करते हैं? क्या विकसित ग्राम पंचायतों को बनाने का आप स्वागत नहीं करते हैं? माननीय सभापति महोदय, डिजिटल तकनीकी के माध्यम से शासन की जवाबदेही तय होगी। क्या आप इसका स्वागत नहीं करते हैं? माननीय सभापति महोदय, टिकाऊ परिसंपत्तियां बनेंगी। क्या आप इसका स्वागत नहीं करते हैं? पहले तो क्या होता था, गड्ढे खोदते थे, गड्ढे भर देते थे, क्या निर्माण का काम हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितनी जांचें हुई, कितने लोगों के खिलाफ में कार्रवाई हुई। मनरेगा को खाली कांग्रेस ने अपने जेब भरने का साधन बना लिया था, फर्जी मास्टर रोल का साधन बना लिया था। आज उसमें सुधार करने का काम हमारे शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, वो खेती किसानी से आते हैं, वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी सांसद हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। आज वो मंत्री हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा विधेयक लाया है। पहले फर्जी हाजिरी के रजिस्टर होते थे, वो फर्जी हाजिरी के रजिस्टर को समाप्त कर डिजिटाइज मास्टर रोल बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। क्या आप उसका स्वागत नहीं करते हैं? माननीय सभापति महोदय, टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण होगा। क्या आप इसका स्वागत नहीं करते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, यही मोदी जी की सरकार है जिसने राज्यों की सहायता को 42% से बढ़ाकर 42% किया। क्या आप उसका स्वागत नहीं करते हैं? यही मोदी जी की सरकार है जिसने ग्रामीण परिवेश को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री आवास दिए। यही मोदी जी की सरकार है जिसने सौर सुजला के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गैस के कनेक्शन दिए। यही मोदी जी की सरकार है जिसने ग्रामीणों को 5 लाख रुपए का इलाज मुहैया करवाया। यही मोदी जी की सरकार है जिसने रूफटॉप बिजली लगाने के लिए, सौर बिजली लगाने के लिए लोगों के लिए व्यवस्था की। यही मोदी जी की सरकार है जिसने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए घर घर में नल जल योजना का प्रारंभ किया। क्या आप इसका स्वागत नहीं करते? अब ये जो रोजगार गारंटी जी राम जी योजना आ जाएगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत होगी, गांव में सड़कें बनेगी, गांव में बिजली मिलेगी, गांव में पानी मिलेगा, गांव में पंचायत भवन बनेगा, गांव में स्कूल भवन बनेगा। गांव में अगर किसी प्रकार की पहले इसके लिए पैसे की आवश्यकता नहीं थी। अभी जयप्रकाश जी बोल रहे थे कि आपने 60-40 कर दिया। अरे हमने 32 से भी 42 किया है। और इस योजना के माध्यम से राज्यों की बाध्यता होगी कि ग्रामीण के विकास के लिए राज्य भी अपना शेयर दे और केंद्र सरकार भी पैसा 60% देगी तो गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। माननीय सभापति महोदय, गति शक्ति योजना और विकसित भारत योजना के तहत सभी कामों को एडजॉइन किया जाएगा। सबमर्जेंस के तहत वहां पर विकास के काम किए जाएंगे। गांव को आजकल हम देखते हैं कि शहरों की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो रही है। लोग अपने काम के लिए, अपने रोजगार के लिए शहरों में पलायन कर रहे हैं। जब विकसित गांव होंगे तो फिर वहां का नौजवान शहरों में नहीं आएगा, वो अपने गांव में ही काम करेगा। जब खेती के लिए सुविधाएं होंगी तो अपने गांव में ही काम करेगा। माननीय सभापति महोदय, ये आर्थिक बदलाव होगा जब गांव में, अभी केंद्र सरकार ने तय किया है, कांग्रेस के जमाने में रोजगार गारंटी योजना के लिए 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़ मिलते थे। अभी मोदी जी की सरकार आने के बाद 60,000 करोड़ से लेकर 90,000 करोड़ तक मिल रहे हैं। अब आने वाले समय में 1.5 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खर्च होंगे। 1.5 लाख करोड़ रुपए। इन 1.5 लाख करोड़ रुपए के माध्यम से गांव का विकास होगा। माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ा काम
आपने कभी इसकी चिंता नहीं की। भारत के खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारे किसान परेशान होते थे कि खेती के समय पर उनको मजदूर नहीं मिलते थे। अब यह कर दिया कि राज्य सरकार 60 दिनों का समय खेती के लिए तय कर सकती है और उन खेती के दिनों में ये रोजगार गारंटी के काम नहीं खोले जाएंगे, खेती के लिए मजदूर मिलेंगे, हमारे खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे बड़ा क्या आप इसका स्वागत नहीं करते हैं? कितना बड़ा निर्णय हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी ने लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे विपक्षी साथियों से पूछना चाहता हूं, इसके अगर आप उद्देश्य पढ़ेंगे, ग्राम पंचायतों के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति के साथ एकीकृत विकसित ग्राम पंचायत योजना के माध्यम से अभिसरण, संतृप्ति चलन योजना और पूर्ण सरकारी परिधान को संस्थागत करने हेतु भू स्थानिक प्रणाली, डिजिटल लोक अवसंरचना तथा संचालित ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संचालित ऐसी योजनाओं के साथ जिला और राज्य योजना का तंत्र बनाएंगे। कंक्लूड कीजिएगा। एक केंद्रीय तंत्र बनेगा, एक राज्य का तंत्र बनेगा, एक जिले का तंत्र बनेगा और उसके लिए पूरे नियम अगर कोई बनाएंगे तो केंद्र की सरकार बनाएगी और उस तंत्र के माध्यम से पूरे देश के गांवों को विकास की योजनाएं बनाई जाएंगी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। माननीय सभापति जी, बस 3-4 मिनट लूंगा आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं पहला वक्ता हूं तो कृपया मुझे समय देंगे तो अच्छा होगा। नहीं, आप समय। माननीय सभापति महोदय, नहर, बाढ़, विपतन जलमार्ग, चेक बांध, मोहरबंद तथा भूमिगत बांध का निर्माण, तालाब, टैंक, रिसन, पुनर्भरण, गड्ढे, पुनर्गरण, साफ्ट, अंतर सबसेक्शन, कुएं, सहबद्ध जल संचयन संरचना का निर्माण, पुनरुद्धार, खुले कुएं द्वारा सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई, जलमार्ग तथा क्षेत्रीय जल वितरण प्रणाली, सामुदायिक। धन्यवाद मानवर। माननीय सभापति महोदय, मुझे विकसित भारत गारंटी और रोजगार। एक सेकेंड मैं समापन कंक्लूड कीजिए, आप कंक्लूड कीजिए। माननीय सभापति महोदय, मैं इस जी राम जी विधेयक के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, कि उन्होंने एक ऐतिहासिक बिल लाया है और पूरे सनातन की भावना, पूरे हिंदुत्व की भावना कि जी राम जी का ऑटोमेटिक नाम उभर कर सामने आ गया। इसके माध्यम से जब जी राम जी का नाम लेंगे तो इसमें भ्रष्टाचार रुकेगा, इसमें गलत काम रुकेगा और जो गांव की अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी। मैं प्रधानमंत्री जी को और शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देते हुए आपने समय दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद। और छत्तीसगढ़ का भी विकास तेजी से होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। और वहां का सभापति महोदय, मुझे विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पर विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए आपका और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का तथा अपने सचेतक धर्मेंद्र जी का और अपने क्षेत्र की जनता का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मानवर, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत के लिए एक कानूनी अधिकार है। रोजगार का अधिकार, सम्मान का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। इसे हटाना या प्रतिस्थापित करना केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक अनुबंध को तोड़ने जैसा है। महोदय, सरकार कहती है कि इस विधेयक के तहत रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि कानून में क्या लिखा है। सवाल यह है कि क्या गरीब को वास्तव में 125 दिन काम मिल पाएगा, क्योंकि इस विधेयक की असली तस्वीर इसके अन्य प्रावधानों में छिपी है। मनरेगा के तहत अकुशल श्रम की पूरी मजदूरी केंद्र सरकार देती थी, अब राज्यों को भी मजदूरी सामग्री और प्रशासनिक खर्च उठाना पड़ेगा। कई राज्य पहले से वित्तीय संकट में है, अगर राज्य पैसा नहीं दे पाएगा तो सबसे पहले गरीब का रोजगार कटेगा। रोजगार का अधिकार राज्य की तिजोरी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। नॉर्मेटिव एलोकेशन का है, अब केंद्र तय करेगा कि राज्य कितना खर्च कर सकता है। अगर मांग ज्यादा हुई तो राज्य को खुद खर्च उठाना पड़ेगा। ये मनरेगा की मांग आधारित आत्मा पर सीधा प्रहार है। ये गारंटी नहीं बल्कि कोटा सिस्टम है। साथ ही
संघवाद पर भी हमला है। मानवर कृषि मौसम में 60 दिन तक काम रोकने का प्रावधान का है। ग्रामीण जीवन कैलेंडर से नहीं चलता, वह बारिश, सूखे और मौसम की मार से चलता है। जलवायु संकट के दौर में काम रोकना गरीब को और असुरक्षित बनाना है। नए बिल को और पीएम गति शक्ति को जोड़ना है। ग्राम पंचायतों की भूमिका कागज पर है, लेकिन असली नियंत्रण ऊपर से होगा। लोकतंत्र में विकास बॉटम अप होना चाहिए, न कि डैशबोर्ड से गांव तक। तकनीक का आत्मनिर्भर प्रयोग, बायोमेट्रिक और ऐप्स ने पहले ही कई मजदूरों की मजदूरी रोकी है। मेरे जिले फतेहपुर में कई गांव जैसे जरारा, लोहरी सराय, ब्लॉक कमोली आदि में मोबाइल नेटवर्क नहीं है। महोदय, तकनीक सहायक होनी चाहिए, न कि शर्त होनी चाहिए। महोदय, मैं इस विधेयक के सबसे पहले प्रतीकात्मक और नैतिक पहलू पर आना चाहता हूं, नाम परिवर्तन। जब भी कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत आता है या जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो भारत की पहचान महात्मा गांधी के नाम से होती है। अहिंसा, सत्य, करुणा, और यही भारत की आत्मा के प्रतीक है। लेकिन जैसे ही बात गरीब के रोजगार की आती है, आप उसी गांधी के नाम को योजना से हटा देते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, अहिंसा के पुजारी से इतनी नफरत क्यों? गरीब के अधिकार के साथ जुड़ा गांधी का नाम इतना असहज क्यों लगता है? महात्मा गांधी के रिप्लेस करने के लिए आप राम का नाम तो ले सकते हैं, सावरकर से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। मनवर, गांधी कोई पार्टी नहीं थे, गांधी विचारधारा नहीं थे, गांधी भारत की नैतिक चेतना थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक सिर्फ नाम नहीं बदलता, यह दृष्टिकोण बदलता है। अधिकार से योजना की ओर और न्याय से बजट की ओर और गांधी से सुविधा की ओर। ग्रामीण भारत को नारे नहीं चाहिए मनवर, उसे काम चाहिए, मजदूरी चाहिए और सम्मान चाहिए। जब तक ये विधेयक इन तीनों की बिना शर्त गारंटी नहीं देता और जब तक गांधी के विचार को योजनाओं से हटाया जाता रहेगा, मैं इस विधेयक का पूरे दृढ़ संकल्प के साथ मानवर विरोध करता हूं। मानवर, एक बात कहना चाहता हूं, इस बिल को प्रस्तुत करते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये ईंट गारे का भवन नहीं है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। मानवर, पूज्य महात्मा गांधी के त्याग और बलिदान से देश आजाद हुआ और हमको लोकतंत्र मिला, जिसकी वजह से हम सब इस सदन के सदस्य बने, मंत्री बने। आप नाम बदलते हैं, भवनों का रंग बदलते हैं, लेकिन आपका यह ढंग ठीक नहीं है, जिसको पूरा देश देख रहा है। जनता आपकी नीतियों को और ढंग से बेहद दुखी है। उत्तर प्रदेश में शराब के गांव-गांव ठेके खुलवा रखे हैं, युवा पीढ़ी को बर्बादी की तरफ लिए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर लोकसभा से जीत कर आया हूं। करोड़ों रुपया मजदूरों का बकाया है, उनके भुगतान का क्या होगा? मनवर, इस बात को मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट करना चाहता हूं। आपने मुझे समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। माननीय श्रीमती महुआ मैत्री जी। Thank you, Honorable Chairperson, sir. I stand on behalf of my party, the All India Trinamool Congress, to stridently oppose both the renaming of the bill and the replacement of the Manrega Act by the VB G. Ramji Bill 2025. In 2005, the Union government enacted the National Rural Employment Guarantee Act, which revolutionized rural India's idea of livelihood security. This very house, there was a historic consensus among all parties when they passed the bill, and everyone shouted, Rozgar Guarantee Zindabad. This was the history of the original bill. For the first time, the central government aimed to provide in law 100 days of assured employment to one single member of every rural household as long as there was an adult member willing to sign up for unskilled manual work. As long as you wanted it, it was available, it was demand driven. What else? Women were guaranteed at least one half of the jobs made available. The NREGA scheme was aimed at creating durable infrastructure, so wells, ponds, roads, etc. Employment to be provided within 5 kilometers of an applicant's residence. So this was to prevent large-scale rural to urban migration. Minimum wage was to apply. Every state was notified with a minimum wage. On October 2nd, 2009, Gandhi Jayanti, in keeping with the vision of the father of the nations,
vision for rural self-reliance in India, the name was changed to the Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Act. That is the history of this. Now, suddenly, 16 years later, with no consultation with anybody, you did not consult with the opposition, you did not consult with civil society, you did not consult with any stakeholders, the government has introduced a bill to repeal the Manrega. This is not an amendment, mind you. You are replacing it with something called a VB-G Ramji bill. Now, it was Bengal's great son, Rabindranath Tagore, who popularized the name Mahatma, meaning the great soul, for Mohandas Karamchand Gandhi. Some historians said that other people before Gurudev had called him the Mahatma. But it's ironic that the Prime Minister's home state, the Gujarat High Court, Justice Pardiwala, when he was there, he declared in February 2016, once and for all, that it was Rabindranath Tagore who gave the title of Mahatma to Mohandas Karamchand Gandhi, and that all school textbooks should give the credit of naming of the Mahatma to Tagore. And what have this government done today? You've changed the name. You are dishonoring both the Mahatma and Gurudev. Is it any wonder that Bengal and Bengalis call you Bangla Birodhi? Do you think, does this government think it's been very smart by putting the name Ram, by putting the acronym RAM in the name of the bill? What did Gandhiji say? I'm quoting Gandhiji. By Ram Rajya, I do not mean Hindu Raj. I mean divine Raj, the kingdom of God. Ram Rajya ensures equal rights of prince and pauper. It is a sovereignty of the people based on moral authority. By changing the name and repealing the act, you have destroyed Gandhiji's idea of Ram Rajya, both in letter and in spirit. Now, before the suspension of the fund releases in March 2022, West Bengal was among the top performers of Manrega nationwide. Approximately 2.6 crore job card holders across 1.4 crore rural households were in Bengal. Since March 2022, the union government has not released one single paisa to West Bengal. As of today, the centre has outstanding Manrega dues of 52,000 crores. 52,000, 7,000 crores in unpaid wages and 45,000 crores in unpaid material and wage pending liabilities till date. We as members of the Trinamool Congress representing the people of Bengal, we have taken to the streets for our rightful dues. We've sat on dharna. Our Honorable Chief Minister has written innumerable times. We have complied with over 150 action taken reports. When we went to meet with the Honorable Minister, we as MPs were dragged by the Delhi police, dragged like animals. We were thrown into prison vans and we were taken to a godforsaken thana on the outskirts of Delhi. This is what we got. Even though the objects and reasons of the bill, I've got the bill, I'm looking at page 1. Now, if you look at the objects and reasons of the bill, it says to provide an enhanced statutory wage employment guarantee of 125 days in every financial year to every rural household. But actually, there is no one single element, not one, of the legal right to work retained in the bill, which was there in the original bill. That was a legal right. Nothing. Now, Manrega, the original Manrega provided some fundamental guarantees. The first, it was central government funded. The wage bill was met 100% by the central government. The second, it was a demand-driven employment program, as my honorable colleague Naresh Ji from the SAPA said. He said when people wanted to work, it was demand-driven. It was bottom-up. And the third guarantee was that 100 days of work across rural India, no matter where you were. There was no notified area, no this, no that. You wanted to work, you lived in rural area, you filled up a form, you were entitled to it. That was the right. Now this government, I'm looking at the bill, they've used the word guarantee 92 times. 92 times in this bill. But I'm going to go through just 4 provisions of the bill which demonstrates that the new Ramji bill provides no guarantees at all. Forget about 92, it provides not even one guarantee. So let me look at the first. First, if I'm looking at page 4, chapter 2, section 4, subsection 5 of the proposed bill. What does it say? The central government shall determine the state-wise normative allocation for each financial year based on objective parameters as may be prescribed by the central government. So the Manrega, which was a demand-driven employment program, has been now replaced by an allocation-based scheme, which the central government can alter at whim. So central government thinks they want to alter the quantum of allocation, it can.
So this takes us back. This is retrograde. It takes us back to the pre-Manrega days when we had the Jawahar Rozgar Yojana, when we had employment assurance schemes, which basically used to give the people of India only about 10 days of employment. That's what you're taking us back to. The second provision, which is deadly, which I'm looking at the bill, again, page 4, chapter 2, subsection 5, section 5, subsection 1 of the bill. It completely destroys the idea of a universal legal entitlement across rural India. What does it say? Save as otherwise provided, the state government shall in such rural areas as may be notified by the central government. So the center is saying that the scheme will run only in those areas which has been notified by the central government. So the state government has to provide for the 125 days of work, but the center is going to prescribe the norms. Brilliant. Wow, this is great. Now, this 125 days that they're saying, this is all eyewash. In the last 5 years, what has been the reality? Due to squeezed allocations, Manrega has not been able to meet demand for work. It has not been able to. Average in India has been between 50 and 55 days work on average. In Bengal, in the last 5 years, no matter what the demand was, you could not give even 1 day of work because you stopped the program. The third provision, the same chapter, chapter 2, page 4, section 4, subsection 6. What does this state? Any expenditure incurred by a state in excess of its normative allocation shall be borne by the state government. So suppose any state government has more demand, its people want more work, and it gives it more work, the state government is on the hook for the bill. The central government is not going to go beyond the allocation. Exactly what my colleague pointed out. The fourth, the most deadly, this is the death knell for the Manrega scheme. This is why Manrega is not going to go forward because of this provision. Let's look at page 11, chapter 5, section 22, subsection 2. For the purposes of this act, the fund sharing pattern between the central government and the state government shall be 60-40. In the northeastern states, states and union territories, 90-10. Now, under section 22 of the old Manrega, 100% of the wages was central government, and in terms of materials and admin, 75 was central government, 25 was state government. Now, let me give a very small example so you understand what this means. Let me illustrate the funding comparison. Now, let's just state for any state, the total Manrega expenditure per annum is 10,000 crores. Out of that, say wages is 7,000 crores and materials is 3,000 crores. State government in the old situation, central government is picking up 100% of the 7,000 crores, and of the materials 3,000 crores, central government is picking up 75%, that's 2,250 crores. State government is picking up 750 crores. So what is the situation? Central government's total bill is 9,250 crores. State government pays 750 crores. It's the old Manrega. The new VRAMG, what is it looking at? Same expenditure of 10,000 crores. Sir, I've got 12 minutes, sir. I'm the first speaker, 12 minutes. Please don't ring the bell, sir. Okay, now under the new situation, what is happening? It's same expenditure of 10,000 crores. In the same expenditure, it is 60-40 of the total. Center spending 6,000, state has to spend 4,000. Old situation, state for the same expenditure was only liable for 750 crores. Now the state is liable for 4,000 crores. So the state share has gone up by 3,250 crores, which is 430% more. Now for the same level, the state has to give additional 3,250 crores. Now, for the states, what does this mean? This is a loss of wage protection because you're on the hook for the wage bill. There's a budget cap risk where if there's expenditure beyond the allocation, the states have to borne it. But the unemployment allowance, that if you don't give work, the unemployment allowance in the old section was under the... Please let me finish, sir. Sir, please let me finish. Sir, I'm the fourth speaker, 10 hours, sir. Sir, 10 hours, I have to finish. This is not fair, sir. 10 hours, there are 3 speakers, I've got 12 minutes, sir. Please don't do this. Please, sir, please let me finish, sir. I've got 2 minutes more, please let me finish. The unemployment allowance will continue. Now, in this, there's a structural shift where you're moving to a fiscally devolved model. Let me finish, sir. Last one paragraph. One second, please the Calcutta High Court. Please listen to yes, me. Sir. Please listen to me. Yes, sir. I'm given an indication that you have 10 minutes. You have already crossed 11 minutes. Sir, I'm giving you. Increase the time, sir. Please listen to me. Yes, sir. I'm giving you another 40 seconds. No, sir. You please give me because you have increased the time to 10 hours, sir. That 10 minutes was under the 4 hours scenario, sir. See, yes.
let me As finish, sir. requested Okay. by you, I am giving you I'm 12 giving, let minutes. me Please finish, sir. conclude. I'm giving you, sir. मनरेगा was a people's law. The popular slogan was हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो. What's happening today? The Calcutta High Court has directed the union government to resume Manrega in West Bengal as of 1st August. Not only did you not do it, you went to Supreme Court. Supreme Court dismissed your petition, said Calcutta High Court's order stands. Even till today, the legal position is clear. You have not increased it. When I will request the Honourable Minister who is present here, when you reply, sir, please give us a very clear indication to the state of West Bengal, to all of us sitting here. How do you propose to clear the rightful dues of 7,000 crores of unpaid wages and 45,000 crores of our projected liabilities? This is our legal entitlement. We are not begging for it. You are in contempt of both the courts of law and the courts of the people. Na kisi ka saath, na kisi ka vikas, na Rahim ka, na Ram ka. This is the truth of this bill. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you. Madam, माननीय श्रीमती के कनिमोजी मैडम. Thank you, sir. Thank you, sir. The Supreme Court of India in 1985 said, the right to life includes the right to live with human dignity and all that goes along with it. Amartya Sen, during a discussion on Narega, said the social security arrangements like employment guarantees are crucial in protecting people from extreme deprivation. The Viksit Bharat Gram Ji bill, which is being brought today, takes away human dignity, and also it fails to protect the legal right of our people to work. What a shame. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act now has been changed to the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission. Sir, just reading this vexes me. This is not a Viksit bill, Viksit Bharat. It is a vexed Bharat. Because in every bill, you try to impose Hindi and Sanskrit on people of South India, and just try, why don't you name one bill in any South Indian language? You keep saying that you care about the Indian languages. Can you tell us about one bill which you named in Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Marathi, Odisha? Nothing. It is either Hindi or Sanskrit. இது வளர்ச்சி பாரதம் இல்லை, விபரீத பாரதம், வஞ்சிக்கப்படும் பாரதம், தொழிலாளர் விரோத அரசு, விவசாய தொழிலாளர்களுக்கு எதிராக கொண்டு வரப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த மசோதாவை நான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பிலே முற்றிலுமாக மறுதலிக்கிறேன், எதிர்க்கிறேன். மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை வாய்ப்பு உறுதி திட்டம், அந்த திட்டத்தின் பேரிலேயே வேலை வாய்ப்பு உறுதி என்பது தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனா நீங்க கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த மசோதா, it is not demand driven, it is allocation based. முதல்ல இருந்த மசோதா வேலை கேட்பவர்களுக்கு வேலை தரக்கூடிய ஒன்றாக ஒரு திட்டமாக அது இருந்தது. இப்பொழுது இந்த மசோதா அதிகாரத்தை கொண்டு போய் ஒன்றிய அரசாங்கத்தின் கையிலே குவிக்கக்கூடிய ஒரு மசோதாவாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. You should understand, federalism is sharing power, not hoarding power. அதிகார குவிப்பு இல்லை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். 100 நாள் வேலை திட்டம் என்பது கிராமப்புறங்களிலே அதை அப்படித்தான் அழைக்கிறார்கள். அந்த திட்டத்தின் வழியாக இந்த நாடு முழுவதும் கிராமப்புறங்களிலே இருக்கக்கூடிய முதியவர்கள், வேறு வேலைக்கு செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லாதவர்கள், பெண்கள், ஏன் மாற்றுத்திறனாளிகள், இவர்களுக்கெல்லாம் வேலை வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. ஆனால் இன்று நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த மசோதா இவர்களுக்கெல்லாம் எதிரான ஒன்றாக, மாநில சுயாட்சியை கெடுக்கக்கூடிய ஒன்றாக, மக்களுக்கு எதிரான, ஏழை மக்களுக்கு
எதிரான ஒரு சட்டமாக இந்த மசோதா இன்று கொண்டு வரப்படுகிறது என்பதை நான் இங்கே பதிய வைக்க விரும்புகிறேன். The central section 4(5) இந்த பில்ல central government shall determine the state-wise normative allocation for each financial year based on objective parameters as may be prescribed by the central government. ஒன்றிய அரசாங்கம் யாருக்கு எந்த மாநிலத்திற்கு எவ்வளவு வேலை வாய்ப்புகளை வழங்கலாம் என்று நீங்கள் தீர்மானிப்பீர்கள். எந்த பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எவ்வளவு வேலை வழங்கப்படும் என்பதை நீங்கள் தீர்மானிப்பீர்கள். உங்களுக்கு வஉசி என்றாலே யார் என்று தெரியாது. இந்த நாட்டின் விடுதலைக்காக போராடிய செக்கிழுத்த செம்மல் யார் என்று உங்களுக்கு தெரியாது. உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டு ஞாபகம் எப்ப வரும்? தேர்தல் வந்தால் வருவீர்கள். தேர்தல் நேரத்திலே வந்து நான் தமிழனாக பிறக்கவில்லையே என்று வருத்தப்படுகிறேன் என்று சொல்லுவீர்கள். ஆனால் அதே நேரத்திலே பீகார்ல தேர்தல் நடக்கும்போது பீகாருக்கு சென்று தமிழர்கள் பீகாரிகளுக்கு எதிரானவர்கள். ஒடிசாவில் தேர்தல் நடந்தால் தமிழர்கள் இங்கே வந்து அதிகாரத்தை பறிக்க நினைக்கிறார்கள் என்று தமிழர்களுக்கு எதிராக பேசக்கூடியவர்கள். அங்கே இப்படி எங்களுடைய மக்களை பற்றி, மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய மக்களை பற்றி எந்த கவலையும் அக்கறையும் இல்லாத நீங்கள் எப்படி தமிழ்நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய நாகப்பட்டினத்திலே அருகிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்திலே, தஞ்சையிலே ஒரு கிராமத்திலே, திருநெல்வேலியிலே, நாங்குநேரியிலே, தூத்துக்குடியிலே இருக்கக்கூடிய கிராமங்களிலே இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய தேவைகளை புரிந்து கொண்டு ஒதுக்கீடுகளை செய்வீர்கள் என்பதை எனக்கு சொல்லுங்கள். அரசு, மாநில அரசு அங்கே இருக்கக்கூடிய தேவைகளுக்கு ஏற்ப இத்தனை ஆண்டுகளாக வேலை வாய்ப்புகளை வழங்கி கொண்டிருந்தது. இன்று அந்த உரிமையையும் எங்களிடம் இருந்து பறித்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு மசோதா, நீங்க கொண்டு வர அத்தனை மசோதாக்களிலும் மாநில உரிமைகள், மாநில சுயாட்சி என்பது அழிக்கப்படுகிறது, ஒழிக்கப்படுகிறது என்பதை நான் இங்கே பதிவு செய்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொன்று, இங்கே இத்தனை ஆண்டுகளாக இப்ப பேசிய மௌவா அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல இத்தனை ஆண்டுகளாக அங்கே சம்பளம் என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டிருப்பது முழுமையாக ஒன்றிய அரசாங்கத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. நாங்கள் கொண்டு வந்த யூபிஏ அரசாங்கம் கொண்டு வந்த திட்டத்தின் வழியாக அதுதான் செயல்படுத்தப்பட்டு வந்து கொண்டிருந்தது. ஆனால் இப்பொழுது இந்த மசோதா 60-40 என்ற அந்த விகிதத்தை மாற்றி அமைத்திருக்கிறது. இவ்வளவு நாள் கொடுக்க வேண்டிய சம்பளத்தை எந்த காலகட்டத்திலும் பிஜேபி அரசு இல்லாத, ஆட்சியில் இல்லாத மாநிலங்களில் சரியான நேரத்திற்கு வழங்காத நீங்கள் அந்த சம்பளத்தை இப்பொழுது நீங்கள் அந்த சம்பளத்தை சரியாக வழங்குவீர்கள் என்ற எந்த நம்பிக்கையில் நாங்கள் இருக்க முடியும்? அது மட்டும் இல்லாமல் 75 பொருட்களுக்கு மட்டும் என்று இருந்தது இன்று மாற்றப்பட்டு 75% நீங்கள் வழங்குவீர்கள், மாநில அரசு 25% பொருட்களுக்கான செலவை வழங்கும் என்ற இந்த நிலையை மாற்றி இன்று முற்றிலுமாக அதை 60-40 என்று மாற்றுவதற்கான காரணம் என்ன? அது மட்டும் இல்லை, வேலை வாய்ப்புகளை ஒரு மாநில அரசாங்கம் அதிகரித்து தந்தால் அந்த செலவை நாங்களே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு மசோதாவை கொண்டு வந்திருப்பது எப்படி நியாயமாகும் என்று கேட்கிறேன். ஏனென்றால் தொடர்ந்து மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்படும் நிதியை நீங்கள் குறைத்து கொண்டே வந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். What has to be devolved to the states has been reduced. 89%இருந்து இன்று 79% அது குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. செஸ்ஸிலிருந்து வரக்கூடிய நிதியை ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதிகமாக எடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் நீங்கள். மாநிலங்களுக்கு வரவேண்டிய வருமானம் குறைக்கப்படக்கூடிய அதே நேரத்திலே செலவுகளை இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசு அதிகரித்துக் கொண்டே போகக்கூடிய ஒரு சூழலை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். 60-40 சொல்கிறீர்கள். நான் கேட்கிறேன், பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா, பிரதமரின் வீடு கட்டக்கூடிய திட்டம்,
பேரு பிரதமருடைய பேர்ல இருக்கு. ஆனா உண்மையிலேயே 61% பணத்தை நிதியை வீடு கட்டுவதற்கு வழங்குவது மாநில அரசு. நீங்க கொடுக்கிறது 39% மட்டும்தான். பிரதான் மந்திரி மத்ஸ்ய சம்பதா யோஜனா ஒன்றிய அரசாங்கம் வழங்குவது 27%, தமிழ்நாடு அரசாங்கம் வழங்குவது 73%. முதியோர் உதவித்தொகை 1000 ரூபாய்க்கு மேலாக வழங்குவது எங்களுடைய அரசு. நீங்க கொடுக்கிறது 200 ரூபாய். ஜல்ஜீவன் மிஷன் 50% 50% என்று சொன்னீர்கள். ஆனால் உண்மையிலேயே தமிழகம் 55% அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இப்படி ஒவ்வொரு திட்டத்திலும் எங்களை மாநிலங்களை வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆட்சி இந்த மசோதாவின் வழியாகவும் மறுபடியும் மக்களையும் மாநிலங்களையும் வஞ்சிக்க தொடங்கி இருக்கிறீர்கள். இதையும் ஒரு வாய்ப்பாக நீங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை நினைக்கும் போது வருத்தமாக இருக்கிறது, வெட்கமாக இருக்கிறது. 60 நாள் when peak agricultural activity இருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்திலே வேலை கிடையாது என்று சொல்கிறீர்கள். விவசாயம் என்ன என்பதன் அடிப்படையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். விதைக்கக்கூடிய நேரம், நாற்று நடக்கூடிய நேரம், இந்த நேரத்தை தவிர அந்த 60 நாட்களிலே 1-2 நாட்களை தவிர விவசாய தொழிலாளிகளுக்கு வேறு எந்த நாட்களிலும் வேலை கிடையாது. 60 நாள் வேலை இல்லை என்றால் அந்த தொழிலாளிகளுடைய நிலை என்ன என்று சற்று நேரமாவது சிந்தித்து பார்த்திருக்கிறீர்களா? உங்கள் மனசாட்சியை தொட்டு கேட்கிறேன். 2 நாள் வேலை செய்யக்கூடிய அந்த சூழலிலே 60 நாட்கள் வேலை இல்லை என்றால் அவர்களுடைய நிலை என்ன ஆகும் என்று சிந்தித்து பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லை, இது கூலிக்கான ஒன்று இல்லை. அதை தாண்டி the negotiating power which a worker has is completely destroyed. அதை சற்றாவது சிந்தித்து பார்த்திருக்கிறீர்களா என்று கேட்கிறேன். அதை தாண்டி எங்களுடைய யூபிஏ அரசாங்கம் இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்த போது ஒரு அக்ஷய பாத்திரத்தை அங்கே இருக்கக்கூடிய விவசாய தொழிலாளர்களின் கைகளிலே வழங்கியது. நீங்கள் அதை பிடுங்கிக் கொண்டு ஒரு பிச்சை பாத்திரத்தை வழங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடியது வெட்கப்படக்கூடியது, வேதனைப்படக்கூடியது என்று நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 125 அமைச்சர் கூட சொன்னார் 125 நாட்கள் வேலை தருகிறேன் என்று. 125 நாட்கள் வேலை என்று சொல்லியிருக்கிறீர்கள். உங்களுடைய நீங்க ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஏதாவது ஒரு ஆண்டாவது 100 நாட்கள் வேலை எந்த மாநிலத்திலாவது வழங்கி இருக்கிறார்களா? இல்லை. 40, 46 இதை தாண்டுவது கிடையாது. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே எங்கள் ஊர் பக்கம் ஒரு சொல்வடை சொல்வார்கள், கூரை ஏறி கோழி பிடிக்க முடியாது, வானம் ஏறி வைகுண்டம் போவது எப்படி என்று. இதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய நிலை. இதையெல்லாம் தாண்டி வெட்கப்படக்கூடிய ஒன்று, மகாத்மா காந்தி அவர்களுடைய பெயரை எடுத்திருக்கிறீர்கள். தந்தை பெரியார் அவர்கள், மகாத்மா அவர்கள் இறந்த போது இந்த தேசத்திற்கு மகாத்மா. धन्यवाद सभापति महोदय। महोदय, विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन बीबी जी राम जी विधेयक 2025 जो सरकार के द्वारा प्रत्येक ग्रामीण गृहस्थों को जिनके व्यस्त सदस्य और कुशल शारीरिक कार्य करने के स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन की कानूनी गारंटी मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ ग्रामीण विकास कार्य ढांचे को स्थापित करने के लिए समृद्ध और समुत्थानशील ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास, अभिसरण तथा संतृप्तिकरण का संवर्धन करने के लिए तथा उससे स्वसंशक्त या उसके आनुशंसिक विषयों के लिए विधेयक लाया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। महोदय, यह विधेयक किसान हित तथा राष्ट्र हित में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के धरोहर को सजोने वाला विधेयक है। महोदय, भारतीय संविधान के कई ऐसे अधिनियमों में
अभी भी बहुत ऐसे संशोधन होना है जो बहुत पहले ही होना चाहिए था। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि समय अनुसार अधिनियमों में लोकहित एवं राष्ट्रहित के लिए सरकार को आवश्यक संशोधन करते रहना चाहिए। महोदय, वर्तमान में यह एक भारतीय सामाजिक सुरक्षा योजना है जो ग्रामीण परिवारों को कम से कम 125 दिन के अकुशल शारीरिक श्रम की कानूनी गारंटी देती है, जिससे ग्रामीण गरीबों की आजीविका सुरक्षित होती है, महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है और ग्रामीण संसाधनों का विकास होता है, जिसमें रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान भी है और इसका उद्देश्य पारदर्शिता और विकेंद्रीकरण के साथ ग्रामीण विकास करना है। इस योजना का मुख्य विशेषता है जो हर वित्तीय वर्ष में हर ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को पहले 100 दिनों का रोजगार मिलता था, अभी 125 दिनों का वेतन रोजगार की गारंटी है। यह एक अधिकार आधारित कानून है। यदि 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता देय है। कार्यबल में कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए और इसे 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। सामाजिक ऑडिट और इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। अस्थायी संपत्ति बनाने वाले कार्यों पर जोर दिया जाता है, जैसे जल संरक्षण और ग्रामीण बुनियादी ढांचा। आधार कार्ड और बैंक खाते के विवरण के साथ ब्लॉक कार्यालय में पंजीकरण कराया जा सकता है तथा भारत का गांव स्वावलंबी होगा, विकसित होगा। मेरा सुझाव है कि इस योजना में किसानों को भी जोड़ा जाए। महोदय, यह योजना ग्रामीण भारत में गरीबी कम करने, ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने और ग्रामीण लोगों के प्राकृतिक संसाधन आधार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को भी बढ़ावा मिलता है। महोदय, आज़ादी के बाद भारत में ग्रामीण विकास नीतियों ने गरीबों को दूर करने, कृषि उत्पादन में सुधार करने, विभिन्न वेतन रोजगार योजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त और कम रोजगार वाले ग्रामीण श्रमिकों को काम देने, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने आदि पर ध्यान केंद्रित किया। दशकों से ग्रामीण समुदायों को ऊपर उठाने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से लेकर रोजगार सृजन योजनाओं तक के दृष्टिकोण विकसित हो रहे हैं। सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के आधार पर ग्रामीण रोजगार सृजन योजनाओं की प्रकृति में लगातार बदलाव आया है। भारत की ग्रामीण रोजगार स्कीम कई अवस्थाओं से गुजरी है, जिसकी शुरुआत ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम और ग्रामीण रोजगार संबंधी स्कीम जैसे शुरुआती कार्यक्रम से हुई। 1980 में राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी शुरू किया गया, जिसको 1993 में जवाहरलाल रोजगार योजना में मिला दिया गया ताकि ग्रामीण रोजगार की कोशिशों को आसान बनाया जा सके। किसान हित में अन्नदाताओं के लिए खेती के कमजोर मौसम में काम देने हेतु 1993 में रोजगार आश्वासन योजना शुरू की गई। महोदय, सबसे पिछड़े जिलों को खाद्य सुरक्षा और रोजगार दोनों में सुधार करने के लिए 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू हुआ और 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तौर पर बढ़ाया गया, जो सार्वजनिक कामों पर हाथ से काम करने के लिए मजदूरों के तौर पर अनाज दिया गया। महोदय, जिस प्रकार ऊंचे मकान बनाने के लिए मजबूत नींव डाली जाती है, उसी प्रकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य प्राप्ति के लिए नींव के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नीतिगत सोच के द्वारा विकसित ग्राम पंचायत योजना की मजबूत शुरुआत कर योजना को कार्यान्वित करने के लिए विशेष ढांचा तैयार किया गया है, जिससे विकसित भारत बनाने में अहम योगदान होगा। महोदय, योजना के लिए राज्य सरकार के द्वारा कार्यान्वयन कार्य अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 6 महीने के भीतर अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसमें दी गई विशेषताओं से संगत स्कीम बनाएगी। योजनाओं को मजबूती, सफल एवं भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए 4 अहम क्षेत्राधिकार बनाया गया है। पहला अधिकार
जल संबंधी संकल्पों के माध्यम से जल सुरक्षा, दूसरा कोर ग्रामीण अवसंरचना, तीसरा आजीविका संबंधी अवसंरचना और चौथा कोर मौसम घटनाओं के न्यूनीकरण के संकल्प को क्षेत्राधिकार दिया गया है। साथ ही बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, स्थानीय प्रौद्योगिकी सक्षम योजना, मोबाइल और डैशबोर्ड आधारित निगरानी और साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणालियों के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी तथा सामाजिक लेखा परीक्षा तंत्र को मजबूत किया जाएगा। मूल रूप से यह विधेयक विकसित भारत 2047 से लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टिकोण से लाया गया है। महोदय, महात्मा गांधी जी के राम राज्य का सपना इस बिल से साकार होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन का आखिरी शब्द हे राम से प्रेरित होकर महात्मा गांधी के सपने को साकार बनाने तथा उनको श्रद्धांजलि देने के रूप में इस विधेयक के साथ चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान किया। उसके लिए आपको धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं। मैं पुनः विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन बीबी जी राम जी विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री लावू श्री कृष्ण जी। Thank you, sir, for allowing me to speak on Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Gramin bill. I've been listening to various members speaking for the last 1 hour. One word that everyone keeps talking about or keeps taking is the change. One thing that is constant is the change, and what's been seen here is the change that has been introduced because of the change in the scenario and change in the aspirations of the people, change in the economy that country has experienced in the last 15 years. Sir, in the 1960s, even the calls were also made. In 1960s, it was JJ1, Jai Kisan. 1970s, it was Garibi Hatao. 1980s, Roti Kapda Makan. 80s, 90s, it was liberalization, privatization. 2000, right to work. 2010, Sabka Saath, Sabka Vikas. 2020, Atmanirbhar. So, with the change in the aspirations of the people, change in the economic status, and the development that is happening, obviously this will keep changing, sir. And also, the need for the change in this scheme is mainly because of the poverty that has gone down from 25% in 2011, 12 to 4.8% in 23-24. This necessitates the change in the scheme, sir. So not only in this, sir, if you look at the rural employment program, that has been, it is not something that has been introduced only in 2005. It is there from 1969 in various forms and various focus areas and various targets that has been established for in various decades. In 1969, it was rural employment program. In 70s and 80s, it was a Jawahar Rozgar Yojana. In 90s, it was Jawahar Gramin Samriddhi. So there were a lot of iterations that have gone through before it became Narega in 2005, sir. So again, another new iteration has been come into place in 2025 under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, sir. And why these iterations has to come? Because a lot of people have spoken about this in this house also. A lot of members have spoken about it. I've been hearing it for the last 6 years or so in this house. A lot of members have complained about the proliferations in the scheme. The intended benefit that is supposed to happen with this scheme is not happening in the constituencies. A lot of members have spoken about it. Even Kanimoni ji, who has spoken just now, she has headed a committee in 2024, sir, rural employment through Manrega. She was chairing that committee. In that committee, there was a recommendation under the number 12, sir. It states, it reads that the committee recommend to Department of Rural Development to look into the issue with a practical approach and undertake a study for reviewing the need and justification for increasing the number of guaranteed days of work under Manrega from present 100 days to 150 days. That's one of the, because people have been experiencing is, they also explained the need for the change, increasing in the dates and the days of the work and various other things, scope of work and everything. So based on these recommendations, and a lot of other people also commented on it. There's a member
who is in Rajya Sabha. I should not be naming it because it's in the other house, sir. But this is his comment. How many ditches will you dig? How many ponds will you build? How many forestations will you do? There has to be a limit. We will have to see it 1 to 2 years whether 100 days of work will continue. These are the comments that have also come into existence, sir, because they have seen, because members are very experienced. They go into the constituency, involved with the villagers, talk to the officers, where the scheme is working, where the scheme is not working. So they made a lot of suggestions and suggestions to the government. Based on the suggestions, they've made this new amendments to this. And also, there are a lot of investigations also done by the union government. In 19 districts of West Bengal, they found non-existent works. The member who has spoken earlier also should be looking into this. Also, they monitored 23 states in financial year 25-26, and it has found that there was no work that has been done, but still there are a lot of large-scale large-scale wages has been taken out under this scheme. So there are a lot of issues that they have raised in this under this scheme, sir. But based on these recommendations, based on the suggestions by various members, the government has taken into the account. So they have recommended that number of days to be increased from 100 days to 125 days, sir. And this is a move in the right direction. And also budget has also been increased. If you see the budget of the scheme in 2005 and 6, when it started, it was only started with 5,400 crores, sir. But last year, it was increased to almost 86,000 crores, sir. So we have seen, I've seen during the time of COVID, it was increased to almost 1,10,000 crores to help the people in the need, to provide them the work and everything. So this has worked well for certain times, sir. It needs some change. So these iterations has been come into place. So we welcome this new changes that has been made, but we also want to make a statement here, sir, with regards to the Andhra Pradesh, sir. Andhra Pradesh, we've made a lot of requests in this house also. We've made the position clear of economic status of Andhra Pradesh in this house, sir. Ours is a revenue deficit state from 2014 itself, after the unscientific bifurcation that has happened. And we have come to this house and explained the situation of Andhra's financial position on many occasions, sir. And in the last 1.5 years, after the Telangana Party came into power, the one major thing that has been achieved was there was 92 schemes of the central government, which from 2019 to 24 were all defunct. They were not, the central sponsored schemes were not being utilized by the state government from 2019 to 24 in the previous regime. But what we have done in the last 1.5 years with the support of Union government, with the support of the various ministries, with the support of the Prime Ministers, to restruct these 92 schemes, and these centrally sponsored schemes are now working well in Andhra Pradesh, sir. But what we request is, as a state is a revenue deficit state, when we have to cough up 40% from the side of the state to fund this scheme, we request the same amount of support that has been extended by the central government for the last 1.5 years to be extended, so that the scheme can be implemented well in the state. So that is the request from Andhra Pradesh side, sir. So coming to the suggestions regarding this scheme, there are 5 I want to make, sir. The first one is, I think we need to strengthen the laws to prevent the fraud, sir. In the last 10 years in Andhra Pradesh itself, there have been 1,11,932 cases of fraud under NREGA involving 82 crores has been found. Of this, only 48 crores has been recovered, sir. But the problem with this is recovery is one thing, but making sure that whoever has been involved in this is to be taken into task. I have searched for a long time across the country with a lot of based on a lot of data that has been provided, but nowhere you see these people who have been doing these frauds has been taken to task. I think we need to, as we are amending this law, I think we need to amend in such a way that proliferation doesn't happen. So because that is the main reason why we are going ahead with this, so that make sure that whoever does this false will be taken to task. Second is increasing the number of technical assistants. Right now, at present, one technical assistant is assigned for 4 gram panchayats. Imagine one technical assistant, he has to measure 16 working sites in these 4 gram panchayats in 3 days. Imagine him traveling to 16 sites. So it is nearly impossible for him to do it.
And what will happen is they try to fraudulently map the working sites and not enter the right work. So I request the ministry to increase the number of technical assistants instead of 4, give one per 2 gram panchayats. Third request is, third suggestion is the wage indexation, sir. Right now, the wage indexation is linked to the CPI of the rural, CPI of the agriculture, sir. The request is to link it to the CPI of the rural, sir, so that actual ones can be wages can be realized in the due course, sir. So that is a third request from our side, sir. And fourth one is, as you made it clear, the ministry has made it clear in the new bill that going forward we'll be investing more on creating the durable assets rather than this normal works that is not to be seen. So it is a welcome sign, sir. But we have seen in the survey that has been done from the financial 2014, it was 9.6% of the works has been utilized by the individuals. But by 2024, it has been increased from 9.6% to 73.3%. The request is to make sure this whatever fund that is being used going forward is used for creating the assets for the community rather than individual. So it will be, the asset can be used properly by the community, sir. That is the fourth one. And the fifth one is the social auditing. Although social audits are mandated under the NREGA Act, the establishment of independent social audit units is not statutory mandated. So we request you to make sure every state is mandatorily doing the social audits and making sure these bodies are also constituted, because most of the states are not even constituted bodies, so that these audits are not happening completely, sir. So these 5 suggestions, we request the ministry to take these suggestions into consideration, and with this we support the bill, and thank you very much, sir. Thank you. Mananiya Shri Raja Bawabaje. Mic and camera. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आज विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 या महत्त्वाकांक्षी आणि दूरगामी परिणाम करणाऱ्या विधेयकावर आपले लक्ष वेधण्यासाठी उभा आहे. या विधेयकाच्या मूलभूत रचनेत विशेषतः वित्तपुरवठा, कामाच्या अधिकारावर नियंत्रण आणि अंमलबजावणीच्या पद्धतीत गंभीर त्रुटी आहेत, ज्या ग्रामीण श्रमिकांच्या हक्कांची तडजोड करतात आणि सहकारी संघ राज्य व्यवस्थेची पायाभरणी कमकुवत करतात. मी या विधेयकातील 3 मूलभूत चिंता सभागृहाच्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो. 1. मागणी आधारित हमी कमकुवत करणारी निर्धारित वाटप प्रणाली. माननीय अध्यक्ष महोदय, हा नवीन आराखडा केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून राबवला जाणार असून खर्चाचे प्रमाण केंद्र व राज्यामध्ये 60-40 असे विभागले जाईल. यामुळे रोजगाराच्या हक्क आधारित स्वरूप संपुष्टात येऊन तो बजेट नियंत्रित दायित्वाचा रूपांतरित होण्याची गंभीर शक्यता आहे. विधेयकातील कलम 22(4) नुसार केंद्र सरकार काही ठराविक वस्तुनिष्ठ निकषांच्या आधारे प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी राज्यनिहाय निर्धारित वाटप निश्चित करणार आहे. परंतु या विधेयकाचा सर्वात कळीचा आणि चिंताजनक भाग कलम 22(5) आणि 22(6) मध्ये आहे, जिथे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की राज्याने निर्धारित वाटपापेक्षा अधिक केलेल्या कोणत्याही खर्च संबंधित राज्य सरकारला उचलावा लागणार आहे. याचा अर्थ असा होतो की जर एखाद्या राज्यात दुष्काळ, अतिवृष्टी, नैसर्गिक आपत्ती, आर्थिक मंदी किंवा स्थलांतरामुळे कामाची मागणी केंद्राने ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा वाढली, तर त्या अतिरिक्त खर्चाची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकली जाईल. ही तरतूद रोजगार हमीच्या मूळ संकल्पनेलाच हरताळ फासणारी आहे. आर्थिक जोखीम राज्यावर ढकलल्यामुळे अनेक राज्ये वाढीव मागणी पूर्ण करण्याऐवजी कामाचे प्रमाण कृत्रिमरित्या मर्यादित ठेवण्यास भाग पडतील आणि त्याचा थेट फटका ग्रामीण कुटुंबांना बसेल. या व्यतिरिक्त जर पात्र अर्जदाराला 15 दिवसात काम मिळाले नाही तर बेरोजगारी भत्ता तसेच वेतन विलंबाची नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारीही पूर्णतः राज्य सरकारवर टाकण्यात आलेली आहे. हे विशेष अन्यायकारक आहे, कारण अनेक वेळा विलंबाचे कारण केंद्राने विकसित केलेल्या
डिजिटल प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटी असू शकतात. शिखर कृषी हंगामात कामावर अनिवार्य बंदी. मान्य अध्यक्ष महोदय, हे विधेयक ग्रामीण कुटुंबाच्या उपजीविकेच्या सुरक्षिततेवर थेट आघात आहे. कलम 6 आणि अनुसूची 1 नुसार प्रत्येक राज्य सरकारला दरवर्षी कमाल 60 दिवसांचा कालावधी अधिसूचित करणे अनिवार्य आहे, ज्यामध्ये पेरणी व कापणीचा कृषी हंगाम समाविष्ट असेल आणि या कालावधीत या कायद्याअंतर्गत कोणतेही काम सुरू करता येणार नाही. ही तरतूद मजुरांच्या स्वतःच्या गरजेनुसार काम निवडणीचा अधिकार काढून घेते. या 60 दिवसात जर शेतात काम उपलब्ध नसेल किंवा अत्यंत कमी मजुरी मिळत असेल तर त्या कुटुंबांना कायद्याने हमी दिलेले उत्पन्न मिळवण्यास प्रतिबंध केला जातो. मान्य अध्यक्ष महोदय, रोजगार हमी कायद्याचा उद्देश लोकांना रोजगार देण्याचा आहे. कृषी क्षेत्रासाठी सक्तीची स्वस्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचा नाही. कामावर अशी सक्तीची बंदी म्हणजे हमी अधिकाराचे थेट उल्लंघन आहे. मान्य अध्यक्ष महोदय, 125 दिवसांचा रोजगार हमीचा दावा आणि विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण पायाभूत सुविधा स्टॅक यासारख्या संकल्पना असूनही आर्थिक मर्यादा आणि कामाच्या हक्कावर लादलेले निर्बंध या विधेयकाचा मूळ उद्देशच कमकुवत करतात. म्हणून मी केंद्र सरकारला पुढील सुधारणा करण्याची ठाम विनंती करतो. निर्धारित वाटप प्रणाली त्वरित रद्द करावी आणि मागणी आधारित वैधानिक हमीनुसार होणाऱ्या सर्व अतिरिक्त खर्चाची जबाबदारी केंद्र सरकारने घ्यावी. कृषी हंगामातील 60 दिवसांच्या सक्तीचे कामबंदी मागे घ्यावे, जेणेकरून ग्रामीण कुटुंबांना त्यांच्या गरजेनुसार रोजगार हमीचा लाभ घेता येईल. जर आपल्याला खऱ्या अर्थाने विकसित भारत घडवायचा असेल तर तो दुर्बळ श्रमिकांच्या मूलभूत हक्कावर अटी लादणारा नव्हे तर त्यांना सक्षम करणारा असला पाहिजे. मान्य अध्यक्ष महोदय, मनरेगा हे नाव बदलून राम नाव घेतलं म्हणून जे श्रमिकांवर जो आधार होणार पाहिजे तो आधार होत नाही. तरी माझं म्हणणं असं आहे की आपण केंद्र सरकारने याचा विचार करावा. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. बहुत धन्यवाद. थैंक यू जी. माननीय श्री नीलेश लंके जी. अध्यक्ष महोदय, मी आपले आणि माझ्या पक्षाच्या नेत्या आदरणीय सुप्रियाताईंचे धन्यवाद देतो की मला विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 वर बोलण्याची संधी दिली. अध्यक्ष महोदय, मी आज या सभागृहात विकसित भारत जी रामजी हे विधेयक 2025 वर माझ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आदरणीय शरदचंद्रजी पवार पक्षाच्या वतीने विचार मांडण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, या विधेयकाचे नाव वाचल्यानंतर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवती की या सरकारला कामापेक्षा नावाचे राजकारण करण्यामध्ये अधिक रस आहे. अध्यक्ष महोदय, UP सरकारच्या काळात जेव्हा ही योजना सुरू झाली तेव्हा तिला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना असे नाव देण्यात आले होते. महात्मा गांधींचे नाव या योजनेला देण्यामागे एक विचार होता, खेड्याकडे चला आणि ग्रामीण भागाचा विकास. पण आज हे सरकार केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन राष्ट्रपित्यांचे नाव या योजनेवरून पुसून टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि त्याला जी रामजी असे नाव देत आहे. अध्यक्ष महोदय, नावे बदलण्याने मजुरांचे नशीब बदलत नाही, तर त्यासाठी प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करणं गरजेचे असते. अध्यक्ष महोदय, या विधेयकात 125 दिवसांची फसवी घोषणा केली गेली आहे. महोदय, सरकार 125 दिवसांचे रोजगारांची भाषा करत आहे, पण वास्तव काय आहे? आज अनेक राज्यामध्ये मजुरांना वर्षाला 50 दिवसही काम मिळत नाही. जुन्या योजनेतील 100 दिवसांचे काम 11 वर्ष पूर्ण देऊ न शकणारे हे सरकार 125 दिवसांचे आश्वासन कोणाला देत आहे? ही केवळ निवडणुकांचा इव्हेंट करण्याची तयारी आहे. अध्यक्ष महोदय, हे बिल रोजगार देण्यासाठी आहे की लोकशाही दिशाभूल करण्यासाठी? देश आज अमृत काळात आहे असे सांगितले जाते, पण वास्तव असे आहे की देशातील युवक बेरोजगार आहे. ग्रामीण भागात काम नाही, शहरात महागाई वाढत आहे आणि असंघटित कामगार जगण्यासाठी झगडत आहे. देशातील युवक बेरोजगार आहे.
ग्रामीण भागात काम नाही, शहरात महागाई वाढत आहे आणि असंघटित कामगार जगण्यासाठी झगडत आहे. अध्यक्ष महोदय, या बिलामध्ये कुठेही रोजगारांची कायदेशीर हमी दिलेली नाही. मग सरकार काय सांगत आहे? मिशन राबवू, प्रोत्साहन देऊ, संभाव्यता निर्माण करू, पण युवकांना संभाव्यता नकोत, नोकऱ्या हव्या आहेत. जोपर्यंत कायदेशीर हमी नाही तोपर्यंत हे बिल केवळ घोषणांचा ढीग आहे. अध्यक्ष महोदय, निधीशिवाय मिशन म्हणजे थट्टा. या मिशनसाठी स्वतंत्र स्पष्टता आणि निधी कुठे आहे? उत्तर कुठेच नाही. निधी नसेल तर प्रशिक्षण केंद्र कसे चालतील? ग्रामीण रोजगार कसा निर्माण होईल? महिला स्वयंरोजगारांसाठी कसा वाढेल? हे बिल म्हणजे इंजिन नसलेली विकासाची गाडी असल्यासारखं वाटतं. युवकांची फसवणूक, कौशल्य देऊन बेरोजगार. अध्यक्ष महोदय, सरकार मोठ्या आवाजात कौशल्य विकास बोलते, पण प्रश्न असा आहे की कौशल्य मिळाल्यावर नोकरी कुठे आहे? आज लाखो युवक प्रशिक्षण घेऊन बेरोजगार आहेत. हे बिल प्रशिक्षित बेरोजगार निर्माण करत आहे. स्थानिक उद्योग, शेती, MSME यांच्याशी कौशल्याचा मेळ नाही. अध्यक्ष महोदय, खाजगीकरणाचा अंधविश्वास. या बिलात रोजगार निर्मितीची जबाबदारी खाजगी कंपन्यांवर सोपवलेली आहे, पण सरकार स्वतः सरकारी नोकऱ्या भरत नाही. खाजगी कंपन्या नफा पाहतात, पण सामाजिक जबाबदारी सरकारची असते. ही जबाबदारी सरकार झटकते आहे. अध्यक्ष महोदय, असंघटित कामगार 90% भारत दुर्लक्षित. माननीय अध्यक्ष महोदय, देशातील 90% कामगार असंघटित क्षेत्रात आहेत, पण या बिलात त्यासाठी सामाजिक सुरक्षा नाही, पेन्शन नाही, आरोग्य विमा नाही, किमान वेतनाची हमी नाही. अध्यक्ष महोदय, सर्वसामान्य आज हा विकसित भारत नाही, तर सर्वसामान्य भारतीयांना अन्याय करणारा अन्यायी भारत वाटत आहे. अध्यक्ष महोदय, महिला, ग्रामीण, आदिवासी भारत फक्त कागदावरच. महिलांना रोजगार नाही, ग्रामीण युवकांना संधी नाही, आदिवासी भागांचा विकास नाही. हे सगळे शब्द आहेत, फक्त ठोस कृती नाही. स्वयंसहायता गट, शेतमजूर, स्थलांतरित कामगार हे सगळे या बिलात अपेक्षित आहे. अध्यक्ष महोदय, या राज्य सरकारचा दुय्यम वागणूक. रोजगारीची समस्या स्थानिक असते, पण राज्य सरकारना अधिकार नाहीत. हे सगळे निर्णय केंद्रात घेतले जात आहे. हे संघराज्य व्यवस्थेवर आघात आहे. एकच मिनिट राहिला. अध्यक्ष महोदय, आमचा स्पष्ट आणि ठाम मागण्या. माननीय अध्यक्ष महोदय, जर सरकार खरोखर गंभीर असेल तर प्रत्येक कुटुंबासाठी रोजगाराची कायदेशीर हमी द्या. मिशनसाठी स्वतंत्र, पुरेशा आणि कायमस्वरूपी निधी द्या. कौशल्य प्रशिक्षण थेट रोजगाराशी जोडा. सरकारी नोकऱ्या तात्काळ भरा. असंघटित कामगारांना पूर्ण सामाजिक सुरक्षा द्या. राज्य सरकारांना अधिकार द्या. जोपर्यंत या मागण्या होत नाही तोपर्यंत हे बिल आम्हाला मान्य नाही. भारतीय जनतेला कसा भारत हवाय? विकसित भारत हवाय, पण बेरोजगार, उपेक्षित, असुरक्षित नको. धन्यवाद. जय शिवराय. आज या पवित्र सभागृहात केंद्रीय आणि शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारे मांडण्यात आलेल्या विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका मिशन गॅरंटी विधेयक 2025 म्हणजे जी रामजी विधेयकावर माझे विचार मांडण्यासाठी मी उभा आहे. माझ्या शिवसेना पक्षाच्या वतीनं मी या ऐतिहासिक विधेयकाचे पूर्ण समर्थन करतो. अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भारताचा विकास हाच विकसित भारत 2047च्या स्वप्नाचा कणा आहे. या विधेयकाद्वारे आपण केवळ रोजगाराची हमी देत नाही आहोत, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी एक भक्कम कायदेशीर चौकट उभी करीत आहोत. अध्यक्ष महोदय, या निमित्ताने मला रोजगार हमी योजनेची आठवण करून द्यायची आहे. त्या काळात योजना नक्कीच होती, पण तिला मर्यादा होत्या. अध्यक्ष महोदय, काँग्रेसच्या काळात रोजगाराची मर्यादा केवळ 100 दिवसांची होती. आमचे NDA सरकार आता ही मर्यादा वाढवून 125 दिवसांची कायदेशीर हमी देत आहे. अध्यक्ष महोदय, पूर्वीच्या काळात कामाच्या नियोजनामध्ये स्थानिक गरजाकडे अनेकदा दुर्लक्ष झाले, पण आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली
NDA सरकारने विकसित ग्रामपंचायत आराखडा तयार करून सॅच्युरेशन आधारित विकासावर भर दिला आहे. अध्यक्ष महोदय, सर्वात महत्त्वाचा फरक म्हणजे पारदर्शकता. काँग्रेसच्या काळात मजुरी मिळण्यास विलंब होणे आणि मध्येच पैसा गायब होणे हे प्रकार सामान्य होते. आज आपण डिजिटल इंडिया आणि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशनच्या माध्यमातून मजुरांचे पैसे थेट त्यांच्या खात्यात जमा करत आहोत. अध्यक्ष महोदय, या उलट आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली NDA सरकारने यात आमूलाग्र बदल केले आहेत. अध्यक्ष महोदय, आम्ही मजुरांच्या हाताला 100 ऐवजी आता 125 दिवस काम देण्याची कायदेशीर हमी दिली आहे. हे वाढलेले 25 दिवस मजुरांच्या कुटुंबांना अधिक आर्थिक बळ देतील. अध्यक्ष महोदय, मजुरांच्या मजुरी आता मध्यस्थाशिवाय थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होत आहे, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला पूर्णपणे लगाम लागला आहे. अध्यक्ष महोदय, NDAच्या इतर योजनांचा लाभ सुद्धा आज देशातील प्रत्येक मजुराला फक्त रोजगारच मिळत नाही, तर प्रधानमंत्री आवास योजनेतून हक्काचे घर, स्वच्छ भारतमधून शौचालय, आयुष्यमान भारतमधून आरोग्य विमा आणि उज्ज्वला योजनेतून गॅस जोडणी मिळत आहे. NDA सरकारच्या या सर्व योजनेच्या केंद्रस्थानी देशाचा मजूर आहे. अध्यक्ष महोदय, मी जेव्हा महाराष्ट्र सरकारमध्ये रोजगार हमी योजना आणि फलोत्पादन मंत्री म्हणून काम करत होतो, तेव्हा मी फलोत्पादन आणि मनरेगाची सांगड घालून शेतकऱ्यांच्या बांधावर फळबाग लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली होती. आज हे नवीन विधेयक देखील अशाच प्रकारे कन्व्हर्जेशन म्हणजेच विविध विभागांच्या एकत्रीकरणावर भर देत आहे, ज्याचा फायदा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना आणि मजुरांना होईल. अध्यक्ष महोदय, विधेयकातील क्रांतिकारी बदल आणि भविष्यातील फायदे याबद्दल मी सांगू इच्छितो की वाढलेले 25 दिवस ग्रामीण कुटुंबाची क्रयशक्ती वाढवतील आणि गरिबी निर्मूलनास मदत करतील. अध्यक्ष महोदय, पेरणी आणि कापणीच्या काळात 60 दिवस ही कामे बंद ठेवण्याची सोय राज्यांनी दिली आहे. यामुळे शेतीला मजूर मिळतील आणि कृषी विकासाचा वेग कायम राहील. अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक गावाचा विकास आराखडा PM गतिशक्तीशी जोडला जाणार आहे, ज्यामुळे आधुनिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती होईल. आणि या विधेयकात जल सुरक्षेसाठी विशेष कामे आणि हवामान बदलाच्या परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. अध्यक्ष महोदय, मी काही महत्त्वाचे सुझाव या विधेयकाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला देऊ इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, माझ्या छत्रपती संभाजी नगर मतदारसंघात आणि मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता जलसंधारणाच्या कामांना 70% जास्त निधी आणि प्राधान्य मिळावे. अध्यक्ष महोदय, केवळ अकुशल कामे न देता ग्रामीण तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्किल्ड श्रेणीत आणण्यासाठी अधिक तरतूद असावी. आणि अध्यक्ष महोदय, महिला, दिव्यांग आणि वृद्ध व्यक्तीसाठी त्यांच्या शारीरिक क्षमतेनुसार कामाचे स्वरूप आणि मजुराचे दर असावेत, जेणेकरून त्यांचा सहभाग वाढेल. अध्यक्ष महोदय, योजनेअंतर्गत हाती घेण्यात येणाऱ्या जवळपास 270 कामाच्या यादीपैकी काही कामे स्थानिक पातळीवर आवश्यक असताना देखील हाती घेण्यासाठी एकच मिनिट देण्यात आलेली नाही. यासाठी सविस्तर प्रस्ताव तयार करून केंद्र शासनाने सादर केल्यानंतर त्यावर यथावकाश निर्णय घेण्यात येतो. त्यामुळे राज्यामध्ये महत्त्वाची वाटणारी कामे देखील घेण्यासाठी या योजनेमुळे मर्यादा येत आहेत, जसे की वन्य जनावरांपासून शेतकऱ्यांच्या शेतीस होणारे नुकसान टाळण्यासाठी काटेरी कुंपण, तारेचं कुंपण आवश्यक असताना देखील हे काम हाती घेण्यासाठी मनाई करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांची सिंचनाची विहीर काही कारणामुळे खचली असेल, बुजली असेल तर दुरुस्त करण्यासाठी देखील योजनेमध्ये मुभा देण्यात आलेली नाही. यासारखी अनेक कामे
असताना देखील घेता येऊ शकत नाही. यामध्ये एकच मागणी असेल की योजनेअंतर्गत कायद्याप्रमाणे उत्पादक स्वरूपाचे काम करण्यासाठी राज्यात मुभा देण्यात आली पाहिजे असे केंद्र മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വികസിത് ഭാരത് ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ റോസ്ഗാർ ആൻഡ് അജീവിക മിഷൻ ഗ്രാമീൺ ബിൽ 2025 നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയും ധനകാര്യ പരിമിതികളെയും പൂർണ്ണമായി അവഗണിക്കുന്ന ഒരു അപകടകരമായ നീക്കമാണ് ഈ മാറ്റം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വളരെ ശക്തമായി ഈ മാറ്റത്തെ എതിർക്കുകയാണ് സർ. ഈ സഭ ഓർക്കേണ്ടത് മൻരേഗയുടെ ചരിത്രമാണ്. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഐക്യ പുരോഗമന സഖ്യം സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയ നേട്ടങ്ങളൊന്നാണ് മൻരേഗ. UPA അധ്യക്ഷ ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധിയുടെ ദീർഘവീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു പദ്ധതിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആക്ട്. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒന്നാം UPA സർക്കാർ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി തൊഴിൽ ഒരു അവകാശമാണ് എന്ന ആശയത്തിൽ നിയമരൂപം നൽകിയത്. ചെയർമാൻ സാർ, മൻരേഗ മാത്രമല്ല, ഒന്നാം UPAയും രണ്ടാം UPAയുടെ കാലത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായ വിപ്ലവകരമായ നിയമങ്ങൾ അത് അനുസ്മരിക്കാതെ പോകുന്നത് ഒട്ടും ശരിയാവില്ല. മൻരേഗ, RTA ആക്ട്, വനാവകാശ നിയമം, ദേശീയ ഗ്രാമീണ ആരോഗ്യ ദൗത്യം, സർവശിക്ഷ അഭിയാൻ, മിഡ് ഡേ മീൽ വിപുലീകരണം, വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമം, വിവരാവകാശം, ഇതെല്ലാം UPA 1-ന്റെയും UPA 2-ന്റെയും കാലത്ത് വന്ന ജനകീയ നിയമങ്ങളാണ്. മനുഷ്യകേന്ദ്രീകൃതമായ വികസന മാതൃകയുടെ അടയാളങ്ങളാണ് ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. ദാരിദ്ര്യം കുറയ്ക്കുകയും അസമത്വം നേരിടുന്ന പൗരന്റെ അവകാശങ്ങളെ കേന്ദ്രമാക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ഭരണ സമീപനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു മൻരേഗ. ചെയർമാൻ സാർ, ഞാൻ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാന കേരളത്തിൽ മൻരേഗ ഒരു സാധാരണ സർക്കാർ പദ്ധതിയല്ല. ഗ്രാമീണ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ധനകാര്യ ജീവരേഖയാണ് മൻരേഗ. കേരള സംസ്ഥാനത്ത് 40 ലക്ഷത്തിലെയും കുടുംബങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിവർഷം 10 മുതൽ 12 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾ സജീവമായി തൊഴിൽ നേടുന്നുവെന്നും ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മാത്രം കേരളത്തിൽ 5.5 കോടിയിലധികം തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ മൻരേഗ വഴി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിന്റെ വേതന ചെലവ് ഏകദേശം 1600 മുതൽ 1800 കോടി രൂപ വരെയാണ്. ഈ പണം നേരിട്ട് ഗ്രാമീണ വിപണികളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ചെറിയ കടകൾ, കച്ചവടങ്ങൾ, കൃഷി ഇൻപുട്ട് വിപണികൾ, സേവന മേഖലകൾ, ഇവയെല്ലാം മൻരേഗ വേതനത്തിന്റെ മൾട്ടിപ്ലയർ ഇഫക്റ്റ് കേരളത്തിന്റെ ഗ്രാമീണ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. ചെയർമാൻ സാർ, മൻരേഗയുടെ ആത്മാവ് വ്യക്തമാണ്. അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ വേതന ചെലവ് 100% കേന്ദ്ര സർക്കാർ വഹിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ NDA നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഈ ബില്ലിലൂടെ 100% എന്നത് 60-40 90-10 വെട്ടിക്കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ധനവിനിമയ മാതൃക സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കേരളം പോലെ സാമ്പത്തികമായി വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇത് ഗുരുതരമായ ധനകാര്യ ആഘാതമാണ്. ഇതിനകം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഫണ്ട് വഹിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വേതന കുടിശ്ശിക നിലനിൽക്കുകയാണ്. പുതിയ സംവിധാനത്തിൽ വാർഷികമായി 600-700 കോടി വരെ അധികഭാരം കേരളത്തിന് മാത്രം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാകുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? ജോലി ദിവസങ്ങൾ കുറയും,
വേതനം വൈകും, പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ നിഷേധിക്കപ്പെടും. ഇതാണ് ഈ നിയമം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതം. സർ, 125 ദിവസം തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന അവകാശവാദം ധനകാര്യമായി അസാധ്യമായ ഒരു പേപ്പർ വാഗ്ദാനം മാത്രമാണ്. കാരണം ഇത് ഇനി ആവശ്യാനുസൃതമല്ല, ബഡ്ജറ്റ് നിയന്ത്രിതമാണ്. ആവശ്യകത കൂടുതലുള്ള കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതിലൂടെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. മിസ്റ്റർ ചെയർമാൻ സർ, കൃഷിക്കാലത്ത് 60 ദിവസം തൊഴിൽ നിർത്തിവയ്ക്കുക എന്നുള്ളെന്നുള്ള വ്യവസ്ഥ ഈ ബില്ലിലുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ ഘടനയ്ക്ക് എതിരായ ഒരു ആക്രമണമാണിത്. കേരളത്തിലെ മൻരേഗ തൊഴിലാളികൾ ഏകദേശം 90% സ്ത്രീകളാണ്. ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും കുടുംബത്തിന്റെ ഏക സ്ഥിര വരുമാന സ്രോതസ്സാണ് മൻരേഗ. 60 ദിവസത്തെ തൊഴിൽ നഷ്ടം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിന് 15,000 മുതൽ 18,000 വരെ നേരിട്ടുള്ള വരുമാന നഷ്ടമാണ്. ഇത് കടബാധ്യതയും ദാരിദ്ര്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കും. വേതനം ആഴ്ചതോറും നൽകുമെന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നു. എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമയബന്ധിതമായി ഫണ്ട് അനുവദിക്കാതെ ഇത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല. കേരളത്തിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും 100 കോടിയോളം വേതന കുടിശ്ശിക ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിയമപ്രകാരം നൽകേണ്ട വേതനം പോലും വൈകിയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ്. സർ, പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ മാഗ്ന കാർട്ടയാണ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി. ഈ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാരുടെ പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും ഒരു പരിധിവരെ മാറിക്കിട്ടിയത് എന്ന വസ്തുത ഞാൻ ഈ സഭയിൽ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾ ആഹാരം കഴിച്ച് പട്ടിണിയില്ലാതെ അവർ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് അവർക്ക് പ്രേരകമായിരിക്കുന്നത് മൻരേഗയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധിയെയും മൻമോഹൻ സിംഗ് ഗവൺമെന്റിനെയും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ലക്ഷോപലക്ഷമല്ല കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കഴിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഈ മൻരേഗയിലൂടെ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. സർ, മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേര് ഈ നിയമത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭരണഘടനാപരമായ മാറ്റമല്ല, ഒരു ആശയപരമായ ആക്രമണമാണ്. തൊഴിൽ ദാനമല്ല, അവകാശമാണ് എന്ന ഗാന്ധിയൻ തത്വത്തെയാണ് NDA ഗവൺമെന്റ് ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സർ, ഇത് മൻരേഗയെ പൂർണ്ണമായും സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യപടിയാണ്. സർ, ഈ സഭയിൽ മൻരേഗ തൊഴിലാളികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങയുടെ സഭയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. My concluding part, sir. Sir, മൻരേഗ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഗവൺമെന്റ് ഇതുവരെയും മൻരേഗ തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ESI പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള മൻരേഗ തൊഴിലാളികളെ ESIയുടെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ള ആവശ്യം എത്രയോ കാലമായി ഉന്നയിക്കുന്നു. അവർക്ക് ചികിത്സ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ന്യായമായി ഉന്നയിക്കുന്നതാണ്. സർ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതുവരെയും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോവിഡന്റ് പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ മൻരേഗ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യം ഇതുവരെയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ വർഷങ്ങളോളം അവർ ജോലി ചെയ്തിട്ടും അവർക്കൊരു പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം, ഈ തൊഴിലാളികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. യൂണിഫോം ഇല്ല, അടിസ്ഥാന സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളില്ല. ഇവർ ഈ മൻരേഗ തൊഴിലാളികൾ അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ടാൽ പരിക്കേൽക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഈ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു കോമ്പൻസേഷനും ഒരു നഷ്ടപരിഹാരവും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. വേതനം പലപ്പോഴും നിയമപരമായ മിനിമം വേതനത്തിൽ താഴെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ജോലി സമയം ഇപ്പോൾ 10 മണി മുതൽ 5 മണി വരെയാണ്. എന്നാൽ തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് 9 മണി മുതൽ 4 മണി വരെയാക്കി സമയം പുനഃക്രമീകരിക്കണമെന്നാണ് ഈ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഇതുവരെ കേന്ദ്രം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ചെയർമാൻ സാർ, അവസാനം ഈ സഭ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സഭ ഈ ബിൽ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല. മൻരേഗയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയല്ല, ധനകാര്യമായും സാമൂഹ്യമായും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്.
അതായത് ഈ വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ വേതന ചെലവ് പൂർണ്ണമായും കേന്ദ്രം വഹിക്കണം. ആവശ്യാനുസൃതമായ തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ സമയബന്ധിതമായ വേതനവും നിയമപരമായ നഷ്ടപരിഹാരവും നൽകണം. ESI, EPF തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഈ ആവശ്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഈ നിയമത്തിന്റെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ, ഈ ബില്ലിന്റെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഉന്നയിക്കാനുള്ളത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक यहाँ पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी विकसित भारत जी राम जी 2025 प्रस्तुत किया है, मैं उनके समर्थन में यहाँ पर अपनी बात रख रहा हूँ। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। ये विधेयक मनरेगा जो 2005 में बना था उस पर संशोधन करने का विधेयक है। इस योजना का संक्षिप्त नाम पहले मनरेगा था, अब इसका संक्षिप्त नाम हो गया जी राम जी विकसित भारत जी राम जी। कांग्रेस के मित्र इसमें कड़ी आपत्ति कर रहे हैं, लेकिन जब 2005 में UPF फर्स्ट ने जब ये मनरेगा का कानून बनाया था उस समय पर भी मैं था, और उसमें जो प्रावधान किए गए थे उस समय के लिए हो सकता है कि उपयोगी रहे हो, लेकिन जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, मुझे लगता है कि जो काम करने में कठिनाई जा रही थी मनरेगा के पुराने कानून में पंचायत राज संस्थाओं को, उसको ध्यान में रखते हुए लगातार ही मांग हो रही थी और उनकी डिमांड भी घटती जा रही थी। और अभी 25-26 की जो रिपोर्ट है इस वित्त वर्ष की, उस रिपोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि लगभग 100 दिनों का जो काम मिला है मात्र 7.61% परिवारों को मिला है, और इस वजह से इसमें सुधार की जरूरत है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को एक विकसित भारत के साथ और PM गति शक्ति योजना के साथ इसको जोड़ने का जो एक अनोखा प्रयास किया गया है वो वाकई में बहुत ही प्रशंसनीय है। हमारे ये जो अभी तक जो मनरेगा में जो शिकायतें आई हैं बहुत ही स्पष्ट है। मजदूरी नहीं दी जा रही, मजदूरी कम मिल रही है, काम के मूल्यांकन के आधार पर मजदूरी तय हो रही है, जॉब कार्ड पंचायत में जमा रहते थे, भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें आती थी। कई ऐसी पंचायतें जो सरपंच हमारे ईमानदारी से काम करते थे वो भी कहीं न कहीं कानूनी अड़चन में फंस करके उनके खिलाफ तमाम सारी जांचें शुरू हुई, और धीरे धीरे मजदूरों की रुचि मनरेगा के कामों से घटती चली गई। किसानों को जो खेती का जब समय आता था तो मजदूर नहीं मिलते थे, तो खेती प्रभावित हो रही है, और कहीं न कहीं किसानों की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर उसका हो रहा था। गांव में जो पुरानी जलाशय और संरचनाएं थी वो अनुपयोगी होती चली गई। स्वच्छता पूरे देश में जिस तरह से स्वच्छता अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू किया तो एक जन आंदोलन बना, लेकिन ग्राम पंचायतों में अक्सर देखा गया कि कचरे के ढेर लगे हुए। ऐसी स्थिति में मनरेगा के बनाए हुए पुराने कानून में बदलाव की जरूरत थी। इस संशोधन में विकसित भारत PM गति शक्ति के अनुरूप कार्यों का चयन किया जाएगा, और ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें जो सबसे भी हमारे जो साथी लोग बोल रहे थे कि मनरेगा की वास्तविक रूप से बदलाव का कारण क्या है, इसमें जो धारा 4 है इस प्रावधान में 4 ऐसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जिनमें अब पंचायतों के अंदर काम होगा, जिससे ग्रामीण जीवन भी बेहतर होगा और हम रोजगार की गारंटी भी बेहतर तरीके से दे पाएंगे और नए रोजगार भी सृजित कर पाएंगे। पहली है जल सुरक्षा। जल संरक्षण संरचनाएं अब पंचायतों में बनना शुरू हो जाएगी, सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी, भूजल का पुनर्भरण होगा,
जो बारिश का पानी है अभी हम उसको रोक नहीं पाते, वो पानी वर्षा और नदी नालों के माध्यम से बह के चला गया। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जोड़ी जा रही है, मूल ग्रामीण अवसंरचना। जो हमारी ग्रामीण सड़कें हैं, बहुत सारी सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क है, उसके अलावा भी गांव में सड़कों की जरूरत है, उनको अब इसके माध्यम से बनाने का काम होगा। सामुदायिक भवन जो अन्य गतिविधियों के लिए पंचायतों में आवश्यक होते हैं गाँव में, वो भी बनेंगे। स्वच्छता बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है। अब वो उस पर भी इसमें योजना में शामिल किया गया इस विधेयक में। ऊर्जा और डिजिटल सुविधाएं, जिस तरह से डिजिटल सेवाएं अब गांव-गांव में पहुंच रही हैं, उनका किस तरह से उपयोग लोग कर सके, कैसे हम योजनाओं के साथ उसको जोड़ने का काम कर सके, इस विधेयक में प्रावधान किया गया है। तीसरा है आजीविका अवसंरचना। अब एक तरफ हम रोजगार की गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी आजीविका को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसीलिए कृषि प्रसंस्करण के काम अब इस विधेयक के माध्यम से अब पंचायतों में जरूर काम शुरू हो जाएंगे। पशुपालन का काम शुरू हो जाएगा। आज किसान परेशान है, किसानों की फसल खराब हो रही है हमारा पशुओं से, और उसके चलते वो लगातार कहते हैं कि साहब जो सक्षम किसान हो तो बाढ़ लगा लेते हैं, लेकिन जो गरीब और छोटे किसान है वो बहुत परेशान है। तो जब पशुपालन की तरफ अगर हमारा ध्यान जाएगा, जैसे इस पे प्रावधान किया गया है, तो स्वाभाविक रूप से इससे लोगों को फायदा मिलेगा। एसएचजी के आधार पर जो हमारी जो स्व सहायता समूह है, आज गांव-गांव में बहुत बड़ी संख्या में अच्छा काम कर रहे हैं, उनके उत्पादन को भी बढ़ाने के लिए, ताकि नए रोजगार सृजित हो सके और उनके पास आमदनी बढ़ सके, ये भी काम अब इसमें जोड़ा गया है। भंडारण एवं विपणन, आज बड़ी संख्या में हमारी सरकार एमएसपी के माध्यम से किसानों की उपज को खरीद रही है, और उसका जो भंडारण है और उसका विपणन है, ये अभी कोऑपरेटिव के हाथ में है। अगर ये मनरेगा में भी इसका प्रावधान हो जाएगा तो मुझे लगता है इसका सीधा लाभ गांव के लोगों को मिलेगा। चौथा है जलवायु एवं आपदा। जब कभी कोई आपदा आती है तो पुराने कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि हम लोगों की मदद कर सके। अब बाढ़ एवं सूखा में हम उनकी मदद कर पाएंगे। हीट वेव आ जाए, गर्मी का समय आए, और उससे तमाम जिस तरह से जनहानि होती थी उसको भी बचाने का काम इसमें हम कर पाएंगे। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, बहुत सारी ऐसी नेचुरल हमारे पास चीजें हैं गाँव में, पंचायतों में, जिनका हम पूरी तरह से संरक्षण करने का काम कर सकते हैं। ये सभी कार्य पीएम गति शक्ति और जीआईएस से जुड़ेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। धारा 5 में प्रावधान किया गया है कि जो 100 दिनों की पहले के कानून में रोजगार देने की प्रावधान था, अब उसको बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। अभी जो पूर्व के साथी हमारे विपक्ष से कह रहे थे कि वो तो खत्म किया जा रहा है, 100 से बढ़ाकर के 125 दिन कर दिया गया, ये तो बहुत बड़ी बात है। और उससे एक जरूर काम किया गया है कि किसानों की बुवाई के समय का जो समय है, 60 दिन का, उस 60 दिन में मनरेगा से जो ये अपने जो इस योजना के काम चलेंगे, उस योजना में उस समय पर उसको रोका जाएगा, ताकि किसानों को, श्रमिकों की जरूरत जो पड़ती है उससे उनको आसानी से उपलब्ध हो जाए। धारा 11 बेरोजगारी भत्ते का भी इसमें प्रावधान किया गया। अगर मांग के आधार पर 15 दिनों में अगर हमें काम नहीं मिला तो उसको 15 दिनों में काम नहीं मिला तो उसको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। लगातार 1 महीने तक उसको पूरे उसके मजदूरी का 1/4 और इसके बाद और आगे दिन तक करेंगे तो उसको मजदूरी का आधा उसको बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्रदान करने का प्रावधान इसमें किया गया है। धारा 22 में जो शेयर किए गए पूर्वोत्तर हिमालयन राज्य में 90-10 का और जो अन्य राज्य हैं उनमें 60-40 का, केंद्र शासित राज्यों में 100% बहन केंद्र सरकार खुद अपने फंड से करेगी। धारा 12 में केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया गया, और ये गठन सिर्फ उसमें जो प्रावधान होंगे उसमें पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधि भी होंगे, श्रमिक संगठन भी होंगे, तथा SC, ST, OBC अल्पसंख्यक वर्ग एवं महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है। धारा 13 में राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का गठन होगा, और उसमें भी ये सारी श्री सनातन पांडे एक मिनट कंक्लूड करने दीजिए। पूरा कर रहा हूं मैं सर, बहुत महत्वपूर्ण। मैं तो बिल पर बोल रहा हूं, जो प्रावधान उस पर मैं बात कर रहा हूं। मैं आप कंक्लूड कीजिए प्लीज। धारा 14 में राष्ट्रीय स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी, उसी तरह से राज्य में भी बनेगी, और इसमें पूरी तरह से समन्वय की जिम्मेदारी जिला को दिया गया है। ब्लॉक स्तर तक कमेटी बनेगी ताकि इसका पूरी तरह से देखरेख ठीक ढंग से हो सके।
ग्राम पंचायत की भूमिका इसमें तय होगी। उनको जो काम करने होंगे प्रस्ताव बाकायदे भेजेंगे और इसमें पूरी तरह से 50% तक के कार्य ग्राम पंचायतें करेंगी और ये बहुत बड़ी बात है जिनसे ग्राम पंचायतों को आगे काम करने का मौका मिलेगा। ये जो टिकाऊ परिसंपत्ति का निर्माण होगा, इससे योजनाओं की आपसी समन्वय होगा, परिणाम आधारित विकास की चर्चा होगी और उसमें 2000 माननीय श्री संघवाद को मजबूत करने के लिए मैं एक बात संघवाद को मजबूत कर जो बात संघवाद की कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपको और अपने नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल पर बोलने का अवसर दिया है। महोदय, आपने जो बिल लेकर आया है, मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश की चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश में इस काम में 40,000 मनरेगा के कर्मी लगे हुए हैं। मनरेगा कर्मी कहते हैं उनको। वो उनका अटेंडेंस लेते हैं, उनकी रोज की हाजिरी लेते हैं। उनका आज तक मानदेय तय नहीं हुआ। ये पूरे देश भर में 4,50,000 की संख्या है। इस पर बिल में कोई चर्चा नहीं की गई है। इन्हें मानदेय कब मिलेगा, कितने दिन बाद मिलेगा, क्या मिलेगा, इस पर कोई चर्चा नहीं की गई है। दूसरी तरफ आपने इसका नाम बदला है। सबसे पहले नाम बदलने से भारत के गरीब मजदूरों का कल्याण नहीं होने वाला है। आप भारत के मजदूरों के प्रति, गरीबों के प्रति चिंतित होते तब मनरेगा नाम पर ही अपने योजनाओं को सुधार करके देश के जो है गरीबों का भला कर सकते थे। आपने जो है महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना का नाम बदलकर आपने ये साबित किया है कि आज़ादी के बाद जो गांधी के हत्यारे थे, जो गांधी के हत्यारे थे, जिनको हम लोगों ने समझा था, जो मैंने बचपन में सुना था, आज मैं देख रहा हूं कि सत्ता पक्ष बैठे हुए लोग महात्मा गांधी से कितना नफरत करते हैं। तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि महात्मा गांधी से नफरत करने वाले लोग, चाहे वो पक्ष बैठे हो चाहे विपक्ष बैठे हो, इस बिल पर अगर सहमति प्रकट करते हैं तो वो महात्मा गांधी के विरोधी हैं और गोडसे के समर्थक है। ये मुझे कहने में कोई जो है गुरेज नहीं है। सर, आप महात्मा गांधी को भूल जाइए, आप महात्मा गांधी को भूल जाइए। आप देश महात्मा गांधी को भूलने वाला नहीं है। महात्मा गांधी आपके रगों में है। महात्मा गांधी आपके रगों में है। जी बैठिएगा। अग्रवाल जी आप बैठिएगा प्लीज। अग्रवाल जी आप बैठिएगा। अग्रवाल जी आप बैठिएगा प्लीज। सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन। आप गांधी 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 न पोस्टर है। सुन लीजिए अग्रवाल जी, गांधी न पोस्टर है न योजना का शीर्षक है। गांधी न पोस्टर है न योजना का शीर्षक है। गांधी वो सवाल है जो हर भूखे पेट से उठता है, जो हर भूखे पेट से उठता है। जब तक सवाल जिंदा है, जब तक सवाल जिंदा है, तुम्हारी हर कोशिश के बावजूद गांधी जिंदा है, गांधी जिंदा है, गांधी जिंदा है। आप गांधी को मिटा नहीं सकते हो। आप कृपया कंक्लूड कीजिएगा। आप कितने समय, मेरा 4 मिनट है, आप कितने संवेदनशील हैं। पूरा देश देख रहा है कहां पर जो उत्तर प्रदेश के किस कोने में ये 252 रुपए मजदूर मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस कोने में इस पर चर्चा हो रही है। जब 2006 में मनरेगा लागू हुआ था, उस समय ग्रामीण स्तर पर मजदूरों को जब 50 से 60 रुपए मिलता था और मनरेगा जब चालू हुआ तो 100 रुपया प्रति मजदूर प्रतिदिन देने का काम किया गया। मजदूरी में 2 गुना वृद्धि हुई, लोगों को जीव आजीविका मिली, लोग उसे आगे बढ़े और
स्वरोजगार से जुटने का काम किए। आज गांव में मजदूर 500 रुपए के हैं और उत्तर प्रदेश में आपकी मजदूरी 252 रुपए की है। और 252 रुपया जो है 252 रुपये से 125 दिन की मजदूरी जो है 31,500 होती है। प्रति महीने 2,625 होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। आपने मुझे आज ग्रामीण आप मैडम बोलिए, मैडम आप बोलते रहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपको मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। आपने मुझे आज ग्रामीण भारत तकदीर बदलने वाली एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से विकसित भारत गारंटी फ्रॉम रोजगार और आजीवन मिशन ग्रामीण विधेयक जो 2025 का मैं समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आज उन्होंने हम महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज और राम राज्य के सपनों को सचमुच साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। अध्यक्ष महोदय, हमें यही समझना होगा कि 2005 का भारत और नहीं है, आज 2025 का भारत है। जब 20 साल पहले मनरेगा लाया गया था तब देश में क्या हालत अलग थी। उस समय गांव में न पक्की सड़क थी, न बिजली थी, न पानी थी, न और इंटरनेट की कोई सुविधा थी। उस समय गरीब का स्तर बहुत ऊंचा था। लेकिन आज 2025 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। ग्रामीण जो गरीब जनता है जो 25.7 घटकर हो गया है 4.86 रह गई है। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। आज गांव में स्तर जो बिजली है, जो 24 घंटा बिजली रहती है, अंधेरे में डूबने रहने वाले गांव आज जगमगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2014 से अब तक लगभग 4 लाख किलोमीटर सड़क बनी है, जिसमें गांव का शहर की दूरी कम हुई है। जब जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण घरों में नल जल योजना चालू। मैडम कंक्लूड कीजिएगा। नल जल योजना महोदय, मैं इस विधेयक की उन खूबियों को पर विस्तार से बताना चाहती हूँ जो हमारे गांव गरीब मजदूर और किसान भाइयों बहनों की जिंदगी में खुशहाली लाएगी। ये बिल सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि सम्मान और आजीविका की गारंटी है। पुराने कानून को सालों में केवल 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, लेकिन हमारी सरकार ने गरीबी मजदूर और पीड़ित के लोगों समझकर इस नए विधेयक में रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। इस माननीय श्री इसका मतलब है कि सिन्हा जी मजदूर की जेब में अब पहले से 25 पॉइंट ज़्यादा पैसा आएगी, इसकी कमाई बढ़ेगी। ये है असली सबका साथ सबका विकास। पुराने कानून में काम बिखरे हुए होते थे, कोई ठोस रोजगार नहीं थी, लेकिन नया बिल 4 प्रमुख क्षेत्र में काम करेगी। अंत में अमृत स्वराज जैसा तालाब बनाए जाएंगे जिसमें कि भूतल स्तर सुधरेगा और किसान को सिंचाई के लिए पानी मिलेगी। पक्की सड़क और संपर्क मार्ग बनेगा। गोदाम और बाजार जैसी सुविधा बनेगी ताकि किसान अपनी फसल रख सके और बेच सके। बाद में सूखे एवं निपटने से के लिए काम होगी। मजदूरों की हाजिरी डिजिटल होगी जिसे कोई बदल नहीं सकता। पैसा सीधे मजदूरों के खाता में जाएगी। बिचौलियों
को बिचौलियों पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। काम की जानकारी भी माननीय जियो अभय टैग कुमार से सिन्हा होगी जी। ताकि ये पता चले कि काम। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं औरंगाबाद बिहार से सांसद राष्ट्रीय जनता दल का विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 का विरोध करता हूं। महोदय, सरकार इस विधेयक को विकसित भारत के नाम पर पेश कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह विधेयक ग्रामीण भारत की रोजगार सुरक्षा पर सीधा हमला है। महोदय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम की आत्मा को नष्ट करने का ये विधेयक प्रयास कर रही है। महोदय, मैं सरकार ने रोजगार की गारंटी को कमजोर किया है और उसे भगवान राम के नाम से ढकने की कोशिश की जा रही है। महोदय, यह नीति परिवर्तन नहीं, केवल नामकरण की राजनीति कर रही है। महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं जरूर, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहूंगा, यूपीए की मनरेगा कानून में 100 दिन रोजगार गारंटी, काम मांगो काम पाओ, यदि 15 दिनों में काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता देना सरकार की कानूनी जिम्मेवारी थी। लेकिन महोदय, इस विधेयक में इस कानूनी अधिकार को खत्म कर रोजगार को केंद्र सरकार की नॉर्मेटिव अनुमति और बजटीय आवंटन पर निर्भर बना देता है। अब केंद्र सरकार मनमाने ढंग से अधिसूचित क्षेत्र तय करेगी, जो इस दायरे से बाहर, वह काम से बाहर, सुरक्षा से बाहर, सम्मान से बाहर। माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक ने ग्राम सभाओं की ताकत छीनकर ग्रामीण रोजगार का निर्णय अब गांव नहीं दिल्ली तय करेगी। यह संघीय ढांचे और पंचायती राज व्यवस्था दोनों के खिलाफ है। महोदय, महात्मा गांधी जी के पंचायत स्वराज का सपना, उनका नाम हटाकर यह सरकार पूरा करना चाहती है। महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय जी से कहना चाहूंगा कि आपकी एनडीए गठबंधन की सरकार 2014 में आप आए थे। 2014 में क्या बोल के आए थे और 2014 से आज 2025 में उस अनुपात में आप महंगाई देख लीजिए, और उस अनुपात में आप महंगाई कर रहे हैं, तो कम से कम इस गरीब मजदूर का मानदेय तो उस अनुपात में आप बढ़ा देते। जो आप 252 रुपया उनका मानदेय है, उस मानदेय को तो कम से कम 400 करके आप प्रस्तुत करते। 365 दिन में आपने 125 दिन की इस विधेयक में गारंटी दिया है। क्या उस मजदूर को 4 महीना ही कमा करके साल भर पेट पालने का उनको हक है? मैं तो माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप रियल में अगर स्वराज चाहते हैं तो नाम परिवर्तन करके नहीं, बापू का जो सपना था पंचायत स्वराज का, उस सपने को उन्हीं के नाम से आप पूरा करें। और ये जो 125 दिन का आप गारंटी दे रहे हैं, इसे आप कम से कम 12 महीना में 6 महीना रोजगार की आप गारंटी दें, 180 दिनों की आप गारंटी दें। और एक आग्रह और मैं माननीय मंत्री महोदय जी से करना चाहता हूं। महोदय, आज हमारे बिहार पर लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास कर्ज है। ये कर्ज मूल रूप से पूरी तरह, ये जो योजना थी पहले मूल रूप से पूरी तरह केंद्र प्रायोजित योजना थी, जिसे आपने 60-40 में के रेशियो में बांट दिया। जो गरीब राज्य है, जो पिछड़ा राज्य है, ये योजना कैसे वो पूरा कर पाएंगे? इसलिए रियल में आप चाहते हैं, आप मजदूरों के हक के लिए आप अगर इस विधेयक को लाए हैं, तो इस 60-40 योजना को बंद करते हुए पूरी तरह से, जैसे पहले यूपीए सरकार में जो योजना का मापदंड था 90-10 का, उस रूप में आप इसे लागू करने का काम करें। यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। और ये चीज अगर लागू नहीं होती है तो इसे आप समिति में भेजकर आप इसे पास कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Sir, it was Gurudev Rabindranath Tagore who first used the term Mahatma to pay tribute to the father of our nation, Mohandas Karamchand Gandhi. What this government is doing in the title of this bill is insulting and humiliating two of India's greatest, Mahatma Gandhi ji and Gurudev Rabindranath Tagore. You have insulted Gandhi ji by erasing his name from the title of the bill. But I am not surprised at all, because you are the same people who hero worship the man who shot bullets in the sacred body of our father of the nation.
You have made a habit of insulting great Indians. You insulted Kobi Guru by saying he was born in Shantiniketan. You insulted Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar by destroying his statue. You insulted Raja Ram Mohan Roy just recently. You insulted Shahitya Samrat Bankim Chandra Chattopadhyay by calling him Bankim Da. তারপরেও আপনারা ভোট পাকি হয়ে বাংলায় ভোট চাইতে চলে আসেন কার ভরসায় রামজি জানে Not only the greatest luminaries of our country, you have also insulted the scheme itself. In 2015, someone said on this floor of Lok Sabha about Manregas, and I quote, "Gadde khorne ka scheme," unquote. I would like to remind the Treasury benches, I'm sure they prefer not to remember it, but let me remind them who it was. It was none other than our Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Damodar Das Modi. He was the one who said, and I quote, "Gadde khorne ka scheme," unquote. You hate the poor. You hate the marginalized. You hate the weak. This is the true brand of your politics, and you hate the people of Bengal. When you could not defeat us politically in the last 6 elections, you deprived the funds which were genuinely owed to our state. Basically, you are anti-federal to the truest sense. Prior to the suspension of the fund releases in 2022, West Bengal was among the top performing states under Manrega, with approximately 1.37 crore rural households receiving employment. Since March 2022, you have not released funds to Bengal. 59 lakhs registered Manrega's workers in Bengal have been deprived of wage payments for over 3 years, directly impacting rural livelihoods and household income security. You owe us, no sir, I have 7 minutes. You owe us rupees 52,000 crore just on the Manrega account. If you do not want to listen to us, at least listen to the highest courts of the land. You have deprived people of their rightful wages. They have worked honestly. You have not paid them. It's inhuman. You owe Bengal a total of rupees 2 lakh crores. First to clear the Manrega dues, then talk about bills with new names and clauses. I must point out the funding pattern of this bill, sir. Earlier, the funding pattern was 90-10. 90% by the union government, 10% by the states. But now, you have changed it to where states will need to pay 40% of the funds. Doesn't matter for West Bengal. আপনারা আমাদের 100 দিনের যারা কাজ করেছেন তাদেরকে তাদের প্রাপ্য টাকা দেননি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রাজকোষ থেকে সেই টাকা মিটিয়ে দিয়েছেন You have given a mandatory 60 days off period. You are forcing 60 days of forced unemployment on them. You have made a national level steering committee to determine how much employment will be given in which state. However, you have not included any representation from the states. Sir, I'll finish. When 3 out of 10 workers are not eligible for the Aadhaar payment system, why are you forcing a payment system which deprives workers? And most importantly, you could have increased the wages for the workers. You choose not to. This reveals your true intentions. Hence, you must send this bill to a parliamentary committee as you have a terrible track record of passing bills without scrutiny. So we insist the bill be sent to a parliamentary committee. Earlier, 8 out of 10 bills would go for scrutiny. Now, sadly, only 2 out of 10 bills are scrutinized. Don't insult the parliament like this. I'm opposing this bill on the floor of the House by my leader, Srimati Mamata Banerjee, and Abhishek Banerjee will oppose you on the streets of Delhi and Bengal time and again. I come from a party, sir, let me finish, please let me finish, sir. I come from a party where my chairperson went on a 26-day hunger strike against forceful land acquisition, fighting for the rights of the farmer. আসুন আপনারা বাংলায় 26-এ বাংলার মানুষ আপনাদেরকে যোগ্য জবাব দিয়ে দেবে জয় বাংলা খুব ভালো धन्यवाद सभापति महोदय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी के ऊपर बोलने का हमको मौका दिया है महोदय ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है
इस विधेयक का जो उद्देश्य है, इसमें विकसित भारत का जो नींव है वो है ग्रामीण भारत। तो विकसित ग्राम के बिना विकसित भारत का सपना अधूरा है। तो इस विधेयक में जोरदार विकसित ग्राम के विषय के ऊपर जोर दिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ही गांव, गरीब, किसान के प्रति संवेदनशील रहा है। आदरणीय पंचायत ग्रामोन्नयन विभाग के मंत्री जो हम सबके नेता भी है श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने काफ़ी साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते वहाँ पर इतने कुछ अच्छे काम किया है, जिसका कारण आज पंचायत ग्रामोन्नयन विभाग के मंत्री के तौर पर पूरे भारत के दिशा और दशा परिवर्तन करने के लिए सामने से नेतृत्व दे रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को और शिवराज जी चौहान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महोदय, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इस बिल का मेन जो प्रधान जो लक्ष्य है वो है सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स, एक व्यवस्थागत आधारभूत संरचना परिवर्तन, एक संस्कारमुखी परिवर्तन इस बिल का मूल लक्ष्य है। तो कुल मिलाकर के हमारे इस विधेयक में पूरे ग्रामीण भारत जो करीब 7 लाख से ज़्यादा इस देश में ग्राम है, उस ग्राम में जो ग्राम के मजदूर है उनके लिए पहले 100 दिन का रोजगार का प्रावधान था। अभी इसको बढ़ा करके 125 दिन किया गया है। उसमें लोग अपोजिशन पार्टी लोग नाराज है, क्यों गांव के लोगों को 100 दिन के बदले आप 125 दिन दे रहा है। नाम से कोई मतलब नहीं है। बापू, पूज्य बापू ने ग्राम स्वराज के बारे में बताया और पूज्य बापू का जो सपने है वो सपने को साकार कर रहा है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन लोगों ने तो गांव को भूल गया था, ग्रामीण विकास को भूल गया था। गांव के जो गरीब किसान लोग हैं, गरीब मजदूर लोग हैं, उसके बारे में तो भूल गया था। इस विधेयक में जो बहुत बड़ा जो बदलाव लाने का प्रावधान रखा है, पहले एमजीएनरेगा में जो एक एकीकृत योजना प्रणाली था, जिसका प्रणाली का अभाव था, जो अभाव को इस विधेयक पूरा कर रहा है कि मंत्रालय, विभाग योजनाओं का अलग अलग कार्य करते थे पहले, अभी एकीकृत एक जिसके परिणाम स्वरूप अलग अलग और योजनाओं का आधारित प्रावधान बनते थे, अभी नए ढांचे के अंतर्गत एक स्थानिक स्पेशल प्रौद्योगिकी की पीएम गतिशक्ति के साथ एकीकृत करके तैयार की गई है। महोदय, विकसित ग्राम केवल हमारा सपना नहीं है, इसको साकार करना हमारा सबका एक संकल्प है। मोदी जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इस सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, जो अभी इस विधेयक में जो परिवर्तन किया है 60-40, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, पूरे पूर्वोत्तर स्टेट के लिए इसको 90:10 ही रखा गया है। तो नॉर्थ ईस्ट के भावनाओं का अगर कोई समझ सकता है, कोई संवेदनशीलता के साथ सोच सकता है, वो अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला, नरेंद्र मोदी जी ही मिला है। जो और अटल जी का भी नाम लेना चाहता हूं मैं, एक मिनट में खत्म करता हूं। अटल जी ने भी भारत का टोटल बजट आउटले का 10% नॉर्थ ईस्ट के लिए देने का बहुत बड़ा एक फैसला अटल जी के कार्यकाल में किया गया था। सभापति महोदय, मैं फिर से एक बार नॉर्थ ईस्ट के प्रति प्रधानमंत्री का जो अपनापन है, हमारे अभिभावक मेंटर्स लेने के लिए उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को जो विशेष एक स्थान दिया है, अष्टलक्ष्मी को, और विशेष करके बाकी कुछ स्टेट भी है, यूनियन टेरिटरीज है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, तो उनके लिए भी जो प्रावधान किया, इसके लिए भी मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। और विकसित भारत
ग्रामीण विकास के बिना नहीं हो सकता, इसलिए इस विधेयक को मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट के ओर से हृदय से समर्थन करता हूं और सबसे अनुरोध करता हूं इस बिल को जल्द से जल्द पास करें। Sir, thank you for this opportunity to speak on Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Bill, sir. Sir, NREGS is a key livelihood security scheme which guarantees employment to the rural poor. Sir, the present proposed bill raises serious concerns, sir. This bill will lead to insecurity and confusion among crores of rural poor people, sir. Sir, till now, employment under Manrega is their right. Sir, if the proposed bill is passed, there is every possibility rural poor will lose this right, sir, because of the uncertainties in this bill. Sir, under Manrega, central government supports 90% and states has to bear 10%. Sir, whereas in this proposed bill, if it is passed, then central share will be only 60% and state share is increased from 10% to 40%. Sir, added to this, the government of India will reimburse their share of money to the state only after the state deposits its 40% of wages bill or material component bill, sir. Sir, knowing very well the financial situation of the states, any common man can understand that this proposed bill will make Manrega scheme defunct. So, what was once a guaranteed employment will now become unguaranteed, uncertain employment due to fiscal stress at the state level, sir. Sir, one good aspect about this bill is increase of guaranteed work days from 100 to 125 days. Sir, when it comes to reality, Government of India will be able to pay its 60% share of money. But when it comes to states, due to fiscal stress, it is very unlikely states pay their share of 40% wages. So because of this, 125 guaranteed work days is only for namesake, but practically it is unimplementable, sir. Sir, for example, in our state, if we take the average of last 3 years, per annum spending of Manrega, under Manrega scheme is 8,000 crores, sir. Sir, 40% state has to bear means 3,200 crore rupees per annum state government has to bear, sir. Sir, is it possible for state government to bear that much amount, sir? Sir, practically impossible for state government to bear that much amount. Sir, due to the above mentioned reasons, I request the government to refer this bill to JPC or select committee so that a wider consultation with all the stakeholders, including state governments, local bodies, can be done and necessary changes can be made to the proposed bill so that the right of the rural poor to the guaranteed employment is protected and strengthened, sir. Thank you. Thiru Tamil Selvan. Thank you, Chairman, sir. மகாத்மா காந்தி தேசிய வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தின் பெயரை விக்சித் பாரத் ரோஜ்கர் மற்றும் அஜீவிகா மிஷன் பிஜேபி அரசு இதை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் என்னது எங்களுடைய கேள்வி. இந்த மசோதாவை மாற்றுறதுனால யாருக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. இந்த மசோதா மூலம் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தி என்னன்னு சொன்னால் 100 நாட்களுக்கு வேலை கொடுப்போம்ன்றது இருந்ததை 125 நாள் வேலை கொடுப்போம்னு சொல்கிறீங்க. இதற்கு முன்பு மாநில அரசு 10% நிதி ஒதுக்கீடு கொடுத்தா ஒன்றிய அரசு 90% நிதி ஒதுக்கீடு கொடுத்ததை இப்போ 60-40 மாத்திரன்னு சொல்கிறீங்க. மத்திய அரசு 60, மாநில அரசு 40ன்றீங்க. நான் கேட்குறேன், வருஷத்தில் 60 நாள் வேலையை கொடுக்க முடியாதுன்ற ஒரு திட்டத்தையும் சொல்கிறீங்க. இந்த வேலை உறுதி வாய்ப்புன்றது எங்களுடைய குழு தலைவர் மாண்புமிகு கனிமொழி மேடம் சொல்லும்போது அழகாக சொன்னாங்க. இந்த வேலைன்றது ஏழைகளுக்கு வருடம் முழுவதும் 100 நாளுக்கு மேலாக வேலை கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் உறுதியான திட்டம், மகாத்மா காந்தியின் திட்டம், 100 நாள் வேலை. ஆனா அந்த திட்டத்தையே நீங்க முடக்கிற நோக்கத்துல பிஜேபி அரசு பாடுபட்டு இருக்கு. 2006 காங்கிரஸ் அரசு கொண்டு வந்த இந்த திட்டத்தை பிஜேபி அரசு ஆட்சிக்கு வந்து 11 வருஷத்துல காங்கிரஸ் கொண்டு வந்த திட்டத்தை பெயர் மாற்றி அந்த திட்டத்தை சீருழைப்பு செய்வதுதான் பிஜேபியுடைய திட்டம். எந்த திட்டமாக இருந்தாலும் அந்த நோக்கத்தில் அந்த திட்டத்தை நீங்க பேரை மாற்றி நாங்கள் சில திட்டங்களை கொண்டு வரோம் சொல்றீங்க. உண்மையிலேயே
மகாத்மா காந்தி திட்டத்தில் நீங்க உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்திருந்தா வருடந்தோறும் நிதியை சரியா கொடுத்துருக்கணும். நீங்க கொடுக்க தவறிட்டீங்க. தவறுதின் நோக்கம் இந்த திட்டத்தை நீக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் பிஜேபி அரசு செய்தது. உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், 2021-22 நீங்க கொடுத்த தொகை 98,468 கோடி. 2022-23 நீங்கள் கொடுத்த தொகை 73,000 கோடி மட்டுமே. 23-24 நீங்க கொடுத்த தொகை 60,000 கோடி மட்டுமே. வித்தியாசத்தை பாருங்க. ஒவ்வொரு ஆண்டும் நீங்கள் ஒதுக்கிய தொகை சீராக இல்லை. இந்த திட்டத்தை முடக்க வேண்டும் என்ற நேரத்தில் பிஜேபி அரசு செய்த சதி என்பதுதான் என்னுடைய வாதமாக வைக்கின்றேன். 100 நாள் வேலைன்றது நாங்கெல்லாம் கிராமத்திலிருந்து வந்தவங்க. நீங்க பாராளுமன்றத்தில் இன்னைக்கு குளிர் அறையில நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். 100 நாள் வேலையில பாவ ஏழை தொழிலாளிகள் வேலை இல்லாம சிரமப்பட்டு இருக்கிறத மனசுல வச்சு காங்கிரஸ் ஆட்சி மகாத்மா காந்தி பேரில் இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க. 100 நாள் வேலை உறுதியா கொடுத்தோம். ஆனா அந்த திட்டத்தை முடக்குவதன் நோக்கமாக நீங்க பேரை மாற்றி எத்தனையோ இதை திட்டத்தை மாற்றி இது பண்றீங்க. கொரோனா காலத்துல இந்த திட்டம் தான் பல கோடிக்கணக்கான மக்களை உயிர் வாழ செஞ்சுச்சு. 11 கோடி மக்களின் வாழ்வாதாரமா இந்த 100 நாள் வேலை திட்டம் இந்தியா முழுக்க செயல்பட்டுச்சு கொரோனா காலகட்டத்தில். அதை மறந்துடக்கூடாது. இடையில பிஜேபி அரசு 2 திட்டத்தை ஒரு என்னமோ சொன்னீங்க, பண மதிப்பிழப்பு செய்யறோன்றீங்க, கருப்பு பணம் மீட்புன்றீங்க. நான் கேட்கிறேன், பணத்தை 1000 ரூபா நோட்டை செல்லாதுன்றீங்க. பேங்க்ல போய் எல்லா பணத்தையும் மாத்தணும். எவ்வளவு கருப்பு பணம் வந்துச்சு இது வரைக்கும் ஒன்றிய அரசு பிஜேபி அரசு சொல்லிச்சா? பதில் இல்லை. ஆனா சுவிஸ் வங்கியில் இருக்கிற பணத்தை நாங்க எடுத்து ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் அந்த கருப்பு பணத்தை எடுத்து ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் 15 லட்சம் ரூபாய் கொடுப்போம் பிஜேபி அரசாங்கம் தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்லிச்சு. ஆட்சிக்கு வந்து 11 வருஷம் ஆச்சு. ஆண்டுக்கு 2 கோடி மக்களுக்கு வேலை கொடுப்போம்னு சொன்னீங்க. சுவிஸ் வங்கியில பணத்தை எடுத்து 15 லட்சம் ரூபாய் மக்களுக்கு வரி வங்கி கணக்கில் போடுவோம். இது வரைக்கும் கொடுத்த பாடு இல்ல, ரிசல்ட்டும் இல்ல. ஏற்கனவே மோடி அரசு எங்க தமிழ்நாட்டுக்கு செஞ்ச துரோகத்தை நான் பட்டியலிடுறேன். ஜிஎஸ்டி மூலமா தமிழ்நாட்டுக்கு உரிய நிதியை கொடுக்கல, கல்வி நிதியை கொடுக்கல, பேரிடர் நிதியை கொடுக்கல, வளர்ச்சி நிதியை கொடுக்கல. மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக திட்டத்தின் மூலமாக வரக்கூடிய 4000 கோடி நிதியை இன்னும் தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுக்கல. நான் சொல்றேன், தமிழ்நாடு முதல்வர் தளபதி ஸ்டாலின் நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்தாரு. வணக்கம். இந்தியா கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்தால், ஒரே நிமிஷம், இந்தியா கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்தால் 100 நாள் வேலையை 150 நாளாக உயர்த்தி தரப்படும், 400 ரூபாய் கூலி உயர்வு கிடைக்கும் என்ற செய்தியை சொன்னார். இந்தியா கூட்டணி வரவில்லை. ஆனால் பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு தங்க விலை காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் வெறும் 20,000 ரூபாய் பவுன், இன்னைக்கு 1 லட்சம் ரூபாய். டீசல் விலையை குறைக்கல, பெட்ரோல் விலையை குறைக்கல. ஆனால் காங்கிரஸ் அரசு கொண்டு வந்த திட்டத்தை முடக்குவதன் மூலமாக ஒன்றிய அரசு பாராட்ட மசோதாவை திமுக வன்மையாக எதிர்க்கிறேன். श्री अमराराम। माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। जो मनरेगा को रिप्लेस करने के लिए जी राम जी का बिल सरकार लेकर आई है, उसके खिलाफ बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से। जब खेती में मशीनीकरण, बुआई से लेके कटाई से लेकर के निकालने तक जब मजदूरी कम हुई तो 2000 यूपीए के वक्त जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी किसान मजदूर के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ती है, यूपीए फर्स्ट में इंटरवेंशन के कारण पहली बार देश के आज़ादी के इतिहास में पहली बार ग्रामीण मजदूर को रोजगार की गारंटी का कानून देना पड़ा और जिसमें 100 दिन की मजदूरी देने का काम किया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उस बिल को अपने जो उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, निश्चित रूप से उससे दूर भागने का काम कर रही है, जिसमें 100% मजदूरी केंद्र सरकार पिछले 20 साल से वहन कर रही थी, उससे 60-40 में ले जाने का काम कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि 125 दिन, अभी 2024-25 के बजट
वित्तीय वर्ष में मात्र 5% लोगों को 100 दिन का काम देने का काम किया है। मैं समझता हूं अगर सरकार गांव के गरीब से इतना ही मोह रखती है तो केवल केरल में लेफ्ट एलडीएफ की सरकार है जिसने नरेगा मजदूरों के लिए कल्याण बोर्ड बनाया है। भारतीय जनता पार्टी 1.5 दर्जन राज्यों में उनके सहयोगी और वो मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, क्यों नहीं उन मजदूरों के लिए कल्याण बोर्ड कराने का काम करती है। निश्चित रूप से उससे भागने का काम करती है और 125 दिन का ढकोसला करती है। अभी 10 साल से उनकी केंद्र सरकार है, न काम दिया और जो बजट था केंद्र सरकार का, सभापति महोदय, वो जब आधी रेट थी, जब 1,20,000 करोड़ रुपए का बजट था और जब दूनी हो गई, जब 68,000 करोड़ का बजट है। ये नजरिया है भारतीय जनता पार्टी का गरीब के साथ जिस तरह से विश्वासघात करने का। इसलिए आज निश्चित रूप से न केवल वो कटौती की है, पूरे साल भर 100 दिन का जब भी उसको जरूरत है उस समय काम ले सकता है। इस कानून में लेके आए कि 60 दिन में वो कोई भी काम नहीं मांग सकेगा। इससे ज्यादा अपराध उनके साथ क्या कर सकते हैं। इसलिए आज केवल और केवल डिजिटल हाजिरी आप उस नरेगा के कानून को और समृद्ध करते, उसमें और मजदूरी बढ़ाने का काम करते, उनके कल्याण के लिए देश में बोर्ड बनाते तो बात समझ में आती है। लेकिन जो कुछ मिल रहा था उसको छीनने का काम आज 60 और 40%, जो 100% था वो 60%, 40% राज्य सरकार भोगेगी। मैं समझता हूं किसी भी सूरत में आज राज्य सरकारों की जो हालत है, बाकी स्कीम मैं कह सकता हूं जो 50-50% है, पेयजल जैसी समस्या में भी राजस्थान जो सबसे ज्यादा परेशान है। आप कह रहे हैं पानी की भी समस्या का समाधान हो जाएगा, पक्की सड़कें भी बन जाएगी, स्वस्थ भी हो जाएगी। तो आपने 11 साल में क्या कर रहे थे? नरेगा का कानून तो था, कहीं मनाही नहीं थी, वहां सब जगह सफाई हो गई होगी, सब जगह कानून बन गया होगा, लेकिन सरकार केवल और केवल लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम कर रही है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा अर्जेंट शेयरिंग करने का काम किया है। जो प्रोग्राम इस माध्यम से हो रहा है, निश्चित रूप से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के नाम की जो गारंटी की योजना थी उसको हटाने का काम कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि आज भी वो महात्मा गांधी की बजाय गोडसे की तपस्या करने का काम कर रहे हैं। इसलिए उस गांव के गरीब को जो कानून मिला था, जो हक मिला था, उसको छीनने का काम सभापति महोदय ये कर रहे हैं। मैं इसका सख्त विरोध करता हूं और इसको वापस लेना चाहिए या सिलेक्ट कमेटी को। श्री सप्तागिरी अलग। Thank you, Chairman, sir. I rise to speak and oppose this Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin VBG Ramji Bill 2025, sir. Thank you for giving this opportunity. Sir, when the bill was circulated, there were a lot of calls. People called me and they were a bit surprised, like how they brought the bill. Sir, लेकिन ये मैं बहुत करीबी से देखते आ रहा हूँ 1.5 साल में। ये लोग की मंशा यही था कि मनरेगा को कैसे खत्म कर दे। और प्रधानमंत्री जी ने बोले थे कि मनरेगा ऐसे स्कीम है जो कांग्रेस को कैसे गलत स्कीम बनाए वो दिखाता है, लोगों को गड्ढा खोदने के लिए मजबूर किए। अब देखते आ रहे हैं एक एक करके हर जगह से जहां जाते हैं, बंगाल में मनरेगा बंद कर दिए। आप हरियाणा के कुछ मनरेगा के वर्कर्स आए थे, उनका जो लिस्टेड आइटम था उसको डीलिस्ट कर दिए। इस टाइप के इनका कोशिश यही रहा। और पिछले बजट में 86 करोड़ का जो बजट था उसमें 27% तो सर पिछला पेंडिंग लायबिलिटीज पे करने के लिए वेजेस एंड मटेरियल का पेंडिंग लायबिलिटी 27% वेंट इनटू फिक्सिंग दैट एंड मेकिंग द पेमेंट्स। एंड अभी सवाल ये आता है कि आज के डेट में ये बिल क्यों लेके आए, क्योंकि ये सरकार बिना कोई वजह से कोई बिल नहीं लाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर जो बंगाल के सिलसिले में दिए थे कि मनरेगा को आप कोल्ड स्टोरेज में नहीं रख सकते हो, क्या इसके चक्कर में ये बिल लेके आए हो आप? क्योंकि आपका क्लॉज 29(2) सस्पेंशन ऑफ फंड्स अलाउज द यूनिलैटरल स्टॉपेज ऑफ फंड्स बेस्ड ऑन अ सेंट्रल इंक्वायरी।
So I think this bill is for Bengal elections and they want to subvert the Supreme Court decision. ऐसी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सीसीटीवी का आ गया था उनका राय, तो कानून चेंज कर दिए कि वो सीसीटीवी फुटेज देने की जरूरत नहीं पड़ा. And this Manrega is a very, very clear and forcible right to work. It has been systematically weakened by this government. The budgets were repeatedly cut, funds were released late, leading to chronic wage delays. Unemployment allowance तो देते ही नहीं थे. Demands were suppressed through procedural hurdles, job card deletions, delayed approvals and arbitrary technical requirements. मनरेगा में लेके आए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, e-KYC, लेकिन नाम बहुत अच्छा चुने, जी राम जी. मनरेगा के जितने वर्कर्स थे वो राम भरोसे ही थे सर. कभी NMM एप्लीकेशन चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा तो जॉब कार्ड है कि डिलीट हो गया, जॉब कार्ड नया जॉब कार्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, बन गया तो काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, काम मिला तो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये राम भरोसे ही थे. बट मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ, ये जी राम जी है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ही नाम है ना, कोई नाथू राम का नाम लेके आए हो आप. डायरेक्टली तो आप ला नहीं सकते हो. मंत्री जी जवाब दे, स्पष्टीकरण किए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ही है कि नाथूराम का नाम लेके आए. So Manrega is one of the biggest rural employment cushions. It's provide 309.1 crore percentage. जब डिस्ट्रेस होता है तो शॉक ऑब्जर्वर होता है सर गांव में. It's like a shock observer. कोरोना टाइम में हम देख चुके हैं. महिला है जो 58.9% है 23-24 में, ये पहले था 54% बढ़ के. एंड ये महिलाओं के लिए ये लास्ट रिजोर्ट नहीं है सर. It is their primary income, is dignity and local work. अभी इस मनरेगा का कुछ जो आप लोग का प्रोविजंस है, फर्स्ट तो है कि गांधीयन प्रिंसिपल्स ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर, डिसेंट्रलाइजेशन, सर्वाइवल, सेल्फ रेस्पेक्ट, erasing the name of Mahatma Gandhi from the employment guarantee symbol is symbolic of a deeper effort to erase his idols from public property, public policy. आप गांधी जी का जो आखिरी में हे राम ही बोले थे, आप उनका नाम हटा के राम लेके आए हो. इसमें सर क्लॉज 3 and 5 का मैं करता हूँ. Clause 3 and 5, the promise employment guarantees, but this so-called guarantee is contingent on notification, plans, and allocation determined by the executive. Under Clause 4, rural works must first be identified and approved. Under Clause 5, employment is guaranteed only within those identified works. But under Clause 6, even identified works may be suspended by law. Therefore, if no work is identified or notified under Clause 4, no enforceable right arises under Clause 5 regardless of worker demand. So, दूसरी point है, Clause 4.5 and 4.6, normative allocation, budget ceiling. Sir, I just started. Oh, please. Give me, I'll wrap up in 2-3 minutes. I just started. I'll finish in 2-3 minutes. But 5 minutes, sir, it's... 2 minutes I'll wrap up, sir. Sir, this normative allocation is very, very dangerous. Normative allocation ceiling, and ये लोग try कर चुके, experiment try कर चुके. Ministry of Expenditure, they said that they will have a 60% of cap on the Manrega demand. Manrega is right to work, right to job. Anyone demands work, they will get this job. But ये अभी जो normative allocation है, budget ceiling है, ये पश्चिम बंगाल में पहले लागू करेंगे, फिर तेलंगाना में करेंगे, कर्नाटक में करेंगे, ऐसे चलता रहेगा. And the mandate says statutory suspension of work for 60 days. Saptagiri ji, now please try to conclude. I'll complete. So one last point and then I'll come to the conclusion. Please. It directly contradicts the principle of work for demand. It legally prohibits workers from seeking public employment during peak distress points. So since you're not giving, I'll just come to the conclusion. Not me, from your party. Sir, Manrega is not just another scheme. It is the primary fallback of the poorest household when agriculture fails and market disappears. PP Chaudhary ji. Sir, I'm just finishing 2 sentences. Instead of strengthening the law, ensuring timely payment, restoring trust, the government systematically weakened Manrega through underfunding, delays, and exclusion. Having allowed it out in practice, it now seeks to abolish it in the law. I want to end with 2 lines. एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म, हम कई रोज से बिछड़ रहे थे. Sir, this law, if passed, they are killing Manrega in entirety. Thank you. Thank you so much. Thank you. Shri PP Chaudhary ji. Thank you. धन्यवाद सभापति महोदय. मैं विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं. ये विधेयक
संरचना पुनर्गठन और विकसित भारत 2047 के अनुरूप है। जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली तो उसे केवल एक कल्याणकारी योजना नहीं मिली, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था विरासत में मिली जो रिसाव, भुगतान में देरी, विकृतियों से ग्रस्त थी। मोदी जी के सामने चुनौती रोजगार गारंटी की अवधारणा को त्यागने की नहीं थी, बल्कि उसे सुधारने, आधुनिक बनाने और भारत की बदली हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुरूप ढालने की थी। सभापति महोदय, सीएजी रिपोर्ट 2013 में जब आई तो उसमें साफ लिखा हुआ, मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि जॉब कार्ड जारी करने में हमेशा देरी होती थी। एक ही व्यक्ति को कई जॉब कार्ड मिलते थे, मजदूरी का भुगतान गरीबों को नहीं होना, प्रबंधन सूचना एमआईएस में आंकड़ों की विसंगतियां और धन का दुरुपयोग, ये सारी चीजें हुई थी। और यही नहीं, जब ये कहते हैं धन की बात करते हैं और धन का भी उपयोग, मजदूरों की एक तरफ भुगतान नहीं करना और उसका उपयोग नहीं हुआ। यूपीए सरकार की असमता का प्रमाण धन के अक्षम उपयोग में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वर्ष 2006-07 में अप्रयुक्त शेष राशि 3,250 करोड़ थी, जो उपलब्ध कुल धन का 26.92% थी। ये गरीबों को भुगतान होना था, लेकिन इन्होंने भुगतान नहीं किया उस समय। ये अप्रयुक्त राशि 2012-13 में बढ़कर 13,715 करोड़ हो गई, जो कुल उपलब्धता धन का 32.2% थी। यूपीए शासन के अंत तक उनकी प्रमुख योजनाओं को आवंटित कुल धन का लगभग 1/3 खर्च ही नहीं हुआ। और खर्च किस लिए होगा? उन्होंने मजदूरी नहीं दी गरीबों को। और उसके बाद में मैं जो बताना चाहूंगा सभापति महोदय, 2005 में योजना की शुरुआत से अब तक सरकार ने मनरेगा पर 17 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन एनएसएस 2009-10 के आंकड़ों के अनुसार इस राशि का केवल 1/5वां हिस्सा 3,40,000 करोड़ ही मजदूरी के रूप में वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचा। 17 लाख करोड़ सरकार के खजाने से उठ गया, लेकिन मजदूरों को 3,40,000 करोड़ ही पहुंचा। इसीलिए मजदूर चिल्लाते थे कि नरेगा का उनको पैसा यूपीए सरकार में नहीं मिल रहा है, कांग्रेस सरकार में नहीं मिल रहा है। शेष राशि कहां गई? राजनेताओं, नौकरशाहों और बिचौलियों के द्वारा हड़प ली गई। ये न केवल इस योजना के क्रियान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करता है, बल्कि यूपीए नेतृत्व की भ्रष्ट नीतियों प्रवृत्तियों का भी प्रमाण है। गांधी जी ने कभी नहीं सोचा था कि मेरा नाम रखेंगे